लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही, तो उनको ढूँढने में दिक्कत होगी। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वो आप तक पहुंच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको करना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बट इसके बाद में जैसा कि मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि आपको कमेंट करते रहना। कमेंट में आप कोई सुझाव दे सकते हो, कोई चीज दे सकते हो जो आपको लग रहा हो। जैसे सपोज ये मैंने डाला है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आईएएस एग्जाम। अब ये वीडियो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले अपलोड किया था और एक भाई ने देखो यहाँ पर मैसेज किया था सुबह में, तो इन्होंने वीडियोस के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी थी कि जैसे टेलीग्राम का लिंक बता दो, मतलब कौन सा। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने उनको प्रॉपर सारी चीजें बताई भी हैं कि आप किस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। तो आप सिंपल सी बात है कि आप कोई कमेंट करोगे तो उसको मैं जरूर से जरूर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं देख करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर जो चीज मुझसे सॉल्व होने वाली होगी वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, जो चीज नहीं होगी मैं उसका सीधा सा आपको वहाँ पर जवाब भी दे दूंगा। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर जैसे बाद कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट के एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर अगर जो देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेटिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीवेरिएट का पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया। आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होगी वो मैं यहीं पर करूंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर इसकी लिंक पर क्लिक करके भी, तो उसको यहाँ पर करना क्या है, इस तरह से लिखना है आईएएस एग्जाम और उसको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर अगर सर्च करोगे, इसका लोगो देखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। देन आप यहाँ साइड में अगर देखोगे, जो मैं इसमें सबसे ज्यादा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपको जो भी कोई मैंने वीडियो इस पर अपलोड किया है तो वो आपको मिलेगा। अगर जो भी मैंने पीडीएफ जो मैंने बताई दी है, जैसे अग्रवाल का यहाँ पर पड़ा हुआ है, आईएएस एग्जाम की जो भी नोटिफिकेशन वो सारा यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो ये आपको फॉलो करके रखना है। कमेंट करना बहुत जरूरी, कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। ऐसा कभी लगता है कि कमेंट का मे भी कोई रिप्लाई ना आता हो, तो एक बार चेक करना, जहाँ जहाँ जिस वीडियो पे जिसने भी कमेंट किया उसको मैंने रिप्लाई जरूर दिया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से चीजें करते रहोगे। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो 12 और 13 तारीख को होने वाला है, तो उसमें जो हम लोगों का पेपर आने वाला है आरपीएससी के लिए, राजस्थान का जो पेपर है, राजस्थान में जो 12 और 13 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2020 में इसका पेपर हुआ था और ये इसकी आंसर की है। और हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और इसको हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं कवर करवा दूंगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कवर नहीं करा पाऊँगा, या उनके अगर बाय द वे जो स्टैटिस्टिक्स से जो रिलेटेड है वो सारा टॉपिक मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। और जो क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे उनको कभी नेक्स्ट देख लेंगे, या फिर आप इनको देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और इसमें मैं जो इंग्लिश का पोर्शन है मैं उसको रीड करता हूँ। अगर कोई हिंदी मीडियम का है, अगर उसको लगता है कि मैं क्वेश्चन इंग्लिश में रीड करूँगा बट उसको जो समझाऊँगा वो हिंदी में ही समझाऊँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम चलेंगे। और अगर किसी को अगर लगता है कि क्वेश्चन ये पेपर मुझे चाहिए तो उसके लिए वो फॉलो कर सकता है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे आईएएस एग्ज़ाम तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप या तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो लो। और अगर बाद में कोई क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, जो मैंने बताया वो नहीं होना चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए और मैं उसको चेक कर लूँगा। अगर जो बाद में सही होगा तो मैं उसको
आप लोगों को कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको शामिल कर लूँगा। ये सिर्फ एक आप ये समझ लीजिए कि जो पेपर होने वाला है आरपीएससी जो करवाने वाली है एएसओ और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये पेपर मैं करवा रहा हूँ। आप इसमें देख लो, और जो भी कोई क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा फार्मूला यूज़ होता है तो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। बट अगर आप प्रॉपर मेरी वीडियोस, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या ये कह सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख करके पता लगा सकते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम हुआ था, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो इसमें जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो मैं कवर करूँगा, बट कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कोई अदर क्लास में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको अगर आप रीड करेंगे तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब पीडीएफ, और ये सब अगर जो आप टॉपिक ये एग्ज़ाम देने के बाद में भी अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स जो भी हैं ये क्वेश्चन हैं ये कहाँ से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, तो इनके लिए आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से उसको दे रखा है हर एक टॉपिक में कि पीडीएफ क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है। ये रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है पीडीएफ और मुझसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखें तो इसकी जो रेंज दे रखी है 2 से 4 तक दे रखी है। आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो आप अगर जो बाय द वे यहाँ पे अगर सपोज मैं इसके लिए अगर जो लाइन को अगर ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे 2 है कहीं पे, ये हमारा 4 है, और यहाँ पे कहीं पे 3 है। तो यहाँ पे चूँकि पीडीएफ की बात की जा रही है तो हमें इसके बीच में यहाँ तक पता करना। देखो पीडीएफ और पीएमएफ में फ़र्क होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि पीएमएफ अगर जो होता और यहाँ पे अगर ये बात करता तो इसका मतलब ये जो अगर जो इसकी बात अगर मैं करता तो यहाँ पर ये वैल्यू का अलग मीनिंग है, ये बताता है 3। और सपोज यही एक क्वेश्चन दे रखा होता और यहाँ पे पीएमएफ ना लिख कर पीडीएफ ना लिख करके पीएमएफ लिखा होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती, क्योंकि इस लिमिट का मीनिंग हो गया कि मुझे 2 और 3 के अंदर का पार्ट लेना है, जबकि इसके अंदर अगर बाद में आप पीएमएफ में अगर देखेंगे तो कोई नहीं है वैल्यू, इसके बीच में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर फिर 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। चूँकि यहाँ पे पीडीएफ पूछा गया तो पीडीएफ में इसका और चाहे तो इसका ये देख सकते हैं, चाहे तो ये लिखा हो x से 3, इन दोनों का मीनिंग सेम ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बात मुझे देखना हो तो हम लोग देखते हैं कि इसको सब मैं हटा करके आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी 2x से 3 इसके बीच का पूछा गया है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन पीडीएफ में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 + 2 x अपॉन में 18 लिखेंगे और dx लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/18, और अगर जो बात मैं इसको बाहर कर लूँ और इसको मैं 3 के रिस्पेक्ट मतलब 2 से 3 जो इसकी लिमिट गई है और यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, चूँकि जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने बाहर कर लिया, इसी तरह से 2 जो कांस्टेंट है उसको भी मैंने बाहर कर लिया, तो ये हमारा 2 से 3 हो गया और ये हमारा x हो गया, dx हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर भी dx लिख सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/18, और ये इसका अगर इंटीग्रेशन अगर जो कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा x। अगर x के रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, और ये 2, और यहाँ पे अगर जो हम देखें तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2, इसकी लिमिट लग जाएगी। इसको अगर जो बाद में मुझे सॉल्व करना पड़े तो 1/18 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे देखना पड़े इसके लिए तो 3 तो बाहर है और 3 - 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 और ये 2 अगर कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे बचेगा 9 - 4, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर बाद में मुझे सॉल्व करना पड़े तो ये यहाँ पे 3 ही बचेगा, और इसमें से अगर जो बाद में मुझे माइनस करना पड़े तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा अगर देखें ऊपर ऐड करेंगे तो हमारा 8/18 हो जाएगा। ये हमारा कुछ, इसको अगर जो बाद में मुझे देखें तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो हम 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा 4/9। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में इसी तरह से अगर हम मूव करें तो ये देखो इसके लिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को अगर हम देखें
तो ये कुछ हमारी वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे ये x हम लोगों को दे रखा है, तो ये हमारा -3, एक मिनट, x हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है -3, 6 और 9 दे रखा है। x स्क्वायर के लिए निकालना है, तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हमारा 81 हो जाएगा। फिर इसकी ये प्रोबेबिलिटी के साथ में आपको निकालना है, तो ये आप फार्मूला जानते हैं, ये हम लोगों का फार्मूला होता है px। ये सब जो टॉपिक है ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, आप बस यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। फिर भी अगर आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप जा करके चेकआउट कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल पाए। अब अगर जो बात है मुझे देखें तो ये इसकी वैल्यू हो गई, फिर उस 9 के सामने मतलब ये इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। और इसी तरह से अगर जो हम इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस लगाएंगे, फिर 81 लिखेंगे, और 81 की जो प्रोबेबिलिटी मतलब उसके सामने जो लिखी है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। और अगर जो बात है मुझे अगर इसको कैंसिल आउट करना पड़े तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 18। और इसको अगर जो बात है मुझे कैंसिल आउट करना पड़े तो 2 टाइम्स, और ये यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको अगर जो बात है मुझे करना पड़े तो 9 बचेगा, और ये यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब 27। तो ये 27, और इसको अगर आप करके देखेंगे तो आप चाहें तो कैलकुलेट करके देखें, मुझे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको करेक्ट आंसर बताना है। वैसे तो आप इसको ऐड भी करेंगे और टोटल करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये हमारा बचा है कुछ 3/2 प्लस 18 प्लस 27। इसको अगर हम करके देखते हैं तो हम आपको बताते हैं 18 प्लस 27, तो ये हमारा हो जाएगा 45, और डिवाइडेड बाई या 0.5 से अगर हम करें तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसको अगर जो बात है मुझे ऐड करना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 3/2, ये हमारा हो जाएगा 45। अगर यहाँ से भी अगर जो मुझे निकालना पड़े, अगर आप थोड़ा, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें, अगर 3 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे मेरा बचेगा 1/15, मतलब 1/2 प्लस 15 बचेगा। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3, और ये अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 31/2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बात है इसको अगर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा 6, 3 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हम लोग देख लेते हैं कहीं पे कुछ गलत ना हुआ हो। यहाँ पे अगर जो बात है हमें अगर कैलकुलेट करना पड़े तो इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जो मैं कैलकुलेट करके भी देखें 3 को अगर 31 से अगर हम करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसी तरह से डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे अगर जो बात है हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट रहेगा। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि x अगर जो कोई रैंडम वेरिएबल है, अभी ये जितने भी टॉपिक जितने भी ये क्वेश्चन पढ़े हैं ये सब रैंडम वेरिएबल से ही हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फाइनाइट वेरिएंस दे रखा है और एक्सपेक्टेशन जो है म्यू वो दे रखा है, देन फॉर एनी एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव दे रखा है, विच स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी रिजल्ट इज़ ट्रू। तो ये यहाँ पे अगर इसके लिए अगर मुझे देखना पड़े तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये आप रिजल्ट जो हैं इनको याद करके रखो, आपको बहुत जगह काम आएगा। हम लोग देख लेते हैं कि x अगर जो बाय द वे ये दे रखा है तो हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी होता है वो x माइनस का म्यू, और ये हमारा होता है एप्सिलॉन सिग्मा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये लोअर बाउंड दे रखा है। इसी तरह से अगर जो बाय द वे इसको अगर हम देखें और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको अगर जो बाय द वे मैं यहाँ पे इस वैल्यू को
एप्साइलन सिग्मा को अगर जो बाय द वे 1/k अगर मान लें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा कि, और फिर इसका अगर जो मुझे स्क्वायर कर दें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा एप्साइलन का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 1/k का स्क्वायर। इसको अगर जो बात है मुझे इस तरह से अगर सेट करना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा 1/एप्साइलन का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर जो बात है ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और देखते हैं, एक मिनट, इसमें थोड़ा जो ये लेट किया है इसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर इस जो ये इक्वेशन ये दे रखी है, ये इसमें अगर जो बात है मुझे चेंज करना पड़े तो यहाँ पे अगर जो मैं चेंज कर लूँ तो लेट कर लेते हैं एप्साइलन सिग्मा को अगर हम k कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर जो बात है मुझे लिखना पड़े तो 1/एप्साइलन, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन में k। और सिग्मा यहाँ पे अगर जो बात में हम देखें तो सिग्मा जो है हमारा, ये हमारा वेरियंस, ये अंडर रूट में ये हो जाएगा वेरियंस, मतलब स्टैंडर्ड डाइविएशन मतलब दे रखा है SD। तो अगर जो बात है इसका अगर हम स्क्वायर करें एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर जो बात है हम इसको और अच्छे से देखें तो ये हमारा कुछ दे रखा है वेरियंस ऑफ x डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। अच्छा, अब अगर जो बात है मुझे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर जो बात है हमें देखना पड़े तो ये इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा, इसको हमने कंसीडर किया है k, तो ये हमारा k हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस का सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। या तो हम इस तरह से इसको लिखें या तो हम इस तरह से लिखें, बात एक ही है। और इसी तरह से अगर जो बात है अपर बाउंड के लिए अगर मुझे लिखना पड़े तो अपर बाउंड के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। अपर बाउंड के लिए अगर लिखना पड़े तो ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी x माइनस का म्यू, प्रोबेबिलिटी x माइनस का म्यू, और ये जब हम लिखेंगे तो ये हमारा इसके लिए हो जाएगा अपर और लोअर बाउंड दोनों के लिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे। ये हमारा लोअर बाउंड के लिए अगर लिखना पड़े, लोअर बाउंड के लिए अगर लिखना पड़ेगा तो इसमें x जो है वो हमारा नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/एप्सिलॉन स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो हमारा रहता है वो हमारा वो भी नॉन निगेटिव रहेगा। इसी तरह से इसको और करके अगर लिखें तो ये हमारा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा k अगर जो मैंने लेट कर लिया है तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का वेरियंस ऑफ x डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। या तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो मुझे अपर बाउंड के लिए अगर लिखना पड़े तो अपर बाउंड के लिए हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मॉड का साइन लगेगा x माइनस का म्यू, यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू ये हमारा साइन बना है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा 1 सिग्मा स्क्वायर या एप्सिलॉन स्क्वायर। और इसी तरह से जब इसमें हम कंसीडर कर लेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा, और इसको मैंने k कंसीडर कर लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा वेरियंस x अपॉन में k स्क्वायर। ये हमारा लोअर बाउंड के लिए है और ये हमारा अपर बाउंड के लिए है। तो ये दोनों आप याद रखिए, ये आपको जब आप पढ़ेंगे कि MGF वहाँ पे ये यूज होता है, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे ISS या कहीं पर भी
इसमें पूछ लेता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपसे यहाँ पे जो आरपीएससी ने जो पूछा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वहाँ पे अगर हम देख लें तो ये हमारा इस तरह से अगर हमारा साइन दे रखा है तो इसको मैंने अभी लिखा है ये हमारा अपर बाउंड है। और इसी को अगर जो बाय द वे इसी को यहाँ पे आप ये मान लो कि इसको के कंसीडर कर लिया है, तब भी ये हमारा अपर बाउंड है। और ये हमारा जो लिखा है ये हमारा लोअर बाउंड लिखा है। तो इस केस में हमारे जो चारों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, मतलब ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, या हिंदी में ये सभी, मतलब ऊपर के जितने भी हैं सारे सही हैं, क्योंकि हमसे ट्रू पूछा गया था। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में नेक्स्ट अगर जो हमें मूव करना पड़े तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो देखो एमजीएफ से है, और एमजीएफ का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो आप उससे भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आपको एमजीएफ अगर आता है तो वहाँ से भी आप वेरिएंस इसका निकाल सकते हैं। बट एक अगर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं पता है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हैं उनका जो एमजीएफ है या पीजीएफ है या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो सब अगर आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अगर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये आप आने वाले टाइम में मेरे जो चैनल पे है तो ये वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो मुझे इसके लिए बताना हो तो यहाँ पे देखें हम तो देखो 64 दे रखा है। 64 को अगर हम देखें तो 8 × 8 भी लिखा जा सकता है, और इसको अगर जो बाद में हम देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी आप ये देखो, इसको हम और अगर तोड़ के अगर लिखें तो इसको हम इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर 3 बनाना है, तो पावर 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर और तोड़ें तो हम या तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर जो बाय द वे 2 × 2 × 2 8 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और ये भी लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे अगर हम पेयर बना लें, क्योंकि मुझे 3 पेयर बनाने हैं, तो 1 2 और ये हमारा 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा दे रखा है 4 की पावर 3। तो यहाँ पे अगर जो बात है मुझे देखना पड़े तो mxt ये हमारा कुछ दे रखा है 3/4 प्लस में e की पावर t, और ये हमारा दे रखा है 4, इसकी पावर 3 होगी। तो यहाँ पे अगर जो बात है मुझे देखना पड़े mxt अगर जो बात है मुझे ये देखें कि ये क्या बना है, तो इसको अगर जो बात है मैं क्यों कंसीडर कर लूँ, और इसको अगर जो बात है e की पावर t और इसको मैं अगर p कंसीडर कर लूँ, ये हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे या यहाँ पे n होता है, तो ये हम लोग जानते हैं x फॉलो कर रहा है अगर जो बाय द वे बाइनोमियल n, p, तो उसके लिए जो हमारा mgf होता है वो यही होता है। तो यहाँ पे अगर जो बाय द वे मुझे वेरिएंस भी इसका पता है, वेरिएंस x क्या होता है, वो होता है npq। तो यहाँ पे अगर जो बात है मुझे वैल्यू लिखनी पड़े 3, और ये p की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4, तो इसको हम लिख लेंगे 1/4। इसी तरह से अगर जो मुझे इसकी वैल्यू अगर देखनी पड़े तो 3/4 हो जाएगा। नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा, नीचे अगर हम देखें तो ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। तो वेरिएंस पूछा गया है तो ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बात इसका अगर मीन का अगर फार्मूला अगर देखता, मतलब आपसे पूछ लेता, तो मीन के लिए आप लिखते हैं NP। अगर जो इसको अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो आप यहाँ पे 3 × में 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे मुझे जो वेरिएंस निकालना था ये हमारा वेरिएंस हो गया, ये हमारा मीन हो गया। तो अगर बाय द वे मुझे देखना पड़े तो इसमें मैं देख सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए जो ये हमारा है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन x दे रखा है, और यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा वेरिएंस दे रखा है। और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा x अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p, तो ये एक्सपेक्टेशन जो x है वो हमारा ग्रेटर होता है वेरिएंस ऑफ x से। अगर आपको चेक करना हो कि ये ग्रेटर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखें 3/4, और ये हमारा हो गया 9/16। तो यहाँ पे अगर जो बात मुझे देखना पड़े तो यहाँ पे अगर जो बात मैं 4 से अगर जो देख लें, इक्वल का भी साइन हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, बस यही रहेगा। तो 4 से अगर इस ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 12/16, और ये हमारा हो जाएगा 9/16। जब हमारा जो उसका बेस है या उसका यहाँ पे हम देखें तो जब 16 इक्वल है, तो यहाँ पे हम अगर इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं,
12 और 9 यहाँ पे ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो ये वेरिएंस, इसका मतलब ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये सही की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी ऑप्शन अगर दे रखा है तो उसमें आप सिर्फ आप वेरिएंस तक ही सीमित मत रहिए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप जरूर निकाल के रखो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी, इस बार अगर बाय द वे वेरिएंस से पूछ लिया तो कभी मीन से आपका मीन पूछ लेगा। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे यहाँ पे इसके लिए अगर मुझे लिखना पड़े μ1 ये हमारा मीन होता है तो NP हो गया इसके लिए। इसी तरह से अगर जो बाय द वे मुझे μ2 मतलब वेरिएंस तो NPQ हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाय द वे आपसे μ3 अगर पूछ ले तो आप देखेंगे कि इसके लिए μ3 होता है NPQ और ये हमारा हो जाएगा Q माइनस का P। इसी तरह से अगर μ4 अगर आपसे पूछ ले तो NPQ 3 प्लस N माइनस का 2 PQ, ये हमारा कुछ आ जाएगा। ये इसलिए मैंने लिखा है आप ऐसे समझो कि हो सकता है मे बी नेक्स्ट जो, और इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब आप इस सेट के बाद में जब दूसरा सेट या तीसरा सेट जब करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन खूब रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है वही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप ये भी मान के चलो कि जो ये सेट मतलब आप कर रहे हैं इसको अच्छे से कर लो, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। अच्छा, ये हमारा हो गया। और ये अगर जो बात में इसको अगर जो बात में मुझे आपसे, ये तो सिंपल हो गया। अगर जो बात में यहाँ पे ये हमारा मीन है, ये हमारा वेरिएंस है, ये हमारा μ3 है और ये हमारा μ4 है, मतलब फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, और ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है, ये हमारा सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट है और ये हमारा रॉ मूवमेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट बता दो तो ये हमारा हो गया, थर्ड पूछ लेगा तो ये हो गया, सेकंड पूछ लिया तो ये हो गया, रॉ मूवमेंट पूछ लिया तो इसका मतलब आपसे मीन पूछ लिया है, अगर फर्स्ट रॉ मूवमेंट उसने पूछ लिया तो। और हाँ, यहाँ पे एक जो करेक्शन है वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया है कि ये हमारा हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब μ4 जो हमारा रहेगा NPQ। एक मिनट मैं इसको हटा के दोबारा बता देता हूँ जिससे कि आप लोग याद रखो। μ1 ये हमारा हो जाएगा NP, μ2 ये हमारा हो जाएगा NPQ, और इसी तरह से μ3 हमारा हो जाएगा NPQ और Q माइनस का P। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे आप देखेंगे कि μ4, इसी तरह से अगर आप देखेंगे μ4 तो ये हमारा हो जाएगा NPQ ब्रैकेट में 1 प्लस का 3 टाइम्स N माइनस का 2 PQ। अब आपसे क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जा सकता है, बहुत टाइप से पूछा जा सकता है, तो आप ये देखो, ये जो हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे सेंट्रल मूवमेंट है, और ये जो हमारा है ये हमारा रॉ मूवमेंट। तो आपसे अगर जो बात रॉ मूवमेंट फर्स्ट पूछ लेता है तो ये आपको कैलकुलेट करना है, थर्ड पूछ लेता है तो मतलब इसकी बात की जा रही है, और अगर सेकेंड पूछ रहा है तो इसका मतलब आपसे वेरिएंस पूछ रहा है। इस तरह से भी आ सकता है, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि मुझे फर्स्ट कुमुलेटिव जो हमारा है वो बता दो, कुमुलेंस, और इसी तरह से वो पूछ लेगा जो बाद में ये सेकेंड कुमुलेंस हो जाएगा। इसी तरह से ये μ3 कुमुलेंस पूछ लेगा, और μ4 के लिए मतलब जो कप्पा 4 होगा ये अगर ये भी पूछ लेगा तो इसका जो फार्मूला होता है वो भी आप ध्यान रखो, क्योंकि ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर जो बात मुझे लिखना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा μ4 माइनस का 2 टाइम्स μ2 का स्क्वायर, या यहाँ पे आप कप्पा भी लिख सकते हो, ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आपसे कुछ भी करके मतलब कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा हो गया कप्पा 2, क्योंकि जो कप्पा 2 है वो हमारा μ2 के इक्वल होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सिर्फ उतने तक बेस, आप एक क्वेश्चन करिए या 2 क्वेश्चन करिए, बट उनको अच्छे से, उनके जितने भी ऑप्शन हैं या उनकी जितनी रेंज है जहाँ तक चीज़ें पूछी जा सकती हैं या होती हैं, जैसे अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये MGF पूछा गया है। इसी तरह से आप उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन PGF और आप कुमुलेंस, ये सारा आपको पता होना चाहिए, स्क्यूनेस कर्टोसिस भी पता होना चाहिए, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि मेरा जो मकसद है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, बट आपको डीप में अगर पढ़ना है तो आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको अगर फॉलो करके रखेंगे, या आप जा करके भी देखो, चेक करोगे तो आपको वीडियोज़ देखोगे कि रेगुलर बेसिस पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने अभी स्टार्ट ही किया है रैंडम वेरिएबल, अभी मैं उसकी वीडियोस आपके इसी चैनल पे आती रहेंगी। तो आप अगर नेक्स्ट इसके बाद में जब कोई आगे आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपको पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छा है कि आप उसको फॉलो करके रखो और टाइम टू टाइम आप उसको चेक करो, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी।
अब इसी तरह से अगर जो मैं म्यू 4 के लिए अगर मैं देखूँ, मतलब जो म्यू 4 हमारा हो गया। अब इसी तरह से जब नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ नंबर, तो यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर भी क्या बता रहा है। फिफ्थ नंबर मेरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से। देखो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से यहाँ पे पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती उन लोगों ने कर दी है। बट अब वही बात है कि अब इसके लिए ये पता नहीं है कि यहाँ पे उन लोगों ने सुधार किया है या नहीं किया, या हो सकता गलती से लिख गया हो, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी बेसिस पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये दे रखे हैं। आपने अगर बाय द वे ये पढ़ा होगा यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, तो इसका अगर जो बाय द वे आप पीडीएफ अगर आप देखें तो ये होता है 1/b माइनस का ए। इसकी अगर आप रेंज देखेंगे तो ए से जो बी रहेगा, और हमारा ए जो है वो छोटा रहेगा, बी हमारा बड़ा रहेगा। और इसी तरह से अगर जो आप CDF अगर इसका अगर लिखना चाहें तो ये हमारा होगा x माइनस का a, और ये हमारा हो जाएगा b माइनस का a। इसी तरह से अगर जो बाय द वे इसके लिए अगर जो आप mxt अगर लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है e की पावर bt माइनस का, मतलब माइनस यहाँ पे लगेगा, e की पावर at डिवाइडेड बाई t और ब्रैकेट में b माइनस का a। इसी तरह से अगर जो बाय द वे अब 5xt, चूँकि ये मैंने बता भी रखा है कि 5xt जो होता है वो mxt में बस जहाँ पे t है वहाँ पे it लिख दें, ये हमारा हो जाता है। तो इसी तरह से e की पावर i bt, और ये हमारा हो जाएगा e की पावर i at डिवाइडेड बाई, चूँकि यहाँ पे t है और उसके साथ में i भी ऐड करना है, मतलब लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये हमारी कुछ वैल्यू हो गई। इसको भी अगर जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से होगा। अब इसी का ये तो एक हो गया जनरल फार्मूला जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। बट अगर जो बाय द वे मुझे अगर वैल्यू इसमें अगर जो a की वैल्यू अगर बाय द वे मैं -1 ले लूँ और b की वैल्यू अगर जो बाय द वे 1 ले लें, तो यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ कि जो हमारा a है वो हमारा छोटा है, b हमारा बड़ा है। चूँकि ये माइनस का दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो ये हमारा सही दे रखा है। तो इसके लिए जब हम करेंगे तो ये कुछ हमारा PDF दिखेगा, तो तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो बोला है कि यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की है वो आप देख सकते हो। इन्होंने देखो गलती ये की है, अगर जो बाय द वे मैं x अगर फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -1 से 1, तो इसके लिए अगर बाय द वे मुझे अगर जो fx, मतलब ये इसको कहते हैं PDF, तो अगर PDF अगर इसके लिए अगर मुझे लिखना पड़े, और ये हमारा a है, ये हमारा b है, अगर ये आपको आता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। रेंज किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप रेंज नहीं लिखते हैं तो आप समझ लो उस क्वेश्चन को बढ़िया से आप कर भी नहीं पाएंगे। और इसी तरह से अगर जो आप इसमें देखें कि हमारा fx जो हमारा CDF अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम mxt अगर हम इसके लिए लिखें तो ये हमारा होता है, चूँकि b की जगह पे यहाँ पे होगा b, तो b की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा t, और इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा माइनस का t डिवाइडेड बाई t, और ये हमारा हो जाएगा 2। अच्छा, और देखो अगर जो बाद में इसी में अगर जो बात है मुझे ये देखना पड़े 5xt अगर जो बात है इसके लिए अगर मुझे लिखना पड़े तो 5xt हमारा हो जाएगा EIT माइनस का EIT डिवाइडेड बाई I, और ये हमारा हो जाएगा T, और इसको अगर जो बात है मुझे लिखना पड़े तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो ये वो एक जनरल फॉर्म था, उसमें भी ये वैल्यू पुट की, तो ये हमारा कुछ बनेगा। अभी भी अगर बाद में आप देखें तो ये कुछ इस तरह से मैच नहीं हो रहा है। अगर जो बाद में ये देखें और ये देखें तो अगर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, हमें अगर चेक करना पड़े तो यहाँ पे मुझे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जो बाद में ये अगर हम देख लें कि x अगर फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1, ये हमारा देखो a है, ये हमारा b है, और इसमें अगर हम देखें तो 0 a को शो कर रहा है और जो 1 है वो b को शो कर रहा है, तो ये हमारा सही लिखा हुआ है। तो इसके लिए अगर हम fx अगर हम देखें तो ये हमारा 1 ही हो जाएगा। और इसकी अगर लिमिट लिखें, लिमिट मैंने बार बार बोला है कि आपको लिमिट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप लिमिट नहीं लिखते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं है। चाहे आप इसकी प्रैक्टिस घर पे ही करते रहो, क्योंकि ये जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा x, और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा 0x1 हो जाएगा। और ये अगर बाद में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से आते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है, बेसिक से एडवांस मैंने अगर नहीं भी अभी कराएं तो मैं अपलोड करता रहूँगा, आप वहाँ जा कर के
चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस करना यही पड़ेगा कि आप इस चैनल को फॉलो करके रखो, जिससे कि आपको नेक्स्ट जितने भी वीडियोस, क्योंकि मैं रैंडम वेरिएबल से अभी स्टार्ट करूंगा, आईएसएस का जितना भी सिलेबस है मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, तो उसमें मैं रैंडम वेरिएबल से मैं स्टार्ट करूंगा। तो रैंडम वेरिएबल, फिर देन उसके बाद में एक्सपेक्टेशन, देन उसके बाद में एमजीएफ, देन उसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बट डिस्ट्रीब्यूशन मैं जैसे ही ये रैंडम वेरिएबल को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद में मैं डिस्ट्रीब्यूशन अपलोड करने लगूंगा, जिससे कि आप वो भी चेक कर सकते हैं और उसके साथ में आगे की चीज़ें भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक पढ़ाऊंगा। क्यों आपको फॉलो करना चाहिए ये मैं तरीका बता रहा हूँ। ऑर्डर स्टैटिस्टिक जैसे ही समाप्त होगा, मैं पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड हमारा इन्फ्रेंस से रिलेटेड है, मैं उसको वीडियोस, क्योंकि पेपर सेकंड जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, एमजीएफ, सीजीएफ, इसी पर बेस्ड है, तो उसको भी मैं उसके बाद में चीज़ें कराने लगूंगा। अब इसमें अगर जो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें और इसका अगर जो एम एक्स टी अगर हमें लिखना पड़े, तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर, चूंकि बी यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी और ई की पावर 0, और ये हमारा हो जाएगा टी, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर इसको अगर बाद में मैं यहाँ पे देखूँ, ई की पावर टी माइनस ई की पावर 0 जो हमारा होता है ये 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी। अगर जो बात है 5xt अगर हम देखें इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर आई टी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आई टी। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अब अगर जो बात है मुझे देखना पड़े, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप इसको याद रखिएगा। देखो, ये हमारा दे रखा है 5xt ई की पावर आई टी माइनस का, या तो हम इस तरह से लिख लें, या तो आई टी, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई टी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आई टी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में मैं जो गलती बता रहा था, वो गलती यही है कि यहाँ पे -1 होना चाहिए। अगर -1 नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, और फिर बाद में इसमें ये सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आरपीएससी वालों ने जो गलती की है, वो यहाँ पे -1 नहीं इन्होंने दिया है। देन इसके बाद में अगर जो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये या इसका मतलब यहाँ पे ये दे रखा है, ये फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को। अगर ये क्वेश्चन हमारा होता, देखो इसको अगर हम हटाएं, अगर यहाँ पे अगर -1 भी अगर होता, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को। अब इसी तरह से अगर जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म था वो a,b था। इसके लिए अगर मुझे देखना पड़े, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर इसका हम देखें, तो ये होता है b प्लस का a डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से अगर जो बात है आप वेरिएंस ऑफ एक्स अगर देखेंगे, तो ये हमारा होता है b माइनस का a का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। और इसी तरह से और भी चीज़ें इसकी होती हैं जो आपको याद करनी है, आपको लिख के रखना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही आपसे पूछेगा। हो सकता है आपसे आने वाले टाइम पे कुछ और पूछ ले, कुछ और चीज़ें बढ़ा के पूछ ले, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये आपको ये पैटर्न इसका पता चल गया। इसके बाद में वो अभी आपसे वेरिएंस पूछा है, इसके बाद में हो सकता है आपसे जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो पूछ ले, हो सकता मे बी। और इसके लिए चूँकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आपको μ3 ये इसके लिए होता है 0, और इसी तरह से अगर जो आप μ4 अगर इसके लिए देखेंगे, तो μ4 हमारा होता है b माइनस का a की होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 18। तो ये हमारा मतलब अगर जो है सोचो, अगर जो यही क्वेश्चन दे रखा होता और यहाँ पे अगर सिर्फ ये पूछ लेता, अगर ये आपको पता नहीं है और वह आंसर 0 ही रहेगा, बट आपको पता नहीं था, अब आप करते हुए जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर बाद में ये पूछ लेता μ5, तब भी 0 होगा, क्योंकि ये होता है μ2n+1 के लिए जितने भी मतलब ऑड टर्म्स के लिए ये हमारा 0 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे अगर जो हम देखें, इसके लिए जो आंसर है वो हमें मैच करवाना है। तो ये हमारा ए बी दे रखा है, वेरिएंस आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी दे रखी है 1, ए की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/12 हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन अगर इसका पूछ लेता, तो 1/0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा इस मीन हो गया, ये हमारा वेरिएंस हो गया। और जो इसमें मतलब आप याद रख सकते हैं, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर मीन के अबाउट में अगर मीन डेविएशन अगर पूछा गया है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ होगा b माइनस का a डिवाइडेड बाई 4। तो ये मतलब चूंकि एक जैसे हैं तो इनको याद किया जा सकता है और इनको याद करना भी चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि बस इतना ही पूछा जाएगा, बट आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है।
तो इसका मतलब आप इतनी चीज़ें तो आपको याद ही कर लेनी है। और यहाँ पे अगर जो बात है आपसे सोचो, अगर आपने इतना याद कर लिया और आपसे पूछ लिया कि आप बीटा 1 बता दो, तो बीटा 1 के लिए फार्मूला ही होता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेट, ये आपको पता है वैल्यूज़, यहाँ पे खट से रखोगे तुरंत पता चल जाएगा। चूंकि अब इसके लिए अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे ये तो जीरो होता है, तो यहाँ पे तुरंत ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे म्यू मतलब गामा 1 देखेंगे तो गामा 1 भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि गामा 1 जो हमारा होता है वो बीटा 1 होता है। तो ये क्या बता रहा है, ये आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, तो ये इसके लिए सिमेट्रिकल होता है। तो उसमें चाहे जो भी, अब सिमेट्रिकल के लिए ये चाहे यहाँ पे -1 दे रखा होता तब भी सिमेट्रिकल होता, चाहे जो भी वैल्यू होती, ये जर्नल के लिए ही सिमेट्रिकल है, तो कोई वैल्यू होता तब भी वहाँ पे होता, क्योंकि ये जो है ये बी और ए की वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देखो यहाँ पे अगर बी ए दे रखा होता तब तो डिपेंड करता, तब तो अलग अलग होता, बट इसके लिए नहीं आएगा। इसी तरह से आप और भी चीज़ों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बाद में सपोज इसके लिए अगर पूछ लेता तो 1/18 हो जाता। तो बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूले पता है तो आप तुरंत कर लेंगे। अब अच्छा, अगर इसको अगर बाद में हम हटाएं और जो हमारा ऑप्शन सही था, वो हमारा ऑप्शन जो सही है वो हमारा है ये हमारा है वेरिएंस x, और ये हमारा है वेरिएंस एक्सपेक्टेशन x इसके लिए। और ये फॉलो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म 0,1। और ये यहाँ पे इन लोगों ने गलती कर दी है, यहाँ पे -1 होगा, ये आपको याद कर लेना है। बट आपके केस में जो आंसर है वेरिएंस x पूछा गया है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लो, आपको समझना भी चाहिए कि देखो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप, या मैं इस लेक्चर में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं करवा पाऊंगा, बहुत कम करवा पाऊंगा, बट आपको घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से चीज़ें की जा रही हैं, आपको वो बस देखना है। ज़्यादा उसमें ये नहीं सोचना है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है या बहुत, क्योंकि आप ये भी देखो एक साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ में ही मिल रही हैं। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो ये होता है पॉइजन के लिए लैम्डा। तो इसका अगर जो बाय द वे मुझे px अगर देखना पड़े, मतलब pmf, तो pmf होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। और ये हमारा देखें तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 0,1,2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब इसमें ये हमसे पूछ लिया गया है, और इसको आप ये भी जानते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें अगर बाय द वे हमें अगर लिखना पड़े इसके लिए, तो देखें हम, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर लैम्डा माइनस का लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। इसी तरह से जब हम इसके लिए लिखेंगे x बराबर 2 के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अब इन दोनों को अगर जो हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल करने पे, और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बस एक बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, मतलब ये बचेगा। अगर आप इसको इक्वल करके अगर लिखोगे तो ये हमारा कुछ बचेगा। फैक्टोरियल 2 जो होता है वो हमारा 2 ही होता है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा देखें तो हमारा 2 दे रखा है। बस अब जो भी क्वेश्चन, ये आपकी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो। एक्स मतलब फॉलो कर रहा है, इस केस में लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी वो 2 दे रखी है। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 4 के लिए बता दो। कुछ नहीं करना है, ई की पावर माइनस का 2 मतलब लैम्डा माइनस का लैम्डा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये हमारा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इसको अगर जब बात फैक्टोरियल 4 को अगर हम देखें तो चाहे तो हम इस तरह से 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर जो हम इसको देखें तो ये हमारा दे रखा है 2 इंटू 2 यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 बचेगा, ये यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 2 और ये बचा है और ये वाली वैल्यू बची है। तो अगर जो बाद में अब इसमें हम देखते हैं, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2/3 ई की पावर माइनस का 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में अगर आप देखो कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, क्योंकि आपको देखो ये आपको पता है लैम्डा अगर दे रखा है तो ई की पावर माइनस का लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स होता है, मतलब ई की पावर माइनस लैम्डा। अब देखो यहाँ पे माइनस में तो दे नहीं रखा, तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा अगर क्वेश्चन ना भी सॉल्व करें तब भी, और ये भी कट हो जाएगा क्योंकि माइनस नहीं दे रखा है। बस जो खेल बचेगा वो यहाँ का बचेगा। अब देखो अगर बाय द वे देखो कोई भी क्वेश्चन ये 25% कंटेन कर रहा है,
ये भी 25% कंटेन कर रहा है, और ये भी 25%, मतलब सही होने के जो चांस है ये भी 25, क्योंकि इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। सोचो ये दो ऑप्शन आपने हटा दिए, तो अब इस केस में जो ये बचा है, तो ये हमारा बचा है 50%, और इस केस में भी बचा है 50%। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप देखो उसको, उसके ऑप्शन आप कितने हटा सकते हो। जितने आप ऑप्शन हटा लोगे उतने चांस आपके बढ़ जाएंगे। पहले आपके पास सिर्फ 25% चांस थे कि आप किसी चीज़ को सही कर सकते थे, बट अब इस केस में आपके पास में 50% चांस हो गए। तो यहाँ पे अगर बाद में आप गैस भी मारेंगे, बहुत लोगों का जो गैस होता है वो सही हो जाता है, तब भी आप सही कर ले जाएंगे, बट गैस तो नहीं चलेगा, खास करके स्टैटिस्टिक के पेपर में, क्योंकि उसमें गैस, मैथमेटिकल में अगर आप गैस मार के आएंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। बट मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कैंसल आउट कर सकते हैं। तो इस केस में जो आपका आंसर रहेगा वो हमारा ये रहेगा। अच्छा, तो इस केस में हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, और इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहे बोले, चाहे आपसे ये बोल दे, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोले, चाहे आपसे ये कह दे कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, बात एक ही होती है। तो ये हमारा होता है, ये भी मैंने बताया था। और हाँ, एक चीज़ जो मैं अभी बताना चाहता था वो आप देख लो, इंपॉर्टेंट लगा के भी देख लेना, रख लेना। कोई भी एग्ज़ाम, ISS, RBI, यहाँ तक RPSC या अदर कोई एग्ज़ाम, जैसे DSSB, जैसे यूपी का जो पेपर ASO का होता है, या आप CGL में भी जो स्टैटिस्टिक का पेपर होता है, उसमें ये आप बात नोट करके लिख लो कहीं पर कि यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है A, B, वहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल, मतलब ध्यान रख लो। ये जितने भी अभी हाल ही में हुआ है DSSB, वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ज़्यादा कि आप उससे 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखोगे। तो ठीक उसी प्रकार से आप इसमें भी देखो, यहाँ पे देख लो, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। अब यहाँ पे अगर बाद में हम देखें तो x दे रखा है। अगर इस केस में अगर हम देखें यूनिफॉर्म, चाहे रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, बात एक ही है। तो ये -2 दे रखा है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। इसके लिए अगर जो बाद में हम ये देखें तो 1/4 हो जाएगा। लिमिट लिखना बहुत ज़रूरी है, लिमिट अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो क्वेश्चन अधूरा है। चूँकि कॉन्टीन्यूअस है तो चाहे हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है। इसी तरह से fx अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + का 2 / 4। और इसमें अगर जो बाद में, अब जो भी क्वेश्चन ये हमारा इतना कुछ दे रखा है, अब इसके लिए अगर जो बाद में हम देखें, अगर जो बाद में इसके लिए अगर मुझे करना पड़े तो ये देखो, इसको मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ जिससे कि x + का 2 / 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, ये भी समझ लो आपको रैंडम वेरिएबल का ही टॉपिक है। ये हमारा x दे रखा है, ये हमारा y दे रखा है। x की वैल्यू क्या है, -2 और 2 दे रखा है। इसके बीच में मैं 1, -1 और 0 की वैल्यू लिख लेता हूँ, और ये वैल्यू मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। आप इसको मैच भी कर सकते हो अगर आप मैच करना चाहते हो तो। अब साइन, जो देखो यहाँ पे साइन दे रखा है, तो साइन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मिनट, साइन जो है हमारा, साइन -2, साइन -2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया -2, ये हो गया हमारा 0, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे मैं इसकी अगर वैल्यू लिखूं, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो यहाँ पे, और ये देखो, ये मैंने सेट थ्योरी में आप जब मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो आप देखोगे एक फार्मूला बैंक के नाम से, वहाँ पे मैंने सेट थ्योरी पढ़ाई है। सेट थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया है कि रिलेशन और फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। वहाँ पे 1 to 1 और मैनी 1 का जो केस है वो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप चाहो तो उसको भी देख लेना, क्योंकि वो बहुत आपके काम का है।
अब यहाँ पे जब माइनस जब क्योंकि साइन की वैल्यू अगर साइन एक्स दे रखा है तो यहाँ पे -2 दे रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये हमारा होगा माइनस का 0.03489 कुछ इस तरह से। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ये हमारा हो जाएगा 0.1745। इसी तरह से अगर हम साइन ज़ीरो की वैल्यू अगर हम देखें, साइन ज़ीरो की वैल्यू अगर हम देखें तो ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह से साइन 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 0.01745। और इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 0.01, मतलब जब 2 के लिए अगर देखना है तो 2 हमारा हो जाएगा, तो यही हमारी जो ऊपर वैल्यू लिखी है ये हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी 34899। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो वैल्यू है इससे मैप हो रही है यहाँ पे, और ये वैल्यू जो है इससे मैप हो रही है, ये वैल्यू इससे मैप हो रही है, ये वैल्यू इससे मैप हो रही है, और ये वाली वैल्यू इससे मैप हो रही है। और यहाँ पे अगर बाय द वे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती थी, आप अगर जो बाय द वे यहाँ पे देखना चाहें तो 1.5 माइनस का भी देख सकते हैं, कोई और भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो ये बताना नहीं है। ये मैं आपको ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैप किया है, तो ये फंक्शन में इसको हम बोलते थे 1 to 1। मैनी 1 कब होता जब एक ही वैल्यू किसी और से भी मैप कर जाती, बट ऐसा इस केस में नहीं है, तो ये हम 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसमें अगर जो हम देखें तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है, तो इसको जब हम इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स। देखो जब 1 to 1 फंक्शन है तब तो इसके लिए ये सिंपल है। 1 to 1 के लिए जो हमारा फार्मूला होता है एफ वाई बराबर ये सब जो रैंडम वेरिएबल देखा जाए ये रेक्टेंगुलर या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म का है, बट ये आप जब देखेंगे रैंडम वेरिएबल, इसीलिए रैंडम वेरिएबल की जो क्लासेस होंगी उनको प्रॉपर करवाएंगे, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में ये जो क्वेश्चन है वहीं से ये बनता है। बाद में तो आप डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको ऐसे भी रटाए जा सकते हैं, आप रट सकते हैं। अब ये क्वेश्चन वहीं का है, तो ये हमारा होता है dy और ये हमारा हो जाएगा fx। ये हमारा कब होगा, ये हमारा जब 1 to 1 के लिए होगा। अच्छा, मैनी 1 अगर जो बाद में होता, मैनी 1 या आप इसको बोल सकते हैं नॉट 1 to 1, मतलब इस केस में मतलब जब इसके लिए सेट देखो जब आप फंक्शन में पढ़ेंगे तो जब वो वहाँ पर मैनी 1 होता है, 1 to 1 होता है, अनटू होता है, तो वो वहाँ पे तो अलग हो गया। बट मैं इसके केस में मैं बता रहा हूँ, अगर जो बात में ये 1 to 1 कोई बन गया तो ये है, 1 to 1 नहीं बनेगा तो वो ये मैनी 1 वाला केस बन जाएगा। इसके लिए क्या होता है, तो डी जो हमारा होता है, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स आई, समीशन लगेगा आई बराबर 1 से m, और ये हमारा हो जाएगा एफ वाई। ये हमारा कब होगा, जब हमारा मैनी 1 होगा या जब नॉट 1 to 1 फंक्शन होगा, तब इसको हम इस तरह से करेंगे। बट इस केस में जो हमारा जब केस बना है इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा बता रहा है 1 to 1 है, तो 1 to 1 है, तो अगर इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स। चूँकि हमें जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं, हमें फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये हमारा हो गया एफ एक्स। तो यहाँ पे जब इसके रिस्पेक्ट में करना है तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये गलत है। अब हाँ, अगर कोई बात में ये अगर बोलता है डी वाई, यहाँ पे मतलब इसको अगर मैं उलट देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये कोई बोलेगा कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे कॉस एक्स अगर हम लिख लें और फिर बाद में उसको ये बोल दे ये सेक एक्स लिखा है, तो ये यहाँ इस केस में ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर जो बाद में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा x बराबर, अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो ये भी हमारा होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में अगर हमें करना है तो ये हमारा होता है 1/1 माइनस का वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बाद में मुझे देखना पड़े, और ये हमारा दे रखा था क्वेश्चन यूनिफॉर्म माइनस का 2, और अगर इसका एफ एक्स अगर हम देखें तो एफ एक्स हमारा दे रखा था 1/4, और यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे एफ वाई बराबर अगर हमें मतलब लिखना पड़े तो डी एक्स अपॉन डी वाई मॉड मतलब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे अगर बाद में नेगेटिव वैल्यू देता तो पॉजिटिव ही हो जाती,
क्योंकि जैकोबियन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉड लगा करके मतलब जैकोबियन पॉजिटिव ही लिया जाता है, उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू देखो, ये हमारी ये जो वैल्यू है ये आ गई है, तो ये हमारा हो जाएगा √1 माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 1/4, ये देखो यहाँ पे दे रखी है, तो ये हमारा कुछ आंसर आएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा ए ही है। इस केस में भी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। और इसको भी अगर आपको चेक करना पड़े, बहुत अच्छा तरीका है चूँकि वाई के रिस्पेक्ट में। और हाँ, इसके लिए जो लिमिट देखना बहुत ज़रूरी है। अभी रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया। अब अच्छा, अगर बाय द वे ये भी कभी कभी आ जाता है, खास करके आईएसएस एग्जाम तो जरूर पूछ लेता है, वो ये भी देगा साथ में उसकी लिमिट भी देगा। तो अब आपको मैच सपोज यही 2 बार दे रखा होता और लिमिट बट अलग अलग होती, तो लिमिट कैसे पहचानेंगे, तो ये जरा देख लेते हैं हम लोग। लिमिट पहचानने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, देखो साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा कुछ साइन का ग्राफ होता है इस तरह से। यहाँ पे ये एक वैल्यू लेगा और यहाँ पे एक ये वैल्यू लेगा, तो मतलब 1 से -1, मतलब यहाँ पे y की जो लिमिट होगी -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये चीज़ें इस तरह से कुछ वर्क करती हैं। बट ये रैंडम वेरिएबल का ही क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे अच्छे से तो। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम इसमें देखें, नेक्स्ट अगर जो बातें मुझे देखना पड़े इस क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेगेटिव बाइनोमियल में बी रिगार्डेड एज जनरलाइजेशन। मतलब जो नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। एन बी आर कॉमा पी होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है पी, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बात में ये कुछ इस तरह से दे रखा है एक्स, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर जो बात में आपको पी जो पीएमएफ है वो अगर लिखना पड़े, तो ये हमारा कुछ इसका होता है पी क्यू की पावर एक्स, और इसकी अगर लिमिट देखें तो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट। इसी तरह से अगर जो मुझे इसके लिए अगर लिखना पड़े, इसको अगर जो बात में हमें थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं और यहाँ पे समझाते हैं। इसके लिए अगर जो बात में आप देखो x प्लस आर माइनस का 1, और ये x हो जाएगा p की पावर r हो जाएगा q की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बात में हम देखें, यहाँ पे अगर जो बात में आप देखो x जो होता है वो ज्योमेट्रिक, ये p लिखें या इसी को हम कुछ इस तरह से भी nb करके भी लिख सकते हैं, वो क्या 1 p। अब यहाँ पे अगर जो बात है मुझे r की वैल्यू इस वाले उसमें अगर जो हमें r की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 1, तो देखो कुछ इस तरह से ही बन जाएगा। अब क्या बनेगा वो देखते हैं। देखो x हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 x हो जाएगा, और ये हमारा मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और x से x सी x जो होता है हमारा मतलब तो ये 1 ही हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा p की पावर 1, और ये हमारा हो जाएगा q की पावर x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये c का जनरलाइजेशन है। बाइनोमियल अब और देख लेते हैं इसमें थोड़ा। देखो बाइनोमियल, पहली बात तो ये निगेटिव बाइनोमियल है, और ये निगेटिव बाइनोमियल आप देखते ही पहले ये पहचानेंगे कि ये पीएमएफ है। पीएमएफ मतलब ये डिस्क्रीट का दे रखा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अब उसमें भी आप जाएंगे, ये हो गया। इसकी पहली बात तो लिमिट होती है 0 1 2 डॉट डॉट n। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो x बराबर होता है 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हाइपर ज्योमेट्रिक में अगर आप देखेंगे तो x की जो लिमिट होती है 0 1 2 डॉट डॉट मिनिमम। मिनिमम क्या होगा n कॉमा m होगा। अब ये क्या है, ये x फॉलो कर रहा है अगर हाइपर ज्योमेट्रिक को, तो n कॉमा m कॉमा कैपिटल N, ये इसका कुछ होता है। और इसी तरह से अगर हम इसके लिए देखेंगे तो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और इसके लिए भी अगर हम देखें तो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आप अगर जो बाद में आपको ये रेंज अगर पता है तब भी आप कर सकते हैं। अब देखो ये फर्स्ट वाला तो n तक जा रहा है, मतलब एक फाइनाइट नंबर तक, तो मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता, लास्ट भी नहीं हो सकता, इन दोनों में बस कन्फ्यूजन होगी। फिर वही बात आ गई, अब देखो आपने 50-50% आपके चांस हो जाएंगे अगर इसमें गैस भी कर दिया तो। बट ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसी का जनरलाइजेशन है निगेटिव बाइनोमियल का। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट अगर हम देखें, मतलब इसमें जो क्वेश्चन जो इसका आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा।
अब इसमें अगर जो बात है हम नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, हाँ, नेक्स्ट अगर हमारा ये क्वेश्चन देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर ये हमारा दे रखा है, आपसे पूछ लिया कुमुलेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको MGF, चलो अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या याद होना चाहिए। फर्स्ट तो आपको याद होना चाहिए रॉ मोमेंट, सेकेंड आपको याद होना चाहिए सेंट्रल मोमेंट, थर्ड आपको याद होना चाहिए MGF, MGF से ही CGF आ जाता है, CGF से ही मतलब CGF को कुमुलेंट्स जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, MGF को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, CF को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं, और एक PGF भी होता है। ये PGF आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि PGF किसके लिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस के लिए कैलकुलेट करते हैं या डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेट करते हैं या दोनों के लिए करते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये अगर आपको सिर्फ MGF पता है तो आप कर लेंगे, और ये मैं आने वाले टाइम पर आपको इसकी बहुत अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी, जैसे अभी मैंने आपको एक समझाया था कि MXT अगर आपको पता है और आपसे फाई XT अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कैसे, MXIT। और इसी तरह से अगर जो बात है ये हम देखते हैं कुमुलेंट्स, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। वैसे तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा आप देख लो, वहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारा होता है log MXT। और इसी तरह से अगर हम PGF अगर हम देखें तो PGF में क्या होता है, ये हम PGF को PXS से भी लिखते हैं, या कभी कभी आप देखेंगे इसको GXT से भी लिखा जा सकता है, तो आप जैसे भी कर पाएँ, बट मैं S मतलब ये वाला लेकर के चलता हूँ। तो ये S जो है हमारा e की पावर t, मतलब जहाँ जहाँ MGF में e की पावर t दे रखा है वहाँ पे ये इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब वो मैं क्या बता रहा हूँ वो जरा आप अगर देखना चाहो तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बाइनोमियल n, p। तो यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे MXT अगर आप देखो तो यहाँ पे हम MXT अगर हम देखें तो Q प्लस PET होता है और N होता है। मैंने अभी बताया जो ET ये दे रखा है, इसको अगर जो आप लिखना चाहो PGF में तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ये कैलकुलेट करना, तो ये तीन चीज़ें ये हो गई, और ये मैंने आपको तरीके बता दिए। इसमें सिर्फ आप एक कोई भी चीज़, चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ लो, चाहे आप MGF पढ़ लो, चाहे आप CGF PGF जो भी आप पढ़ सकते हो, ज़्यादातर आपको ये पढ़ना है, देन उसके बाद ये पढ़ना है। ये सबके लिए याद होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि MGF CGF PGF ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है। ऑलवेज जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही एग्जिस्ट करता है। तो ये दो तो आपको याद ही होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में। देन नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा वो तीन तो ये हमारे हो गए, और जो नेक्स्ट हमें इसमें देखना पड़ेगा, चूँकि अगर ये आपको पता होगा, ये पता होगा, इसी में मीन वेरिएंस आ जाता है। देन इसके बाद में आपको मॉड पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए, मतलब मीडियन पता होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। देन इसके बाद में आपको गामा 1 या गामा 2 या इसी को हम कह सकते हैं बीटा 1 बीटा 2, ये आपको स्क्यूनेस कर्टोसिस पता लगा मतलब पता करने में आपको यूज होगा। इतनी चीज़ें तो आपको मतलब बेसिक है, ये आपको पता होगा तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसको अगर मिटा कर और इस क्वेश्चन पे हम आते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, कुमुलेंट्स पूछे गए हैं। तो कुमुलेंट्स से पहले आप MXT आपको पता होना चाहिए। तो e की पावर इसके लिए अगर देखना है तो म्यू t प्लस का t²/2 सिग्मा स्क्वायर होगा। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम अब इसका हम कुमुलेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो ये अभी मैंने आपको बताया है लॉग, और यहाँ पे बेस ई होता है। जब किसी भी लॉग के नीचे अगर ई नहीं लिखा है तो आप हमेशा मानेंगे कि वो बेस ई की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर जब हम ये लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू t प्लस t²/2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, ये तो इसके लिए हो गया जब हमारा x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा इसके लिए। अच्छा, x अगर जो बाद में नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा के लिए है तब तो ये हमारा हो गया x माइनस म्यू अगर हम कर लें, और n 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, इसको सपोज हम मान लेते हैं y। तो जब MYT के लिए अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू 0 करेंगे और ये हमारा हो जाएगा t का स्क्वायर सिग्मा इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम z इसको बना लें तो x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, तो ये n 0,1 हो जाएगा, मतलब म्यू की वैल्यू 0 लिखेंगे और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो MZT, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन मतलब t का स्क्वायर,
ये हमारा हो जाएगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हम देखें इसके लिए ये हमारा आंसर सही है। अब ये हम देखते हैं कहाँ पर ये दे रखा है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये प्लस का दे रखा है, माइनस का दे रखा है, और यहाँ पे ये प्लस का दे रखा है। चूंकि हमें कुमलेंस पता करने थे तो ये हमारा इसका कुमलेंस ये हो गया। बट आप देखो अच्छे से, 5xt अगर जो बाद में मुझे ये इसके लिए लिखना पड़ता तो म्यू टी आई होता, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता टी का स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर जो होता है वो हमारा माइनस का 1 होता है, 2 हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस केस में हमारा यही वाला आंसर सही होगा, और जितने भी दे रखे हैं ये गलत है। अगर आपने एक बार भी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो आप तुरंत इन दोनों को तो कैंसिल आउट ही कर देंगे, बाकी जो बचेंगे दो इसमें तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम मूव करें और अगर हम देखें नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 9th नंबर है, क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, और ये आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, या आप इसको ये कह सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें बोल रहा है कि कौन सा होल्ड नहीं करता है। देखो ये पहले देखो, एक्स अगर जो बाय द वे गामा अल्फा कॉमा बीटा ये दे रखा है, ये कुछ ये वाला आपसे पूछ रहा है कि x प्लस अगर ये हम करें तो क्या ये गामा को ही करेगा? बिल्कुल करेगा गामा को। जब आप चीज़ें करेंगे इसमें तो आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे y अगर जो बाय द वे ये होता, ये हमारा हो जाता सोचो लैम्डा, और ये हमारा हो जाता बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस लैम्डा और ये हमारा बीटा हो जाता। तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो x अगर जो लैम्डा 1 है, y अगर जो बाय द वे प्रोबेबिलिटी लैम्डा 2 है, तो इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये हम देखेंगे अगर यहाँ पे तो x प्लस वाई जो है हमारा वो हमारा मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा, तो ये भी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा नॉर्मल के लिए चेक करना है, तो नॉर्मल अगर x नॉर्मल म्यू 1 कॉमा म्यू 2 मतलब म्यू 1 स्क्वायर अगर ये दे रखा है, y अगर दे रखा है नॉर्मल म्यू 2 कॉमा सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई अगर जो आपसे पूछ लिया गया तो ये नॉर्मल म्यू 1 प्लस म्यू 2 हो जाएगा, और सिग्मा के लिए हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों तो एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बचा है ये नहीं करता है, बट मैं आपको ये मैं बता दूं, देखो एक होता है कि जो क्वेश्चन मतलब जो जनरलाइज करके लिखा गया है, एक होता है जो बनाया गया है। जो अभी आप आईएसएस पढ़ेंगे तो आईएसएस में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक मैं पढ़ाऊंगा निगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, और एक मैं पढ़ाऊंगा आपको, या इसको मैं वाई मान लेता हूँ, निगेटिव बाइनोमियल, बस यहाँ पे पास्कल लग जाता है, पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। इसमें होता क्या है, इसमें x की जो लिमिट रहेगी वो 0 1 2 डॉट डॉट करके चलेगी, और इसमें जो वैल्यू रहेगी वो हमारी, जैसे सपोज y के लिए अगर देखें तो ये हमारा r हो जाएगा, r प्लस 1 हो जाएगा, ये इसी तरह से चलता जाएगा, कॉमा r प्लस 2 के लिए। तो ये हमारा होता है y बराबर x प्लस n। ये मैं अभी नहीं, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कराऊंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हमारा हो जाता है पास्कल निगेटिव बाइनोमियल, ये हमारा हो जाता है निगेटिव बाइनोमियल, और खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। आप ये भी ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे चूंकि ये पूछ लिया गया है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब मैं ये कराऊंगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो अगर x प्लस यहाँ पे मैं सपोज ये मान लेता कि ये x1 है, और ये इसी तरह से x2 अगर जो निगेटिव बाइनोमियल, इसको हम देखेंगे तो जब हम y बनाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये निगेटिव पास्कल निगेटिव बाइनोमियल को होल्ड कर जाएगा। बट यहाँ पे ये एक तुम समझ लो कि जैसे x बराबर 0 1 2 ये इसके लिए है, और किसी ने सिर्फ 0 को हटा करके 1 2 3 इसके लिए उसने कर दिया चीज़ें, और उसका कुछ सपोज ये अगर निगेटिव बाइनोमियल सपोज मान लो, और ये मान लो कि इसको कुछ और नाम दे दिया पास्कल मान लो, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। तो देखो बात ये दोनों एक नहीं है, ये एक जनरल है, जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला हो सकता है वो चीज़ें यहाँ पे अब ऐसे समझो, एक मिनट को मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। जैसे ये कोई फार्मूला है, इससे एक्सपेक्टेशन नहीं कैलकुलेट होता, जैसे हाँ ये आप इससे जरूर रिलेट करोगे। ये एक मिनट देखो, आपने कॉची डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पढ़ा है खूब अच्छे से। इसकी जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, ये भी आपने पढ़ा है। इसके लिए आप देखेंगे कि मीन वेरिएंस ये होल्ड नहीं करता है, ये आप देखेंगे, चेक भी करेंगे और ये आपको आता भी होगा।
बट होगा क्या माइनस इन्फिनिटी, और बट होगा क्या जब आप ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि एक्स तो यही रहेगा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रंकेट जो करना है वो बोथ साइड करना है और एक्स की जो लिमिट है वो फिक्स कर दी जाएगी, मतलब माइनस बीटा से बीटा। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ये होल्ड नहीं कर रहा था, बट इस केस में ये होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? अब अगर जो बात है कहीं पर अगर सोचो ऐसे ही, अब क्वेश्चन इसी में यहीं पास ये दे रखा होता, ये नहीं होता, और ये लिखा होता कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे लिखता कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को, कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मीन वेरिएंस को उसका कैलकुलेट नहीं होता है, और यहाँ पे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो आपने अगर सपोज ये पढ़ लिया तो आप तो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो कर सकते हैं, नहीं, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये तो आपने अलग से तरीका या आप अलग से कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो, उससे चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपको मैंने बता दिया है कि इसका ऑप्शन जो हमारा निगेटिव बाइनोमियल रहेगा, और मैंने तरीका भी बताया है, ऐसे ही नहीं मैंने चीज़ें कराई हैं। बट देखो यहाँ पे एक बात देखो सिंपल सी है, जैसे अभी मैंने वो बीटा उसके लिए मैंने बताया, तो इसके लिए आपको वीडियोस अच्छे से देखनी पड़ेंगी। रीज़न बस सिंपल सा यही है कि आप जब देखेंगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। वहाँ पे मैंने बिल्कुल, अब जैसे बात कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, आप अगर जो बात, अब ये मुझे नहीं पता है आज अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप कब देखेंगे, बट आप फ्यूचर में कभी अगर देख रहे हैं, शायद मतलब ऐसा मान लो कि 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद या 10 साल बाद भी देख रहे हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं है, तो आप जा करके चीज़ें अगर मेरे चैनल पे अगर ये लिखो जा करके ISS एग्ज़ाम और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सपोज मान ले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट करके, ये ISS एग्ज़ाम चाहे आप आगे लगा लो या इसके बाद में लिख लो, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्ज़ाम आप लिखोगे, मेरा पहला ही वीडियो आपको मिलेगा, उसको बढ़िया से अच्छे से चेकआउट करो, उसको पूरा देखो। या फिर अगर आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है तो आप टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम है टाइम लगेगा, और उस चीज़ को आप, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया है तो उससे पहले मैंने उसके कॉन्सेप्ट बताए होंगे, चीज़ें बताई होंगी क्या क्या यूज़ होगा, जैसे रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, MGF, CGF, तो ये सब आप पहले जाकर के अच्छे से पढ़ो, देखो कि कैसे मैंने चीज़ें कराई हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ और आप देख लेना। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये जरा हम देख लेते हैं। देखो इसके लिए ये तो मीन होता है, ये हमारा वेरिएंस होता है, ये तो हर बच्चे को, मतलब जो स्टैटिस्टिक का होगा उसको जरूर पता होगा, बट जो मेन चीज़ है वो जरा हम देख लेते हैं। म्यू n मान लेते हैं, म्यू 2n, तो ये हमारा होता है 1,3, 1 कॉमा नहीं होगा, 1 डॉट का मीनिंग यहाँ पे ये, इसको आप ऐसे मानो मल्टीप्लाई में लिखा है ये इस तरह से, 5 डॉट करके 2n माइनस का 3 लिख लो, 2n माइनस का 1। अब यहाँ से और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर की पावर 2n, क्या यहाँ पे n हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बात है, मुझे अगर ये आपको पता है तो आप वेरिएंस ये सारा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम एक बार दोबारा लिख दें, म्यू 2n बराबर हो जाएगा 135 डॉट, ये हमारा हो जाएगा 2n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा, या इसको यहाँ पे हम 3 लिख लें, 2n माइनस का 1 हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर की होल पावर n लिख लेंगे। अब अगर जो बात है हमें n बराबर अगर हम, और हाँ ये भी आप ध्यान रखो, म्यू 2n प्लस 1 ये हमारा 0 होता है, ये मतलब ऑड के लिए इसमें 0 होता है, इवन जब होगा तो हमारा ये होगा। ये रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट ये रिलेशन भी पूछ लेगा। अब n की वैल्यू अगर हम 1 लिख लें तो यहाँ पे अगर हम देखें, और अगर कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी 0 1 2 डॉट। अब यहाँ पे मैं अगर 1 लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा म्यू 2 के लिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अगर हम देखें, यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर हम 1 लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस का 3, ये माइनस का 1 आएगा, और वेरिएंस आपको पता भी है कि वेरिएंस निगेटिव नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखेंगे 2 और n की वैल्यू 1 है माइनस का 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये ले सकते हैं। तो ये इतना ही सिर्फ लेना है, तो मतलब यहाँ पे 1 को लिखें या ना लिखें, और सिग्मा स्क्वायर की पावर n है तो n हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बात है हमें म्यू 3 अगर हमें पूछ लेता है तो 0 होता है, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बाद में देखें म्यू 4, तो म्यू 4 हमारा होता है सिग्मा की पावर 4, और ये हमारा हो जाएगा 3। कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डॉट
531 सिग्मा स्क्वायर एन। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें, यहाँ पे अगर जो बाद में एन की वैल्यू अगर हम 2 लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 1, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 माइनस का 3 हो जाएगा। और ये इसी तरह से उधर की वैल्यूज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा 2n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा, यही मैंने लिखा है। इसका मतलब जब आप n की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है और साथ में ये लेना है। जब म्यू की वैल्यू 2 लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। जब इसी तरह से 3 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बट मेरा जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पे अगर जो बाय द म्यू 1 डैश देखें तो ये म्यू है, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स हैं, ये हमारा क्या है, रॉ मूवमेंट है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी जो भी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछ लिया है, फोर्स सेंट्रल मूवमेंट। अच्छा, और अगर जो बाद में एक चीज़ और, अगर आप वो भी भूल जाते हैं जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, तो आप ये देखो कि स्क्यूनेस अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए जो नॉर्मल के लिए जो स्क्यूनेस होता है वो हमारा होता है सिमेट्रिकल। और ये आप उसके ग्राफ से भी देखकर पता लगा सकते हो कि वो सिमेट्रिकल होता है। जो मतलब जितना पार्ट इधर होता है उतना ही पार्ट इधर होता है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नाम ही उसका है। और इसी तरह से अगर कर्टोसिस अगर आप देखेंगे तो बीटा 2 जो हमारा होता है वो 0 होता है, बीटा 2 हमारा 3 होता है, और हमारा जो गामा 2 होता है वो हमारा 0 होता है। तो बीटा 2 मैंने अभी आपको बताया भी था, अगर नहीं भी बताया तो आप ये देख लो, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 की पावर 2, और ये हमारा 3 है। यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू 4 अगर हम देखें ये, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है मेसोकार्टिक। ये सब क्वेश्चन आपसे आप देखोगे अभी आगे किया, ये सब क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। और इसमें याद रखो कि ये हमारा म्यू मतलब सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट में, मीन के जो अबाउट में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे अगर जो म्यू 3 मतलब म्यू 4 अगर हम निकालना पड़ता तो यहाँ पे हम देखो 3 टाइम्स म्यू 2 का स्क्वायर, 3 लिखेंगे। म्यू 2 की वैल्यू देखो मैंने अभी बताई थी, ये है, और इसका भी स्क्वायर 3 सिग्मा की पावर 4। देखो यही ये क्वेश्चन चाहे आप उस तरह से भी निकालें, इस तरह। देखो जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, जब सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो कभी एक चीज़ लैग करेगी तो आप दूसरी नहीं पकड़ पाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर पढ़ रहे हो उसको बढ़िया से अच्छे से आप लिख कर रखो। और हाँ, ये जो PDF है अगर आपको ये, क्योंकि आप अगर यहाँ पे टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे या आप यूट्यूब पर, आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी अगर देखेंगे टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे एक जो भी PDF होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ये मैं PDF वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने पूरे जितने भी RPSC में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन, जो भी ईयर में क्वेश्चन पेपर आया है वो मैंने वहाँ पे अटैच कर रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। अब यहाँ पे अगर जो बात है मुझे अगर कैलकुलेट करना पड़े, ये अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे म्यू 4, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्थ के लिए, और मैंने अभी बताया था आपसे, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, सेकेंड, और इसी तरह से रॉ मूवमेंट, या उसी को पूछने का तरीका वो बदल दे। और वो यहाँ पे अगर जो बात है इसी केस में ये भी पूछ सकता था x माइनस का, और यहाँ पे मीन सपोज दे देता 2, ये कुछ हमारा दे देता, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएंस है। अगर जो यहाँ पे 4 लगा होता तो ये हमारा फोर्थ हो जाता। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया 3 सिग्मा की पावर 4, और यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, मतलब सिग्मा 2 देखो, ये देखो हमारा दे रखा है 4, और इसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 3 इंटू 16 ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको हम करेंगे 48, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जो हमारा है, जो सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी करता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज़रा देखना, और बहुत अच्छा इसको जब आप ये आप डालेंगे ISS एग्ज़ाम, और ये अगर आप रिलेशन डालते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशन क्या होता है, तो ये डालिएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्ज़ाम। देखो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, वेरिएंस, मीन, या आप कह सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, या स्क्यूनेस, कर्टोसिस, या आप सैम्पलिंग, रिग्रेशन, कुछ भी, तो वो आप अगर जो ISS एग्ज़ाम, जैसा सैम्पलिंग अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, सैम्पलिंग में भी आपको पढ़ना है स्ट्रैटिफाइड, तो स्ट्रैटिफाइड डालो और ISS एग्ज़ाम, मतलब ISS एग्ज़ाम किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप लगाएंगे तो आपको तुरंत वीडियो मेरा मिलेगा। तो आप देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, आप अगर ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ISS एग्ज़ाम अगर डालेंगे तो आपको पहला ही वीडियो मिलेगा। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया इनमें डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में देखो किस तरह से फ़र्क होता है।
ये सपोज, एक मिनट मैं इसको हटा के दोबारा बनाता हूँ। ये देखो ज़रा, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा होगा ग्राफ, और जो इसका होता है ये कुछ इस तरह से रहता है। मतलब ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा कॉची है। ये अच्छे से अभी नहीं बना है, बट आप समझने के लिए बस इतना देख सकते हो। इसमें डिफरेंस बस ये होता है, नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अबाउट होता है सिमेट्रिकल मीन के, चूँकि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बात तो आप यही देख लो कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन एक्स मतलब मीन और वेरिएंस और रॉ मूवमेंट या सेंट्रल मूवमेंट कोई भी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती। उसमें सिर्फ मीन मतलब मीडियन और हमारा मॉड, यही दोनों कैलकुलेट होते हैं और कुछ भी कैलकुलेट नहीं होता है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको देखना है तो जो इसका मीन होता है, मीडियन होता है, और इसका जो मॉड होता है वो हमारा म्यू होता है। जब हमारा एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि मीन उसमें कैलकुलेट नहीं होता है और ये मीन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये मीडियन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जो चीज़ मतलब कैलकुलेट की गई है उसी के अबाउट होगा, तो ये मीडियन इक्वल टू होता है इसमें मॉड। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हमारा, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा इसके लिए होता है, बट इसको मैंने अच्छे से, और अगर जो आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वहाँ पे जा करके भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। वैसे भी चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। और देखो अब ये आपको बताना है कि मुझे सिर्फ इसमें जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेस्ट है, या मुझे इसमें सिर्फ आपको उसका आंसर क्या होना चाहिए मैं वो बता दूँ। ये आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा, देखते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि बस उसका आंसर बताऊँ या उसका एक्सप्लेनेशन भी दूँ कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या उसमें बताया गया। आप जैसा आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं आगे जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगा। और अगर जो बाद में सही लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट, तो ये आप कमेंट भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि x अगर जो बाय द वे हमारा 0,1 को फॉलो कर रहा है, y अगर हमारा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा ये कुछ इसकी बात बोल रहा है, तो t जो हमारा होता है वो x अपॉन में अंडर रूट, और ये हमारा होता है y अपॉन में n, ये हमारा होता है t n हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ फॉलो करता है। तो ये हमारा जो होता है, इसके लिए अगर हम देखें तो ये जो हमारा है ये हमारा है फिशर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है हमारा ये क्या है, ये फिशर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से जब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें इसमें ही, अगर जो बाद में ये कुछ दे रखा है, x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और इसी तरह से z अगर जो बाद में हम मान लें n 0,1 ये हो जाएगा, और इसी तरह से y अगर जो बाद में हम मान लें n मतलब y जो है हमारा वो कॉची n,1 को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम ये देखें तो ये इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y अपॉन में n-1, तो ये हमारा t n-1 हो जाएगा। ये भी अभी फिशर ही है, बट जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो हम जरा दिखाते हैं आपको। देखो y जो है हमारा ये हमारा कुछ इस तरह से आया होगा सिग्मा स्क्वायर। तो ये अगर जो हम इसको s अगर जो मान लेते हैं, s से अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को अगर हम रखें, जैसे चलो मैं अच्छे से बताता हूँ। इस केस में जो इस केस में रहेगा वो हमारा ये हमारा फिशर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये हमारा सही है। बट मुझे आपको एक जो इसका ये टी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी बताना है। तो इसके लिए क्या होगा वो जरा आप देख लो। तो इसके लिए जरा हम देखते हैं, और देखो x फॉलो कर रहा है अगर जो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, z बराबर अगर x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, और यहाँ पे हम i मान सकते हैं, मतलब x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn की तरह ये दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा n 0,1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में मैं xi माइनस का x बार, और x बार भी अगर जो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हमें पता है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। अगर जो इसको हम इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा जो फॉलो करता है वो हमारा
कॉची n-1 को करता है, मतलब काई डिस्ट्रीब्यूशन को। और इसको भी अगर जो बाय द वे हम देखें तो यहाँ पे अगर जो s अगर जो हम देख लेते हैं, एस स्क्वायर बराबर n-1 अगर दे रखा है, समेसन एक्स आई माइनस का एक्स बार अगर दे रखा है, तो हम इसको अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम ये कुछ लिख सकते हैं n-1 मैं इधर ले गया और एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये हम इसको कुछ ये भी लिख सकते हैं n-1। और ये देखो अभी मैंने बताया t बराबर z अपॉन में y माइनस का मतलब y डिवाइडेड बाई ये है, तो ये हमारा t n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू अगर हम देखें तो हम ये लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x i माइनस का म्यू, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं अगर जो हम इसको यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सिग्मा इंटू में n हो जाएगा, ये हमारा z हो जाएगा, ये भी एक z का है, ये हमारा अंडर रूट, और ये हमारा n0,1 हो गया। तो सपोज़ ये ना लिख करके मैं ये कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अंडर रूट में n। और ये अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू यहाँ पे y, ये हमारा पूरा y था, इसको अगर जो हम देखें तो ये हमारा y है, ये भी वैल्यू जो दे रखी है ये y है, इसको जब हम अंडर रूट में लिखेंगे तो n-1 सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर, ये हमारा कुछ हो जाएगा। और अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो एक्स आई जो है हमारा वो n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो एक्स बार जो है हमारा वो n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम देखें z अगर इसके लिए बनाएं तो x बार माइनस का म्यू सिग्मा अंडर रूट में डिवाइडेड बाई अंडर रूट में n, ये हमारा हो जाएगा n0,1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम n-1 एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं i बराबर 1 to n एक्स आई माइनस का एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये हमारा जो फॉलो करेगा ये सिग्मा स्क्वायर n-1 को करेगा। तो जब हम इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो t बराबर हमारा है z अपॉन में y अपॉन में n, और ये हमारा कुछ है y, तो ये n-1, तो ये हमारा फॉलो करेगा t n-1। जब अभी सिर्फ जब इतना लिखा है तो ये फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इसको जब हम ओपन करेंगे तब हम देख लेते हैं, तब हम लोग देख लेते हैं। हाँ अब जब इसको हमें अगर ओपन करना पड़े तो ओपन करके देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू अगर z की लिखें तो x बार माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें अंडर रूट में मुझे लिखना है, अंडर रूट में हमें क्या लिखना है n-1, तो n-1 हो जाएगा। और चूंकि एस स्क्वायर दे रखा है डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, और ये हमारा साथ में n-1 दे रखा था n-1, तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चूंकि अंडर रूट में है, देखो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर है तो ये सिग्मा बचेगा, तो नीचे सिग्मा, ये वाला सिग्मा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो t बचेगा वो x बार माइनस का म्यू, और ये हमारा बचेगा s, देखें ये s अगर हम बाहर निकालें, और ये हमारा n, तो ये हमारा t n-1 को फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। यही देखो यहाँ पे इसने पूछा था इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले में क्वेश्चन में देखो जब ये कुछ इस तरह से दे रखा है तब हमारा फिशर रहेगा, बट अगर जो बाद में एक्स बार माइनस का म्यू, और यहाँ पे भी इसने कुछ ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू, और ये हमारा हो जाएगा एस अंडर रूट में एन। अगर इसको याद करना है कैसे याद करेंगे, तो ये याद रखो कि एस जो होता है इसमें भी एस ही होता है, बस यहाँ पे एस का मीनिंग अलग अलग है। ये सिर्फ याद करने के लिए कि स्टूडेंट यहाँ से ही ये हो सकता है। एफ फिशर ये वाला होता है इसके लिए, और ये नॉर्मल ये दोनों तो नहीं होंगे इसके लिए। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बाद में हम मूव करें और देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला अगर जो हम क्वेश्चन देखें, एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बोल रहा है एन को, और ये आपको अगर आता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। एन ये कन्वर्जन होता है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस सिंबल से लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और काई डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब को सिर्फ गामा का मतलब सिर्फ अगर आपने गामा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये अपने आप वहाँ पे हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, और ये सब कैसे आप देखेंगे ये मैंने आपको बार बार मैं बता भी रहा हूँ। आप जा करके
चैनल पे अगर आप लिखेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूट्यूब चैनल पे और गामा डिस्ट्रीब्यूशन आईएसएस एग्ज़ाम, तो आपको मेरा जो वीडियो है वो मिलेगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराई हैं, वो आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा होता है, और यहाँ पे देखो चूँकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा, वो हमारा ये दे रखा है 2। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें गामा में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ये भी 2 है, 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब 1। तो इसको हम देखो, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर x फॉलो कर रहा है, ये देखो जरा x फॉलो कर रहा है, लैम्डा कह दें, तो ये जो इसको अगर जो हमें गामा में अगर ले जाना है, तो ये हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये देखो कुछ इसी प्रकार से। तो ये हमारा को क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। मतलब अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख लो कि क्या इसके लिए सही होगा, तो इसके लिए हमारा ये सही हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आईएसएस में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको याद होने चाहिए ये चीज़ें। ये जब तक आप रिजल्ट नहीं याद करोगे तो आपको चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। नेक्स्ट देखो, अगर हम मूव करें, नेक्स्ट अगर हमें देखना हो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्स आई जो है हमारा वो म्यू आई कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर दे रखा है। देन कह रहा है मीन बताओ और उसका वेरिएंस मतलब बता दो। तो देखो, अगर जो आपको ये पता है काई डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए अगर जो बात है गामा की चीज़ें पता हैं तब भी हो जाएगा। सपोज एक्स फॉलो कर रहा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा हो जाएगा। वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हमारा हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन में बीटा का स्क्वायर। और ये आपको अगर ये कन्वर्जन पता है, क्या n/2 होता है, 1/2 होता है। ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हमारा हो गया बीटा। अगर इसको अगर हम इसमें अगर हम रख के देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू n/2 हो जाएगी, और बीटा जो है हमारा वो हमारा 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप वेरिएंस देखेंगे, वेरिएंस में जब यहाँ पे लिखेंगे तो देखो यहाँ पे n/2 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 2n हो जाएगा। तो ये इसके लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, n मीन आ गया, 2n वेरिएंस आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके लिए ही पूछा गया है कि नहीं। हो सकता भाई ये भी हो सकता है n-1। तो अब ज़रा देखो, अगर जो बात में n-1 होता तो यहाँ पे 2n-1 हो जाता, मतलब 2n-2, या तो हम ये लिख सकते हैं n-1 2। अब ज़रा देखो, ये देखो ये यहाँ पे तो सही है, तो मतलब मीन तो सही दिख रहा है, बट वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो वेरिएंस यहाँ पे ये इसका मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये इसी की बात कर रहा है। और देखो ये जस्ट इधर से उधर लिखा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये देखो वेरिएंस और ये देखो मीन, तो हमारा जो चूँकि हमें ये देखो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है। सपोज़ किसी ने वेरिएंस पहले निकाल लिया तो वेरिएंस 2n लिखा और ये गलत हो जाएगा। देखो ये इसका मीनिंग ये होता है मीन, और फिर देखो लिखा है वेरिएंस, तो इसका मतलब मीन ये है, वेरिएंस ये है। तो जो भी चीज़ आपको लिखनी है, मतलब जो भी चीज़ जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पहले लिखना है और वेरिएंस एक्स लिखना है। अगर यही ये लिखा होता वेरिएंस एक्स, मतलब यहाँ पे वेरिएंस पहले लिखा होता और ये तो रिस्पेक्टिवली पहले आप वेरिएंस देते फिर हो, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसमें आप गलत मत कर देना, पता लगे कि आप पहले वेरिएंस अगर निकाल लिए तो खटाक से ये कर दिया, बट होगा ये। और पहली बात ये वहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये याद नहीं कोई करता है, ये कर लेता है, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो आप तुरंत आपने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, तो ये तो तुरंत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अब यहाँ से देखो ये पेपर सेकंड का है। पेपर सेकंड जो इन्फ्रेंस है उसका टॉपिक है, मतलब उसके लिए किया गया है, तो नहीं कोई करता है, ये कर लेता है, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो आप तुरंत आपने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, तो ये तो तुरंत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अब यहाँ से देखो ये पेपर सेकंड का है। पेपर सेकंड जो इन्फ्रेंस है उसका टॉपिक है, मतलब उसके लिए किया गया है। तो देखो पेपर जो हमारा ये होता है, ये इसमें होता क्या है कि एक्स, यहाँ पे अगर हम देखें लिखा है 95% जो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है फॉर म्यू के लिए हमें बताना है। तो देखो पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे 95% का मीनिंग क्या हो गया, 95% का मीनिंग हो गया कि ये जो रीज़न है ये 95% ये रीज़न है। जो बचा है रीज़न कौन सा बचा है, ये वाला एक बचा है और ये बचा है। ये क्या होता है, अल्फ़ा/2 होता है, ये भी अल्फ़ा/2 होता है। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा जो आप निकालोगे तो इसका जो वायद ये जो हमारा अल्फ़ा होगा वो हमारा, चाहे तो आप देखो इसको अगर जो बात है 0.95 अगर परसेंटेज को इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस का 0.95 से अगर वो करें तो ये हमारा हो जाएगा 0. देखो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
या तो आप परसेंटेज में जब आप करेंगे तो अल्फा बराबर 5% आप लिखेंगे, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तब भी ये यही आ जाएगा। तो बात दोनों में एक ही है। अब इसी पे टी पूछ रहा है, तो जब आप टी करोगे तो टी के लिए आप चीज़ें निकालोगे। अब देखो यहाँ पे अगर जो हम देखें, इसको हटाएं, ये तो इसके लिए होता है। अब टी में देखो क्या होता है, टी में आपको क्या करना पड़ेगा, टी का जो ग्राफ होता है वो कुछ ये इस तरह से बनता है। 95 सपोज ये वाला बन गया है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा तो ये अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 5% जब 95 दे रखा है, और ये ज़्यादातर 95 पे ही पूछता है, तो ये भी मतलब ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। तो अब इसमें होता क्या है, ये ज़रा देख लेते हैं। ये होता है एक्स बार प्लस माइनस, क्या पूछा है, कॉन्फिडेंस लिमिट। लिमिट का मीनिंग हो गया, पहले आप जैसे एक्स बार और ये हो गया हमारा टी अल्फ़ा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एस अपॉन में अंडर रूट एन, और इसी तरह से ये हो गया, और ये इसी तरह से प्लस लगाएंगे तो कॉमा करके प्लस लगा करके लिख लेंगे। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक्स अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे अगर ये नोन है, मतलब सिग्मा स्क्वायर अगर क्या है, नोन है, तब एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा, और ये हमारा होता है सिग्मा अंडर रूट में एन। अब ये कैसे आएगा, तो देखो एक्स बार जो होता है वो एन जीरो मतलब म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये मैंने अभी बताया। इसका वेरिएंस यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस ये हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा अंडर रूट में एन, तो ये हमारा कुछ ये यहाँ पे दे रखा होता है और जेड के साथ। बट अगर जो बाय द वे यही बोल दें कि सिग्मा स्क्वायर ये अननोन है, मतलब पता नहीं, तब इसको भी एस्टिमेट किया जाता है, वो हमारा इस तरह से करते हैं। देखो इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/n समेसन करके लिखते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें ये करके करते हैं, मतलब ये हमारा होता है, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। ये हमारा है मीन स्क्वायर पॉपुलेशन, ये हमारा वेरिएंस है, और ये हमारा पॉपुलेशन मीन स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, जब क्वेश्चन में कभी नहीं दे रखा होगा तो आप ये मान के चलिए, पहली बार यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर जेड लिखा होता तब हम कुछ सोचते। चूंकि जेड नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो माना गया है वो अननोन ही माना गया है। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि नोन है अननोन, तो आप हमेशा अननोन मानेंगे। ये ठीक आप जैसे सैम्पलिंग में पढ़ोगे, तो सैम्पलिंग में अगर चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो WOR के लिए ही मानोगे, WR के लिए वो देगा तभी आप उसको करोगे, वैसे इन जनरल आप WOR के लिए ही मानोगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर जो हम बाद में देखना चाहें तो यहाँ पे ये वाला देखो, टी जब भी टी का लिखा जाएगा तो वहाँ पे एस आएगा, तो चूंकि ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है, और यहाँ पे देखो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐड है, तो ये भी नहीं होता है, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता है, फर्स्ट वाला ही सही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर जो बाद में हमें देखना पड़े, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा। देखो अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है, तो एफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। एफ की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम पहले अच्छे से समझते हैं, फिर बाद में मैं इस क्वेश्चन पे आपको आके समझाता हूँ। देखो एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलो कर रहा है, अगर एफ एम कॉमा एन को, देखो ऑर्डर इसका बदल, अगर बाद में कोई किसी ने अगर जो एन कॉमा एम से पढ़ा है तो वो इसी तरह से भी पढ़ेगा, बट मैं इसके लिए लिखा रहा हूँ, तो इसी के लिए आपको चीज़ें याद रखनी है। इसमें कुछ चीज़ें आप याद रखो, हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, एन कॉमा एन माइनस 2, और इसी तरह से इसका जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो इसका हम लिखेंगे तो वो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस हमारा होगा यहाँ पे 2n स्क्वायर ब्रैकेट में m प्लस n माइनस का 2 डिवाइडेड बाई m n माइनस का 2, और ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी होगा और n माइनस का 4 रहेगा। यहाँ पे अगर जो बाद में आप ये देखो तो यहाँ पे n जो होगा हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, और यहाँ पे अगर जो हम देखें तो यहाँ पे हमारा अगर देखें तो n जो है वो हमारा 4 से ग्रेटर होना चाहिए। और इसी तरह से अगर जो हम इसका मॉड देखें तो मॉड होता है m अपॉन m माइनस का 2 n और n माइन प्लस का 2, ये हमारा कुछ मॉड होता है। और ये मॉड जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन हमेशा 1 से बड़ा होगा। और जो हमारा मीन होगा, अब मीन और मॉड में जो रिलेशन होता है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो मीन जो होता है हमारा वो हमेशा, मीन जो होगा हमारा वो हमेशा बड़ा होगा मॉड से,
मीन अगर हमेशा बड़ा है मॉड से तो ये मैंने आपको देखो ये पढ़ा रखा है। और हाँ, यहीं पे तुरंत अगर जो बात है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी याद कर लो, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेक्टेशन एक्स होता है वो 0 होता है, इसका जो वेरिएंस होता है वो ये होता है, सेम यहीं पे लिख देना है। इसीलिए मैंने ये इसको इस तरह से लिखा है। मैं चाहता तो इसको n कॉमा m से भी लिख सकता था, तो यहाँ पे मुझे m करना पड़ता है, m माइनस का 2 करना पड़ता है। तो वो थोड़ा यहाँ पे सब देखो, मैं जितनी भी चीज़ें आपको समझाऊंगा वो रिलेवेंट मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी वो समझाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं आज कोई एक चीज़ जिसके बारे में मैंने आज कोई फार्मूला पढ़ा है उसको मैंने किसी अलग तरीके से पढ़ा है, देन उसको मैं नेक्स्ट या किसी अदर क्वेश्चन में मैं अलग पढ़ाऊँ। नहीं, मेरे जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा बिल्कुल सेम चलेगा, उसमें मैं चेंजेस नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एन को अगर यही लेता हूँ तो मैं यही लूँगा। बहुत जगह आप देखोगे न्यू ले रखा होगा, न्यू -1 ले रखा होगा, बट मैं एन के लिए मुझे पता है कर लेंगे, फिर बाद में न्यू के लिए कर लेंगे। ये होता है बेस्ट तरीका। अब जरा यहाँ पे देखो थोड़ा ये भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो। देखो ये हमारा एम से हम मीन को लिखते हैं, और इसको हम मीडियन से लिखते हैं, और इसको हम मॉड से लिखते हैं। इसी तरह से मीन, मीडियन, मॉड, इसी तरह से हम मीन, मीडियन, मॉड। अब यहाँ पे हम जरा देखें और देखो जरा, अगर जो ये कुछ इस तरह से दे रखा है तो ये हमारा निगेटिवली दे रखा है। अच्छा, निगेटिव अगर जो बात है एक्स अगर जो आपको पता होगा, ये अगर कुछ इस तरह से दे रखा है तो इसका मतलब ये निगेटिव की बात कर रहा है, तो जो ये साइन है वही यहाँ पे भी लगेगा। अच्छा, ये हो गया। अब इसके लिए अगर जो हम देखें तो ये अगर जो कुछ इस तरह से बनेगा तो ये हमारा पॉजिटिव के लिए होगा। अच्छा, पॉजिटिव अगर बाद में देखते होगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा होता था, तो ये इसके साइन ये हो जाएंगे जो यहाँ पे लगा है। ये मैं तरीका, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप भूलें नहीं कभी। और ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अगर कुछ इस तरह से दे रखा है मीन, वेरिएंस, ये सब मतलब मीन, मीडियन, मॉड जब इक्वल होगा तो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ये स्क्यूनेस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में या तो आप जाओ उसका मीन, वेरिएंस, इस बात सारी मीन आप पता करो। देखो स्क्यूनेस अगर जो आपको पता करना है, स्क्यूनेस अगर जो आपको पता करना है तो आपको ये तरीका पता होगा, ये आपको चीज़ पता होगी कि स्क्यूनेस मतलब अगर β2 अगर जो आपको पता करना है, β1 स्क्यूनेस β1 से लिखते हैं, तो इसमें μ3 का स्क्वायर अपॉन में μ2 का स्क्वायर, μ2 की पावर 3, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और साथ में γ1 जो हमारा होगा β1, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए और μ2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब μ3 और μ2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। μ2 तो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस मैंने f के लिए अभी लिख कर दिखाया है, फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ, 2n स्क्वायर ब्रैकेट में m प्लस n माइनस का 2 डिवाइडेड बाई m n माइनस का 2 का स्क्वायर और n माइनस का 4। आप सोचो इसी तरह से आप इसके लिए निकालेंगे, आप कैलकुलेट करोगे निकल भी जाएगा, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसलिए वो मीन, वेरिएंस और मतलब मीन, मॉड और मीडियन से चीज़ें हो जाती हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में अब ये याद ही रखो, ये याद कर लो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होगा हमारा वो हमारा हमेशा ग्रेटर होगा मॉड से। और अभी मैंने बताया था मीन, मीडियन, मॉड, इसमें क्या अगर जो बाद में हम ये देखें, ये हमारा अगर जो बात है ये देखो यहाँ पे ये इसकी बात की गई, ये छोड़ दिया गया, तो ये देखो ये बात बिल्कुल सही, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली होगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है, क्योंकि देखो ये करके भी देख लेना, पॉजिटिव के लिए ये बनता है साइन, तो ये सही है। अब यहाँ पे देखो लिखा है निगेटिवली स्क्यूड, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर लिखा है हाईली और फिर बाद में उससे कम, तो पहली बार नेगेटिव जहाँ जहाँ पे लिखा है ये तो गलत हो जाएगा। नॉट स्क्यूड ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ इसीलिए ज़रूरी है, ये देखो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो पॉजिटिवली ही होगा। यहाँ पे हाईली अगर ना भी लिखा होता तब भी काम चल जाता, बट इसने दे रखा है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ये देखना था। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट अगर जो हम करते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा दे रखा है x जो है हमारा वो नॉर्मल 0,1 के लिए दे रखा है, और देखो u आपको दे रखा है, u क्या दे रखा है आपको, x1 का स्क्वायर, और ये हमारा दे रखा है x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। अब जरा अच्छे से अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो जरा, देखो x1 अगर जो हमारा n 0,1 दे रखा है तो x1 का स्क्वायर ये आपको पता ही होना चाहिए, ये आप रट के लिख लो, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से तो इसका मतलब अब देखो ये हमारा ये हो गया, और इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं,
और इसी तरह से अगर जो हम जब इसके लिए करेंगे तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो अगर हम इसको y मान लेते हैं तो ये y और ये हमारा हो जाएगा, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, ये 1/2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, चूँकि इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गामा हमारा हो जाएगा 1 मतलब 2/2 हो जाएगा, और ये हमारा ये भी 2 हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में हम देखें, अब इसको अगर हम अच्छे से देखें, x जो है हमारा वो गामा अगर हम लिखें 1/2 दे रखा है, y जो है हमारा दे रखा है वो गामा, और ये हमारा दे रखा है 1, चूँकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 1/2। अब देखो यहाँ पे ये एक चीज़, ये एक रिजल्ट होता है अल्फ़ा कॉमा लैम्डा, या y बराबर होगा गामा बीटा कॉमा लैम्डा। तो x अपॉन में y जो होगा वो हमारा बीटा सेकेंड को फॉलो करेगा, और वो क्या फॉलो करेगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब इसको हम थोड़ा, इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट आपसे खूब पूछता है। x अगर जो फॉलो कर रहा है गामा अल्फ़ा कॉमा लैम्डा, y अगर फॉलो कर रहा है अल्फ़ा कॉम मतलब बीटा कॉमा लैम्डा, तो यहाँ पे देखो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है अल्फ़ा। तो इसका आप मीनिंग ये समझेंगे कि अल्फ़ा और उसके साथ में कोई एक कांस्टेंट टर्म लगा है, और ये यहाँ पे बीटा। अब देखो क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको कोई अगर जो बाद में सोचो, ये सिर्फ ये नहीं लिखा होता, मतलब ये इतना टर्म अगर नहीं लिखा होता और सिर्फ ये लिखा होता, तो यहाँ पे अगर कोई हो सकता उसको ये समझता अल्फ़ा कॉमा 1 भी लिख सकते हो। तो बस जो वहाँ पे लिखना है उसको यहाँ पे लिख लेना, ये होता है। तो यहाँ पे चूंकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है। तो इसमें 3 रिजल्ट होते हैं, वो याद कर लो। x प्लस वाई, ये मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है लैम्डा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। और x अपॉन वाई जो होता है ये हमारा बीटा सेकेंड को करेगा, और ये हमारा होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा। और इसी तरह से x अपॉन एक्स प्लस वाई ये हमारा हो जाएगा बीटा फर्स्ट अल्फ़ा कॉमा बीटा। और इसी के 2 रिजल्ट और होते हैं, ये इसी से देख सकते हैं। अगर y अपॉन एक्स अगर दे रखा है तो बीटा सेकेंड ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फ़ा, मतलब पलट जाएंगी वैल्यूज़, इधर से इधर हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर जो हम ये देखें कि y x प्लस वाई अगर लिखा है तो ये बीटा फर्स्ट हो जाता है, और ये हमारा अल्फ़ा, ये भी हमारा पलट जाएगा, बीटा कॉमा अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अब चूंकि देखो हमारे केस में क्या है दे रखा है, वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे केस में देखो u को माना गया है, और ये मैं मान लेता हूँ x दे रखा है, ये मान लेते हैं y दे रखा है, तो ये भी बीटा सेकेंड को फॉलो करेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था x जो है हमारा वो गामा 1/2 है, और जो y है वो हमारा गामा, अभी मैंने करके दिखाया, ये आपको पता भी होगा। और इसको अगर नहीं भी लिखता तो वो कुछ इस तरह से लिखता, हाँ आप इस वाले में देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। या तो इस तरह से लिखता, या तो यहाँ पे ये सिर्फ मैंने ये वाला लिखा है, और ये या तो इस तरह से लिखता। बट आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख करके भी पता लगा सकते हो, या नहीं भी लगाओगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये समझ लो अल्फ़ा दे रखा है, ये हमारा समझ लो बीटा दे रखा है। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा लिखा जाता है, और ये यहाँ पे बीटा सेकेंड है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, ये हमारा 1 हो गया। जो यहाँ पे ये इसकी मैं बात कर रहा था, इसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हमारा देख लेते हैं कहाँ पर, ये हमारा थर्ड पे, ये हमारा थर्ड पे हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट अगर जो हम देखते हैं इसी तरह से, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखते हैं तो ये देखो, देखो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और टी हमारा क्या दे रखा है n-1 दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो। और हमसे ये पूछ लिया गया है, ये उसने दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट ये क्वेश्चन में कभी कभी ये देगा नहीं आपको, बस ये लिख देगा कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड करो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो इसके लिए, अब इस क्वेश्चन में क्या मैं बता रहा था कि क्यों आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, वो ज़रा देख लो। और जो आपने पढ़ रखा है वही आप पढ़ के रखो, बाकी आपको कोई चीज़ को देखना नहीं है, ना सोचना है। देखो हम लोगों ने पढ़ा है, ये पढ़ा है x फॉलो कर रहा है t n के लिए। इसका देखो मैंने अभी बताया था एक्सपेक्टेशन x जो होता है वो 0 होता है, इसका जो वेरिएंस होता है वो होता है n-2, n-2, और ये हमारा हो जाएगा n ग्रेटर हो जाएगा 2 के।
अब अगर जो बाय द वे, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा μ2 है, और अभी हमें पता क्या करना है, μ4 भी पता करना है। अगर जिसमें देखो यहाँ पे μ4 भी पता करना है। अब μ4 तक हम ना जाएं और यहीं पे हम थोड़ा एक चीज़ अगर हम और देख लें, अगर जो बाय द वे मुझे ये करना पड़ता, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर जो बाय द वे हम देखें टी, अगर जो बाय द वे n-1 है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे अगर जो बाय द वे हम इसके लिए अगर μ2 अगर हम कैलकुलेट करते, तो ये हमारा हो जाता n-1 डिवाइडेड बाई n-3। तो इसका मतलब यहाँ पे n और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसी तरह से μ3 और इसी तरह से μ4, μ3 भी इसके लिए 0 होगा। अब यहाँ पे मैं इसको भी यहीं पे समझा देता हूँ, यहाँ पे ले जा करके, तो इसको आप जरा समझो अच्छे से। जब x फॉलो कर रहा है tn को, और जब x फॉलो कर रहा है tn-1 को। अब देखो यहाँ पे आरपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब गलत लिखा है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत दिया है। उसका मैं पहले मैं यहाँ पे देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा आप मत समझिएगा कि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो गलत है। देन आप खुद ही मतलब समझ सकते हो कि क्यों उसने मतलब गलत दिया होगा या उसका क्या रीज़न है। बट सही यही है, आपको टिक जो भी आप करना चाहो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीक़ों से आप देख सकते हो कि क्या आपके लिए सही रहेगा। और ये उसने सही भी नहीं किया है, यहाँ पे n जो होगा वो हमारा 2 होगा। इसी तरह से अगर जो बात है μ3 अगर जो हम देखें तो इसके लिए भी 0 होता है, और यहाँ पे अगर μ4 अगर हम देखें तो μ4 होता है 3n² डिवाइडेड बाई n-2, और ये होता है n-4। f में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से था, तो वहाँ से भी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वहाँ से चीज़ें मतलब वो उसमें भी था ना, यहाँ पे 3n, शायद वहाँ पे 2n था n², बट कुछ चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, तो आप थोड़ा मैच करके अगर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके लिए अगर आपको अगर देखा जाए तो n की वैल्यू देखोगे तो 4 से बड़ी हो तब ये मतलब कंडीशन होल्ड करेगी। अच्छा, जब यहीं पे ये हो जाएगा तो ये तो सेम रहेगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा। इसमें देखो क्या चेंज होगा, ये हमारा μ2 है, μ2 हमारा क्या होगा n-1 और n-2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी बढ़ जाएगी 3 के लिए। इसी तरह से अगर जो हम इसमें देखें μ4 में, तो ये हमारा हो जाएगा 3n-1 हो जाएगा, और इसी तरह से n-3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बात हम देखें तो ये यहाँ पे n अब कहाँ तक जाना चाहिए, 5, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए यहाँ से, ठीक। अब देखो, चूँकि क्वेश्चन उसने इसके लिए पूछा है, तो जब आप अगर जो बात है β2 अगर आप देखो μ4/μ2 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू पूरी लिखनी है, और देन ये जो वाला जो है इसका स्क्वायर वाला लिखना है। मतलब ये यहाँ पे देखो कुछ ये बता रहा है 3n-1 अगर जो हम ये लिखें और ये वाली वैल्यू लिखें तो n-3 और n-5 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू तो इसको अगर हम लिखें तो n-1, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, n-3 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये कैंसिल आउट होगा तो ये इससे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बचेगा वो 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा n-3 और डिवाइडेड बाई n-5। तो यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो n जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए इस केस में। अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्वेश्चन इन लोगों ने क्या किया है, जो इनका ऑप्शन है वो ऑप्शन इनका सही है, इन लोगों ने जो माना है वो ऑप्शन सही है, होना ये चाहिए। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है ये होना चाहिए, बट इन लोगों ने जो माना है आंसर वो ये माना है। तो आपको मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। देखो ये तब आएगा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n होगा। ये कब आएगा, जब x फॉलो करेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1 होगा। तो ये आप देख करके भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमारे मतलब आप अगर जो मुझे अगर देखना पड़े करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट यही है, आप इसको ही टिक करके रखना। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो हाँ, यहाँ पे अगर जो बात में ऑप्शन को ना देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा देता हूँ यहीं पे, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ जाए। हाँ ये देखो, 2 रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब हाँ यहाँ पे देखें 2 रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, एक x दे रखा है, एक y दे रखा है, और यहीं से u बराबर मान लिया गया है x माइनस का a h, और v बना लिया गया है y b माइनस का मतलब y माइनस का b डिवाइडेड बाई न्यू।
और ए बी हमारी कांस्टेंट हैं, ठीक उसी प्रकार से एच न्यू कांस्टेंट है, बट जो मेन डिफरेंस है वो जो एच है ये नॉट इक्वल टू न्यू है, मतलब सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 3 होगा ऐसा, या 3 यहाँ पे है 4 वहाँ पे, मतलब सेम वैल्यू नहीं है। और एच जो होगा या न्यू होगा ये दोनों क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? पहली बात तो एच जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर वो 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देन कह रहा है कोरिलेशन आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। मतलब जब कोरिलेशन इसको इस तरह से देखो x कॉमा वाई, तो इसको इन लोगों ने कुछ इस तरह से दिया है p x कॉमा वाई, बट मैं आपको जो जनरल होता है वो इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से कोरिलेशन यहाँ पे लिखेंगे कोरिलेशन, और u कॉमा v अगर हम देखें तो इसको इन लोगों ने u कॉमा v दे रखा है, और मैं इधर लिखूंगा तो ये u कॉमा v, क्योंकि ये जनरल है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, या इसको हम रो भी लिख सकते हैं, रो x कॉमा वाई। अब जरा हम देखते हैं कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपको पता करना है। अब रिलेशन अगर बाद में पता करना है तो ये बहुत अच्छा है कि आप देखो कोवेरियंस अगर जो बाद में हम निकालें, यहाँ पे अगर जो हमें देखना पड़े कोवेरियंस अगर जो हम देखना पड़े u कॉमा वी, तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो कोवेरियंस सिर्फ इस पे रहेगा, मतलब यहाँ पे चलो अच्छा हम लिख देते हैं इसको x अपॉन में h, a अपॉन में h, और ये y अपॉन में न्यू माइनस का b डिवाइडेड बाई न्यू। चूँकि ये और ये कांस्टेंट है तो इसको हम ना लिख करके h न्यू लिख लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस x कॉमा वाई। ठीक है, अगर इसी तरह से वेरिएंस अगर हम निकालें u का, तो ये हमारा हो जाएगा h का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है जब वेरिएंस निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ v अगर हम देखें तो ये हमारा न्यू हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y। अब r u कॉमा न्यू, मतलब कोरिलेशन अगर u कॉमा v के बीच में अगर हमें देखना है तो ये हम देखते हैं कोवेरियंस u कॉमा v, और ये इसका फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ u एंड वेरिएंस ऑफ न्यू या u, जो भी आप कह पाएँ। तो ये हमारा हो जाएगा h न्यू, यहाँ से भी जब ये निकलेगा ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी h न्यू ही आएगा, और ये हमारा r x कॉमा वाई आ जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, तो इसका मतलब हम कुछ u न्यू बराबर r x कॉमा वाई, और इन लोगों ने p इसको माना था r को, मैंने r माना है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ और देखूँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर जो बाद में हम देखें नेक्स्ट, अब यहाँ पे कोरिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ़ टू रिग्रेशन लाइन, मतलब जो लाइन है टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर, मतलब एक ये लाइन बता रहा है और एक ये लाइन, मतलब एक ये लाइन उस पर परपेंडिकुलर है। अब देखो परपेंडिकुलर तो आपको खैर पता भी होना चाहिए कि परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी रेखा, ये देखो ये, हाँ ये वाली अगर रेखा है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, जो 90 एंगल का कोण बना रही है। तब उसके लिए क्या होता है तो हम देख लेते हैं। जैसे सपोज हम इसको मान लेते हैं y बराबर mx प्लस सी, और इसको भी हम मान लेते हैं x बराबर my प्लस सी, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो m1 जो होता है वो हमारा होता है, अब एक मिनट रुको मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। अगर y ऑन x, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो y x जो होता है वो हमारा वो r सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x होता है, इसी को हम कहते हैं m1। और इसी तरह से अगर x ऑन y अगर दे रखा है x गिवन y या x ऑन y, तो यहाँ पे जो b, यहाँ पे b x y जो होता है हमारा वो r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y होता है। ये हमारा क्या होता है, अगर जो हम इसके लिए m2 के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा होता है 1 अपॉन बी एक्स वाई। अब इसको अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो r सिग्मा x अपॉन में सिग्मा y, ये हमारा कुछ हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारा जो होता है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। और देख लेते हैं, अब यहाँ पे और देख लेते हैं कि टू लाइन अगर जो बाद में परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा क्या होता है m1 इंटू में m2 होता है बराबर -1 होगा।
और इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम देखें कि अगर जो पैरेलल लाइन है तो m1 इंटू में m2 बराबर हमारा, या हम बराबर ना कह करके ये देखो यहाँ इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है माइनस का m2, और ये हमारा कुछ ये इस तरह से होता है। अब इसको अगर जो बाय द वे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो बी वाई और ये हमारा हो जाएगा बी एक्स वाई। ये अगर हम कुछ करेंगे तो ये हमारी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, बट मेरा अभी जो मेन मोटिव है आपको समझाने का वो हमारा भी ये है कि जब परपेंडिकुलर होगा तब हमारा कुछ ये होगा, और जब पैरेलल जब कोई वही लाइन होगी तो उसमें क्या होता है। देखो पहली बात तो ये समझो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये क्या होता है जब वाई गिवन एक्स दे रखा हो, ये कब होता है जब एक्स गिवन वाई दे रखा हो। तो ये हमारा होता है आर स्क्वायर के। तो जब परपेंडिकुलर की बात की जाएगी तो ये हमारा हो जाता है बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स बराबर माइनस का 1। तो इसमें हमारा जो ये ऑप्शन होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा तो वो हमारा कुछ ये वाला सही हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे मैंने गलत ये लिख दिया है, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं क्योंकि ये मैंने गलत लिख दिया। गलत ये हो गया कि m1 इंटू m2 बराबर -1 लिखा जाएगा, और बी वाई एक्स इंटू बी, ये जो हमारा लिखा था ये 1 अपॉन में एक्स वाई अभी मैंने समझाया माइनस का 1 होगा। और इसी तरह से बी वाई एक्स बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा बी एक्स वाई माइनस का, ये हमारा हो जाएगा। ये कब होगा, ये जब हमारा परपेंडिकुलर की बात करेगा। बट अगर जो बाद में कोई दो लाइनें अगर जो बाद में देखो जब पैरेलल लाइन होंगी तो इसका मतलब ये कभी भी मीट मतलब एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब उनके बीच में जो कट नहीं होगा तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा थीटा बराबर क्या होगा, पाई होगा। और ये सब मैंने सिंपल है कि कोरिलेशन में और रिग्रेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। थर्ड जो इसमें होगा केस, एक लाइन ये है और उसी के ऊपर एक लाइन दूसरी जो है ये भी आ गई, ये मतलब आपस में कॉन्साइड कर गई, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 0 बनता है। तो ये इसके लिए क्या होता है, आर स्क्वायर जो होता है +-1 होता है। और अभी मैंने बताया बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स बराबर आर स्क्वायर होता है। और ये आर स्क्वायर ये अगर यहाँ से मैं हटाऊँ तो ये कुछ ये हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये ज्योमेट्रिक मतलब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ज्योमेट्रिक मीन है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं उसमें ही पूछ लिया जाता है। बट अब इस वाले केस में जब होगा तो ये हमारा ये वाला आ जाएगा। अब इसको हम देखो थोड़ा बता देते हैं कि क्या हम बता रहे थे। देखो ये जब हमारी दोनों लाइनें एक पर ही कॉन्साइड कर जाएंगी मतलब उनके बीच में एंगल 0 होगा। ये हमारा कब होगा, जब हमारी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इनके बीच में 90 एंगल का कोण बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू +-1 होगी, तब ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर जो हम देखें नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखते हैं तो हमारा ये हो जाएगा कि ये बोल रहा है कि x कुछ एक दे रखा था और उसमें क्या करना है, x से डिवाइड कर देना है 2 को। इसी तरह से y दे रखा है और y को डिवाइड कर देना है 2 से। और ये जब डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा x 1 बन रहा है और ये हमारा y 1 बन रहा है। तो इसके लिए जो कोरिलेशन है वो r x y दे रखा है। और इसके लिए जो हमारा कोरिलेशन कहें या कोरिलेशन या नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पे ये हमारा दे रखा है और हमारा ये दे रखा है बी वाई एक्स, और ये भी बी वाई एक्स अगर दे रखा है तो मतलब इनमें देखना है कि इसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो चूंकि जब उसी वैल्यू से देखो अगर आर अगर बाद में मुझे यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना पड़ता इसके लिए, इन दोनों के लिए अगर आर अगर कैलकुलेट करना पड़े तो ये जो है ये हमारा सेम मतलब ये अगर सोचो डैश के लिए है तो ये हमारा आर नॉर्मल के लिए जो होगा वो यही रहेगा। और जो अगर जो बाद में हमको अगर इसका वेरिएंस देखें तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स डैश जो होगा हमारा ये 1/4 टाइम्स होगा वेरिएंस ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स वाई जो है बी एक्स वाई जो है एक्स वाई जो होगा वो आर, और ये आपने पढ़ा होगा सिग्मा एक्स, चूँकि ये एक्स गिवन वाई की बात कर रहा है तो एक्स पहले रहेगा फिर बाद में ये रहेगा। तो यहाँ पे ये हम लिख लेंगे इसको आर मतलब हमारा जो पहले था वही है, और ये भी हमारा कुछ जब कैलकुलेट होगा तब भी वही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम ही रहेंगे, मतलब इसके लिए चाहे लिखें चाहे इसके लिए।
तो अब इसके लिए हम देख लेते हैं, मतलब सेम रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। चलो इसमें हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो वाई एक्स दे रखा है, ये कब दे रखा है, कब के लिए, आर एक्स वाई सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, या इसी को मैंने अभी बताया नहीं था बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। एक्स वाई और ये वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। ये कब के लिए मैंने लिखा है, जब वाई गिवन है एक्स, और इसी तरह से एक्स गिवन वाई हो जाएगा तो हम लिखेंगे, देख लो, बी एक्स वाई आर एक्स वाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और ये हो जाएगा कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, नीचे बस वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स गिवन वाई की बात कर रहा है, जो गिवन है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो बातें मुझे अगर देखना पड़े, यहाँ पे अगर जो बातें मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, चलो, बी वाई एक्स डैश बराबर, तो देखो कोवेरियंस अगर जो बातें मुझे निकालना पड़ता एक्स डैश वाई डैश, तो देखो यहाँ पे, हाँ ये एक्स दे रखा था तो इसमें क्या कह रहा था, एक्स डैश क्या हमारा हो गया है, एक्स डैश हमारा बन जाएगा जब हमारा एक्स को डिवाइड करें 2 से, वाई में क्या करना है, वाई में वाई डैश ये क्या कहता है, ये कहता है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 2 टाइम्स ये अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे अगर जो हम बाय द वे ये हम हटा देते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स डैश वाई डैश अगर हम कैलकुलेट करें तो कोवेरियंस ऑफ एक्स अपॉन 2 वाई मतलब 2 वाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू में 1/2 कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और वेरिएंस अगर जो भाई वेरिएंस चूँकि इसके लिए कर रहे हैं तो इसके लिए हमें वेरिएंस ऑफ एक्स अगर देखना है तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब ये डैश के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा बी वाई एक्स, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश और वेरिएंस ऑफ वाई डैश, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, देखो ये तो सेम रहेगा जैसा कि अभी मैंने देखो ये तो कैलकुलेट करके भी दिखाया है, बट ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस एक्स तो आ जाएगा बट यहाँ पे क्या होगा, ये 4 जो होगा वो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको अगर जो हम देखें तो 4 टाइम्स बी एक्स वाई एक्स हम लिख लेंगे। तो जब इसके लिए जो आंसर रहेगा वो देखो, इसके लिए जो आंसर रहेगा बी वाई एक्स जो है हमारा वो 4 टाइम्स हो जाएगा बी वाई एक्स के। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो 4 टाइम्स क्या होगा ये, तो इस 22 नंबर के लिए हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, देखो यहाँ पे एक ये लाइन दे रखी है, एक्स माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पे y बराबर अगर हम निकालें तो ये हम y बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 और ये हमारा हो जाएगा x प्लस का 8/4। अब यहाँ से अगर जो बाद में हम m देखें या हम इसको देखें बी वाई एक्स ये दे रखा है, तो ये हमारा कुछ है 3/4। अच्छा नेक्स्ट अगर जो हम देखते हैं, आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे कोरिलेशन मतलब आर एक्स कॉमा वाई, तो या तो इस तरह से ये निकाला हमने, और ये जब इसके लिए हम करेंगे तो देखो ये यहाँ पे x बराबर हम लिखें तो 3y डिवाइडेड बाई 4 और ये प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसके लिए मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट सबसे अच्छा जो तरीका है m2 ये हमारा हो गया, या इसको हम m2 ना लिख करके बी वाई एक्स वाई ये हमारा हो गया 3/4, ये भी हमारा 3/4 हो गया। तो अब हम देखते हैं बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स बराबर देखो हमारा आर स्क्वायर होता था, मैंने अभी बताया भी था कि इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3/4 और इसकी पावर कितना दे रखा है, इसकी पावर 2 दे रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो कि जो आर है वो हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे ये 3/4, अब देखो ये बहुत अच्छा है कि 3/4, अब बाय द वे आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे देखो 100 और 100 से अगर जो बात मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ये हमारा 25 होता है, और 25 जो 3 टाइम्स अगर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको अगर जो हम करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। अब और देखो तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये देखो ये वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो, देखो ये वैल्यू भी पॉजिटिव दे रखी है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव दे रखी है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है। ये ज़रा देख लेते हैं कि बी एक्स वाई अगर जो बाय द वे पॉजिटिव दे रखा है, बी वाई एक्स भी अगर पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब जो आर होगा वो भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों तो नहीं ही आएंगे, बस इसमें देखना था, तो ये हमारे दोनों आ जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब अगर जो बात में हम नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर जो बात में हमें देखना पड़े क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो अगर जो बाद में आपको ऐसा लगा हो कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप फ्यूचर के लिए भी इसको फॉलो करके रखो, क्योंकि यूट्यूब पर आप मेरी बात ना मानो, आप एक बार सर्च करके देखो, या आपको पता भी होगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हैं, तो आपको प्रॉपर वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं इसकी। जो भी कंटेंट होगा वो डिस्टर्ब हो करके मिलेगा, मतलब एक दो लेक्चर मिल जाएगा, फिर बाद में आगे नहीं मिलेगा, जो मिलेगा भी वो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं बहुत अच्छा ये बता रहा हूँ, मैं आपको आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपको सिक्योर कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, या इंश्योर कर रहा हूँ, आप जो भी समझें, कि आपको सारा कंटेंट इस पे मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एकदम से कोई जो भी टॉपिक हैं उनकी मैं वीडियोस एक बार में ही सारी डाल दूँ। वो मैं डाल दूंगा, वो भी आप एक बार में पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो तरीका बस सबसे अच्छा यही है कि मैं टाइम टू टाइम डालता रहूँगा वीडियोस। बस हाँ, आपको ये देख करके बताना है, आप ये बताएंगे भी और मुझे पता भी चल जाएगा। जैसे बाद में जब लोग ज़्यादा इसको देखेंगे, वीडियोस को आप लोगों तक भेजेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि लोग वाकई में मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे कि मैं कंटेंट में जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँ। तो ये आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, और ये बहुत ज़्यादा, देखो ये आप ये मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, बट ये मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी चीज़ें मैं कोई ले रहा हूँ। बस ये आपके लिए अच्छा ही है कि कोई एक ऐसा, आपने बहुत सारे चैनल फॉलो कर रखे होंगे जो हो सकता है आपके काम के भी ना हो, बट आपने कर ली। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस जो मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत अच्छी हैं, तो पहली बात तो एक जो मोटिवेशन के लिए आप कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो, और नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो आप बता दो, और कब कब वीडियोस आप लोगों को अपलोड, मतलब मुझे करना चाहिए, आप लोग कब कब देखेंगे, टाइमिंग बता सकते हो, एक दिन दो दिन के अंतराल पर, या डेली वीडियोस, या आप बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से फिर, क्योंकि अगर आप डेली बताएंगे तो मुझको, ये तो आप मानते हैं ना कि डेली वीडियोस अपलोड करना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि हमने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत पहले से यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा था। तो क्योंकि कंटेंट, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको आज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कल मैं एडिट कर पाऊंगा, या मैं आज एडिट कर पाऊंगा, तब भी टाइम लगेगा। बट हाँ, अगर इस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे बाद में एडिट में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। हाँ, अगर आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करते हैं, जैसे बाद में कोई बीच में साउंड आता है, अब एडिट में वो हट जाता है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने हटा दिया, कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, कोई चीज़ गलत हो गई, वो मैं वहाँ पे हटा देता हूँ। अगर उससे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे फिर, जैसे रॉ वीडियो होता है वो मैं पूरा अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करो तो वॉइस होती है वो ऊपर नीचे लैग करती है, और जब एडिट करता हूँ तो उसी चीज़ को बढ़िया अच्छे से अरेंज कर पाता हूँ। हाँ, अगर आपको कोई भी इन चीज़ों से आप सोच रहे हो कि हाँ ये हमको नहीं फ़र्क पड़ता है, आप बस वीडियोस बस प्रोवाइड करो, तो आप ये भी लिखो, मैं फिर रॉ वीडियोस फिर डेली का डेली मैं पढ़ाऊँगा और मैं अपलोड करता रहूँगा, आप लोग उससे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर देखें, ये कह रहा है कि लीस्ट स्क्वायर, अब ये आप अगर जो मेथड जो है हमारा, ये हम पहुंच गए हैं समझ लो रिग्रेशन में। ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है, और ये एडवांस एक रिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, उसमें बहुत छोटा सा आपको पढ़ाया गया था। बट अभी जब इसके बाद में आप एडवांस में, खास करके आप अगर जो एसएस की अगर जो एग्ज़ाम, मतलब उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, या आरबीआई या कोई अदर जो जैसे गेट हो गया, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा एवरग्रीन टॉपिक है। तो ये सब मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो इसमें कोई, इस वजह से भी आप फॉलो कर लो। और जितने देखो, यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब से आपको वीडियोस मिलेंगी, बट अगर जो बाद में कोई जैसे पीडीएफ हो गई, या कोई ऐसी नोटिस हो गई, या कोई जॉब से रिलेटेड कोई नोटिस हो गई, तो वो मैं आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक इन सब पर प्रोवाइड करूँगा। तो आप चाहो तो वहाँ पर फॉलो कर लोगे तो आपके लिए भी। और आज के समय में इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज़ करता है, वहाँ पे मैं रील्स इसकी अपलोड करता हूँ, तो आप जैसे बाद में बैठे बैठे जैसे रील देखने की अब तो लोगों की आदत हो गई है, तो आपको वहाँ पे मिलेगी, रील देखोगे, आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ सीख के ही जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन से बाद में, कोई जो ऊपर मैंने कोई समझाया, अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैंने गलत समझा दिया, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है, मैं मुझसे छूट गई है समझाने, आप उसका स्क्रीनशॉट लो या फोटो लो, आप टेलीग्राम पर जाओ, उसको मेंशन करो,
और आप वहाँ पे चीज़ें बताओ, मतलब लिख दो नीचे कि ये प्रॉब्लम है। मैं उसको देख करके जब भी मैं देखूंगा वो अगर जो बात में ऐसी चीज़ आपने पूछ ली है जो आपके लिए तो ज़रूरी है और लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं ऐड करूँगा। अगर सिर्फ आप ऐसा मुझे लगेगा कि नहीं सबके लिए नहीं, सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो सकती, तो फिर मैं आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन दे दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बात में हम देखें लीस्ट स्क्वायर मैथड में, इसमें क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा SSE, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये हमारा कुछ होता था EI स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि ये, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ये देखो, y बराबर होता है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस EI। यहाँ पे जो EI होता है वो हमारा IID होता है पहली बात तो, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 0 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इसको सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। जैसे अगर जो बात में y बराबर mx, y बराबर m बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस ई आई ले लेते हैं, और ये भी आई ले लेते हैं, ये भी आई ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो EI जो है ये IID होना चाहिए, ये पहली आपकी कंडीशन होगी 0 सिग्मा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कोवेरियंस, पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ XI मतलब EI जो है वो हमारा क्या है, EI हमारा होगा 0। वेरियंस ऑफ EI जो है हमारा, या एक्सपेक्टेशन ऑफ EI स्क्वायर जो होगा वो हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, कोवेरियंस ऑफ EI EJ, और यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं सिग्मा स्क्वायर, ये हम देखते हैं ये, और ये कब होगा जब I बराबर J होगा, I बराबर J होगा, और ये I नॉट इक्वल टू जब J होगा तब ये हमारा होगा। अब यहाँ पे हम दोनों बता देते हैं, ये एजम्पशन है, एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी, ये हमारा एजम्पशन है होमोसिडासिटी, और ये हमारा एजम्पशन है होमोसिडासिटी, ये हमारा एजम्पशन है होमोसिडासिटी, और ये हमारा एजम्पशन जो है, ये जो हमारा सिग्मा स्क्वायर के लिए ये हमारा है एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी, और ये हमारा जो है एजम्पशन ऑफ नॉन ऑटो कोरिलेशन। तो ये खूब पूछा जाता है, ये दोनों पूछेगा। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर जो वेरिएंस हमारा एरर का, अगर जो ये सिग्मा मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जितना भी ऑल ओवर जो है वो अगर कांस्टेंट है तो इसको हम बोलेंगे वो एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी। और अगर जो बाय द वे यहीं पे अगर हमारा आई लग जाता और आई की वैल्यू अगर सपोज 1 2 डॉट डॉट दे रखा है n तक, तो ये होता हमारा हेट्रोसिडासिटी। तो ये आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जो हमारा x होता है और e होता है, ये हमारा क्या होता है, अनकोरिलेटेड होता है। अब जरा हम इसी तरह से अपने क्वेश्चन पे आते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसमें पूछ रहा था। देखो, चूंकि हमसे एजम्पशन पूछा गया है इसके लिए, तो यहाँ पे देखो एरर जो है वो IID है, देखो फर्स्ट सही है। एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0, अभी बताया था। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वेरिएंस होना चाहिए था, ये भी सही है। और एरर जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ किससे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एरर जो है वो हमारी क्या है, एरर क्या है, ये EI, ये इंडिपेंडेंट है। या तो इसको हम देखो दो तरह से इसको लिखा जा सकता है, ये कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि EI और X जो है ये या तो ये लिखा हो अनकोरिलेटेड, या तो ये लिखा हो X और E आर इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों बात एक ही है, तो मतलब ये भी सही ये भी सही, तो इसका मतलब ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें इसमें, नेक्स्ट अगर जो हम देखते हैं, अब ये हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन आप अगर देखेंगे मल्टीवेरिएट के हैं, तो आप ये भी समझो कि मल्टीवेरिएट से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मल्टीवेरिएट में अब देखो यहाँ पे क्या मतलब, ये जो होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस फंक्शन कहते हैं इसे, या इसको आप ये भी यहाँ पे चूँकि वैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, उसमें भी ये लीनियर से है।
तो ये बोल रहा है कि LDFA इसका मतलब लीनियर डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन एनालिसिस कब हम यूज़ करेंगे। तो इसका हम यूज़ कब करेंगे ये ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसको चलो हम यहाँ पे ही समझ लेते हैं। इसको ज़रा देखो यहाँ पे LDFA मतलब लीनियर डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन एनालिसिस का यूज़ हम तब करेंगे जब ईच ग्रुप या इसी को क्लास कभी कह सकते हैं, मतलब ग्रुप अगर ना लिखा हो तो क्लास भी हो सकता है। मतलब ईच ग्रुप या क्लास जो है वो फॉलो करे, इसको फॉलो करे, वो भी फॉलो करे इसको नॉर्मल मतलब मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये हो गया हमारा। सेकेंड हमारा क्या होगा कि ऑल ग्रुप्स, ईच ग्रुप का मतलब जैसे सपोज ये ग्रुप हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये नहीं हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग कहते थे या लिखते थे, देखा भी होगा कि x1, x2 डॉट डॉट xn फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऑब्जर्वेशन है वो नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे टी टेस्ट, तो उसमें भी होता था कि ऑब्जर्वेशन जो होते थे वो हमारे क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर दी गई है। ग्रुप्स की बात की वहाँ पे क्या था, इसे बाद ऐसे मान लो x1, x2 डॉट डॉट xn। यहाँ पे क्या कह दिया गया, ग्रुप कैसे हो गए, ग्रुप का जरा मीनिंग समझ लो। ये x1 था वहाँ पे और यहाँ पे ये x2 हो गया, इसी तरह से x3 हो गया मान लो ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इसकी बात बोल रहा है कि x11, x12 इस तरह से, और इसमें क्या है x21, x22 ऐसा कुछ, या इसी को यहाँ पे अब ये कुछ इस तरह से दे दिया गया है x2i, x3i। मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये सब कुछ बहुत अच्छा, जब मल्टीवेरिएट में पढ़ूंगा तो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट मैं अभी आप बस ऐसे समझो कि ये जो है वहाँ पे जैसे x1, x2, x3 दे रखा था, उसी तरह से अब कह रहा है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, या इसी तरह से जितने भी ग्रुप हैं वो अब किसको फॉलो करेंगे, मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बोलता था कि इनका जो वेरियंस होता था इन ग्रुप्स का, ऑल ग्रुप्स का, वो क्या होता था, कॉन्स्टेंट होता था। इसमें भी वही है, बट यहाँ पे चूंकि अब मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टी नॉर्मल वेरिएट में आ गए हो एनालिसिस में, मल्टी वेरिएट एनालिसिस, तो इसमें क्या होगा, इसमें बस वहाँ पे वेरिएंस था, यहाँ पे कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात अब करेगा। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स में भी क्या बोल रहा है कि ऑल ग्रुप्स जो हैं वो शेयर करें सेम जो है कोवेरियंस मैट्रिक्स, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स आर इक्वल अक्रॉस मतलब अक्रॉस जो है हमारा पॉपुलेशन, मतलब जो ये पूरा डेटा दे रखा है इसके लिए जो है कोवेरियंस मैट्रिक्स, या इसको डिस्पर्जन मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिस्पर्सन मैट्रिक्स, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, अक्रॉस सेम होना चाहिए। थर्ड जो हमारा है, थर्ड जो इसके लिए है कि द कॉमन कोवेरियंस मैट्रिक्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मस्ट बी नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब जरा देख लो, सिंगुलर अगर जो है, अगर जो बाय द वे आप किसी भी, आपने ये पढ़ रखा होगा, ये यहाँ पे जरा देखो, अगर ये ए कोई एक मैट्रिक्स है और अगर इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो ये जो हमारा ए है ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तब क्या क्या मतलब चीज़ें होंगी, तब यहाँ पे जो हमारा ए जब हमारा सिंगुलर होगा तब जो हमारा होगा वो ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। और अगर जो बात यही अगर जो बात ए जो है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये ए होगा वो नॉन सिंगुलर होगा और यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जब नहीं एग्जिस्ट करेगा और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम जी इनवर्स का यूज़ करते हैं। जी इनवर्स को कैसे लिखते हैं, जी इनवर्स हमारा ये होता है, ये कुछ इस तरह से, एक मिनट, जी इनवर्स हमारा कुछ ये होता है, जैसे ए लिखेंगे और ये हमारा जी इनवर्स होता है। तो जी इनवर्स के लिए ये एक रिजल्ट होता है जो थोड़ा याद रख सकते हो। बट वही है कि ये सब चीज़ें अभी बस मैं एक नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ें थोड़ा समझ लो और क्वेश्चन देख लो कि किस तरह से आते हैं। बट इसके बाद में जब रहेगा तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है वेरिएंस आर इक्वल। चूँकि ये मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे मतलब मल्टी वेरिएट एनालिसिस है, तो मल्टी वेरिएट में वेरिएंस नहीं होता है। वेरिएंस का मीनिंग जानते हो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखी है सिग्मा 1, इसी तरह सिग्मा 2, इसी तरह सिग्मा n, मतलब ये स्क्वायर मान लो, और ये जो यहाँ पे कोवेरियंस के टर्म दे रखे हैं ये ऐसा मानो, ये कह रहा है सिर्फ ये वाले जो हैं हमारे ये जो दे रखे हैं ये हमारे इक्वल हैं,
और ये जो है ये हमारे इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये इसमें नहीं लिखा है। तो ये पहला स्टेटमेंट इसलिए सिर्फ गलत होगा। मीनिंग को आप समझिएगा, अगर जो यहाँ पे मल्टी नॉर्मल मतलब मल्टी वेरिएट एनालिसिस अगर नहीं होता तब तो ये सही होता, क्योंकि यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे चूंकि ये मल्टी वेरिएट एनालिसिस की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप मतलब जो उसके कोवेरियंस हैं वो भी यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि वो भी इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखो कोवेरियंस जो है वो इक्वल है, तो ये वाला तो हमारा पार्ट सही है। फिर लिखा है द कोवेरियंस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब देखो ये भी सही है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ये गलत है और ये वाला भी गलत है, ठीक। चूंकि ये दोनों सही हो गए तो ये लास्ट वाला तो अपने आप गलत है। अब इन दोनों में भी कौन सा सही होगा? देखो एक चीज़ देखो समझिए, मतलब समझना पड़ेगा आपको कि जैसे बाय द वे कोई एक, आप ये मान लो कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई एक गेम आप खेल रहे हो, उस गेम में बहुत सारे रूल होंगे। देखा होगा कि चलो रूल को छोड़ते हैं और मैं आपको आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड एक मैं बताता हूँ। जैसे अगर जो बाद में आपने एसओ का अगर फॉर्म भरा होगा, अब एसओ के फॉर्म में उसने देखो उसने मांगा होगा, उसने मतलब ये चीज़ें बोली होंगी बहुत सारी। जैसे बोला होगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो स्टैटिस्टिक में, आपने उसके साथ में दे रखा होगा और करके स्टैटिस्टिक और मैथ्स में अगर बाद में मान ले, और इसमें अगला जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा कि एमएससी आपने कर रखी हो स्टैटिस्टिक में। समझ रहे हो ना बात को? अब यहाँ पे और भी इसके बाद क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। इसके बाद में मान लेते हैं अभी ये जो इसके लिए आपने भरा भरा होगा तो ओ लेवल भी मांगता है, ठीक, ओ लेवल आपका होना चाहिए। तो देखो अगर जो बाद में अब ये इतनी सारी हैं, लेकिन इसमें से कौन ऐसी है जिसकी वजह से हम भर सकते हैं? देखो इसमें से कोई भी एक नहीं होगी। देखो अब इन दोनों में देखो अगर जो बाद में तो है ये दोनों कंडीशन, लेकिन इसमें जिससे बाद में कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जैसे बाद में ये वाली बीएससी आपने अगर मैथ से कर रखी तुरंत भर लो। तो इसमें भी यही बोल रहा है कि आप इस दोनों में जो कौन सा सबसे बेस्ट है जिसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे जो बेस्ट है उसके लिए हम क्या मतलब कहेंगे, क्या मतलब सुटेबल जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा रहेगा वो हमारा जो वेरिएंस होंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ये आप लोगों ने उसमें ऐसे भी देखो इसको थोड़ा अपने माइंड का यूज़ भी कर सकते हो। जब x1, x2 डॉट डॉट xn होता था तो उसमें जब हमारे वो दे रखे होते थे तो वहाँ पे लिखा होता था वेरिएंस जो हमारे हैं वो हमारे इक्वल होंगे, तो वेरिएंस को ही मानकर चीज़ें की जाती थी। यहाँ पे मैट्रिक्स तो चलो यहाँ पे अगर देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल सी बात है, ऐसे समझो अगर जो आप किसी भी चीज़ का अगर जो बाय द वे आप इन्वर्स अगर नहीं निकाल पाते हैं, मतलब ये नॉन ना लिखा होता, सिंगुलर लिखा होगा, मतलब ये दे रखा है इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब आप ये नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी इसकी जगह पे आप ये निकाल सकते हो जी इनवर्स। ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बट ये होता है जी इनवर्स से भी कर सकते हो उसी क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं, उसके तरीके हैं, लेकिन अगर ये मेन है, ये नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं। फिर ये जब हो जाए फिर बाद में नेक्स्ट भी देखेंगे, हाँ ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, बट फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना ही चाहिए। फिर बाद में आप ओ लेवल दिखा दो, उसके बाद में आपने पीएचडी कर रखी है, आपने रिसर्च कर रखा, वो सब तो एडिशनल चीज़ें हैं। वो अगर आप दिखा रहे हो तो कोई चीज़ अच्छी है, अगर किसी ने रिसर्च नहीं किया होगा तब भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये वही बात है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें तो नेक्स्ट अगर जो बाद में हमें देखना हो तो ये हम देख लेते हैं कि पहले तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं चीज़ें कि क्या क्या होती थी। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बाद में हम लोगों को अगर करना हो तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अगर हम करेंगे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखो हम लोगों ने बताया था आपको कि टी जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो हम कुछ उसको इस तरह से लिखते थे, खास करके स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा टी n-1 को फॉलो करता था।
ये आप लोगों ने अभी देखा था टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा होता है हॉर्टलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, ये इसका जनरलाइजेशन होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या है, जनरलाइजेशन है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है टी स्क्वायर, ये देख लेते हैं। टी स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है एन एक्स बार, मतलब मीन, और उसके नीचे ये वेक्टर का साइन लगा हुआ है, और म्यू नॉट मान लें, और ये भी नीचे, और ये एस अगर जो मान लें, एक्स बार, इसके भी नीचे अगर हम इसको मान लें म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे अगर जो बाद में इसको अगर हम देखें कुछ, तो कुछ सेम सेम सा है। अब वो क्या सेम है वो जरा हम देखते हैं। देखो अगर जो हम इसको अगर जो हम ऊपर ले जाएंगे तो हम ये हमारा कुछ हो जाएगा, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ पे अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ही टूट कर आएगा। बट ये अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसका प्रूफ या मैं चीज़ें इसके अंदर बताने चला गया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और देखो यहाँ पे n1, n2 जो है हमारा, अगर दो ग्रुप हैं तब उसके लिए क्या होगा, तो टी स्क्वायर बराबर होता है n1 इंटू n2, n1 प्लस n2, और ये हमारा होता है x1 माइनस का x2। ये यहाँ पे डैश हो जाएगा, मतलब डैश का मीनिंग हो गया ये कॉलम मैट्रिक्स दे रखी। और ये यहाँ पे सपोज p मान लेते हैं, p नहीं भी अगर लिखें तब भी बात सेम ही है। x1 हो गया, और ये हम मान लेते हैं x2। तो ये एक हो गया, ये हॉर्टलिंग टी स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से अगर हॉर्टलिंग टी स्क्वायर में और हम मान लेते हैं ये नेक्स्ट अगर जो हम देखना चाहें इसमें, ये तो हमारा ये हो गया। अब इसको अगर हम हटाएं और नेक्स्ट अगर हम दिखाएं, देखो महान लॉबीज डी स्क्वायर या डिस्टेंस जो होता है, तो इसको पहली बात तो ये इसलिए भी आप लोग याद रखो कि इसको पीसी महान लोबी ने दिया था। और ये कौन थे, ये हमारे इंडियन जो स्टैटिस्टिशियन हैं उन्होंने ये दिया था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो है ये देखो इसमें। और ये क्या करता था, ये पहली बात तो तीन चीज़ें मतलब जो मेन है इसकी, कि ये आउटलायर्स बताता है। आउटलायर्स मतलब डिटेक्ट करता है, उसको पता लगाता है। और ये बताता है कि क्लासिफिकेशन मतलब करने में काम आता है। और ये क्लस्टर, जब क्लस्टरिंग आप करेंगे क्लस्टर बनाने में तब ये इसका यूज़ होता है। बट अब इसके जो मेन उस पर मैं आता हूँ, तो ये इसका जो ये फार्मूला होता है वो x माइनस का म्यू, और ये हमारा होता है समीशन x बार माइनस का म्यू, ये हो गया। और इसी तरह से जब दो ग्रुप होंगे तब उसके लिए क्या होगा, तो ये हमारा होगा x1 बार माइनस का x2 डैश, और s यहाँ पे अगर जो बाद में ये नहीं पता है, मतलब ये यहाँ पे नोन है, तब ये होगा। जब ये नोन मतलब ये लिखा होगा अननोन, तब हम इसको इस तरह से एस्टिमेट करेंगे। तो x1, x2, और ये सब बहुत अच्छे से जब मैं मल्टीवेरिएट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और पूरा मतलब मल्टीवेरिएट जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये अगर जो बाद में हम हॉर्टलिंग टी स्क्वायर और महान लोबीज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्टेंस जो ये फार्मूला है, तो इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो n1 इंटू n2, n1 प्लस n2, ये जो फार्मूला होता है ये हमारा d, इसके इनके बीच में जो ये रिलेशन होता है, ये एग्जैक्ट ना कह करके अप्रॉक्स जो है ये रिलेशन होता है। अब इसी पे देखो इसने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखो इसी पे इसने पूछ लिया है। तो कुछ नहीं, बस आपको इसमें और इसमें रिलेशन बताना है कि क्या मतलब इसका रिलेशन होगा। तो देखो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। अब ये देखो, ये अभी आप जब आगे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होंगे वहाँ पे देखोगे कि ये इसका यूज़ मतलब यही सेम क्वेश्चन उठा करके उसने वहाँ पे पूछ लिया है। तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगने, देखो तभी टाइम लगता है जब ये चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें याद की जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बस आप बार बार देखते रहोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा चलो नेक्स्ट अगर जो हम देखें इसमें, नेक्स्ट अगर जो हम देखते हैं ये कोवेरियंस जो मैट्रिक्स है इसमें उसके लिए है। अब इसमें हम देख लेते हैं पूरा, मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर बाद में। देखो एक कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखी है म्यू ऑफ मल्टी नॉर्मल वेरिएट मतलब मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम M and D लिखेंगे, इज नॉट फुल रैंक।
फुल रैंक का देखो यहाँ पे मीनिंग बहुत अच्छी समझा देते हैं। एन कॉमा पी अगर दे रखा है, फुल रैंक का मतलब क्या है कि अगर जो बाद में इसका अगर हम रैंक निकालें, इसका अगर हम रैंक निकालें तो ये सपोज पी आना चाहिए। ये अगर आ जाता है तो इसको हम कहेंगे फुल रैंक मैट्रिक्स, या एन कॉमा एन ही दे रखा है, ये मान लेते हैं एन कॉमा एन, या पी इंटू पी दे रखा है, तो ये हमारा फुल रैंक हो गया ये। और अगर जो बाद में अब इसको और अच्छे से अगर हम समझना चाहें, इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो इसके बाद 2 इंटू 2 दे रखा है, या 3 इंटू 3 दे रखा है, ठीक। अगर ये 3 ही आ गया तो इसका मतलब फुल रैंक आ गया। बट अगर जो बाद में इसमें अगर जो बाद में 2 आता है तो इसका मतलब जो आना चाहिए, मतलब 3 आना चाहिए था बट ये आया। अब इसको अगर जो इन जनरल अगर लिखें तो मतलब ये कुछ इस प्रकार से आर, और आर क्या मतलब पी। अब देखो पी क्या है, पी है हमारा 3 और ये हमारा आर क्या है 2। मतलब जब कभी भी ये आ जाएगा तब हमारा ये फुल रैंक हो जाएगा। ये आएगा तो फुल रैंक होगा, ये आएगा तो नॉट फुल रैंक होगा। तब कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी वो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो इसको पहले मिटाते हैं और मैं यहीं पे देखो समझाता हूँ। देखो जब फुल रैंक नहीं होगा, ऐसे समझो, फुल रैंक जब नहीं होगा तब क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो देख लेते हैं। देखो लिखा है कि जो हमारा मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इज ए डीजनरेट वन। फिर अगला देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। अब चलो अच्छा हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा उस पर ही समझा देते हैं। ये जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए अगर जो दे रखा है कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, और ये दे रखा है अगर जो 0, तो इसका मतलब पहली बात तो ये ए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है सिंगुलर है। अगर जो ये ए 0 आ गया, ए अगर जो हमारा 0 आ गया, एक मिनट, ए अगर जो हमारा 0 आ गया तो यहां पर हम देखते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी थी और ये हमारा 0 आ गया, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दे रखा है। तो जब इसकी हम रैंक निकालेंगे तो रैंक हमारी क्या होगी, वो हमारी क्या आ जाएगी, 1 आएगी। मतलब अब देखो 2 क्रॉस 2 ये वही वाला केस बन गया कि ये यहाँ पे P दे रखा है, यहाँ पे R दे रखा है। जब कभी फुल, मतलब यहाँ पे अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं नॉट फुल रैंक। जब फुल रैंक नहीं होगा तब हमेशा हमारा क्या आएगा, ये आएगा, जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब हम ये नहीं निकाल पाएंगे तो हमने बताया है मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसका अगर जो हमें PDF ही अगर लिखना पड़े तो ये देखो 2 पाई और ये होता है P/2 और ये होता है समेशन, ये होता है हमारा समेशन। समेशन क्या, समेशन ये हमारा होगा 1/2। और इसको भी अगर जो बात है, चलो मैं इसको भी सही से लिख देता हूँ जिससे इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो तो वो देख ले। x अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो इसके लिए अगर जो बात भी हम देखें, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इंटू 1 होता है, ये हालांकि लिखा नहीं होता है बट ये 1,1 होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो fx बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में होता है, तो हम अंडर रूट में ना लिख करके 1/2 लिख लें। और ये यहाँ पे i की वैल्यू अगर हम चलो यहाँ पे i भी लिख लेते हैं, तो i हमारा अगर हम लिख दें 1 ही है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, एक के लिए अगर पता करना है, मतलब यूनिवेरिएट है। और यहाँ पे सिग्मा दे रखा है होता था, और या इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और ये हमारा दे रखा हुआ था e 1/2 x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये कुछ दे रखा था। अब इसी तरह से जब हम इसको मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये समेशन आ जाएगा, मतलब म्यू आ जाएगा, उसके नीचे जो मैट्रिक्स का साइन लगेगा, और सिग्मा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जगह पे सिग्मा आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर जो बात है P क्रॉस 1 है तो ये यहाँ पे P के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर जो बात है हम fx ये अगर हम लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा P/2। मतलब यहाँ पे P का मीनिंग यहाँ पे हो गया, यहाँ P की वैल्यू 1 है, यहाँ पे P अगर हमारा ये दे रखा है, और चूँकि सिग्मा स्क्वायर देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 1/2 और e की पावर, अब देखो 1/2 हम लिख सकते हैं। अब इसको चूंकि हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हमारा ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है x माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा, और ये जब सिग्मा ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा x बार माइनस का म्यू, ये हमारा हो गया। अब देखो चूंकि जब हमारा अगर ये बोल रहा है कि
इसका जो रैंक है अगर जो हम P क्रॉस P का होना चाहिए और ये हमारा आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मतलब समीशन जो है ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, अब हम ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन को थोड़ा समझते हैं। तो देखो ये लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? अगर जो बाय द वे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेक्स्ट भी हमें देखना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर लिखा है मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डीजनरेट वन एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे विल नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी विल नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही। बस अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। मतलब यहाँ पे ये तो ये भी पॉइंट सही, बस इसमें ये देखना कि ये भी सही होगा। अब देखो इसको देखने के लिए हम जरा थोड़ा आपको समझाते हैं कि ये डी जनरेट वन का मीनिंग क्या है। तो डी जनरेट वन का मीनिंग होता है इसका जो मीनिंग है मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये आप यहाँ पे देखो, थोड़ा ये देख लो, इस लाइन को मैं वहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डीजनरेट वन। अब जरा यहाँ इसको हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे से और इसको हम करते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या हो गया। अगर लिखा है एम एन डी इज डीजनरेट वन, इसका मीनिंग क्या हो गया। तो मैं पहले तो इसकी डेफिनेशन जो मतलब इस क्या होता है ये मैं समझाता हूँ, बट इसके बाद में मैं आपको इसका प्रूफ भी कराता हूँ। प्रूफ मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाने की, जो एक एग्जांपल लेकर के मैं बाई वेरिएट का मैं एग्जांपल लूँगा, उससे मैं समझाऊँगा। ये बोल रहा है कि इट इज़, इसका मीनिंग क्या होता है ये देखो। इट इज़ सपोर्टेड ओनली ए लोअर डायमेंशन सब स्पेस ऑफ आर की पावर पी। अब पी क्या है? पी अभी मैंने आपको बताया था आर की पावर पी। आर क्या है? रियल नंबर। लिखा है इट इज सपोर्टेड ओनली ए लोअर डायमेंशन सम स्पेस ऑफ आर की पावर पी। अब एग्जांपल हम देखते हैं और जरा देखो एक्स कॉमा वाई अगर जो हम बाय द वे मान लें बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 0 0 1 1 और सिग्मा, या इसको भी मैं 1 ही मान लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगर समीशन सपोज ये दे रखा है, दे क्या रखा है, यहाँ से हम कर भी सकते हैं। वेरिएंस 1 1 दे रखा है, को वेरिएंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी 1 1 है। जब इसके लिए अगर जो बाद में हम मॉड अगर हम निकालने की कोशिश अगर हम इसके लिए करेंगे तो देखो इस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे 0 आ जाएगा। चूँकि ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो हम ये कहें, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये वैसे था क्या 2 क्रॉस 2 का था, ये यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक है वो 1 होगी। जो मतलब P दे रखा था, P मतलब 2 दे रखा था, वो नहीं होगा, या तो ये कहें, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा सिंगुलर दे रखा है। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फर्स्ट जो पॉइंट हमने बताया था वो तो सही हो जाएगा कि हमारा इसके लिए हम PDF भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो जरा देखो। लिखा है रो, चूंकि देखो यहाँ पे x, y बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0, 0, 1, 1, 1, तो यहाँ पे जो रो है वो हमारा 1 हो गया। रो का मीनिंग हो गया, या रो लिखो या इसको RXY भी लिख लो, तब भी बात एक ही है। तो ये हमारा 1 है। जब ये 1 है तो इसका मतलब क्या कहता है कि देन y बराबर x जो होगा ऑलमोस्ट श्योर, जो हमारा होगा y बराबर x जो होगा वो ऑलमोस्ट श्योर होगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसंट्रेटेड along द लाइन y बराबर x, मतलब दिस इज नॉट। अब यहाँ पे ये जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब अब ये यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते हैं कि ये क्या आपका दिखा रहा है 2D डेंसिटी, मतलब अब ये नहीं, ये x और ये y ये दोनों चीज़ें बंद हो गई एक्स वाई, लेकिन ये एक्स वाई ये नहीं है, अब ये बन गया है और ये सिर्फ एक डायमेंशन की बात करेगा। तो यहाँ पे एक डी जनरेट हो गया है, बस
मतलब ये जो लाइन है ये 1 डायमेंशन हो गया, अब 2D ये नहीं चल रहा है। तो वही जब एक, अब ये एक क्या मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ 2x2 दे रखा था, और अगर ये फुल रैंक दे रखा होता तब तो बात अलग थी, बट ये दे रखा है कि ये फुल रैंक नहीं है, मतलब एक कम हो गया है, मतलब सपोज यहाँ पे 1 है, एक कम हो गया है, तो ये हमारा डीजनरेट भी होगा। तो ये जो ऑप्शन इसमें ये दे रखा था ये भी सही है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट यहाँ पे ऑल वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इनको इनको ना लिख करके हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों बातें कही गई। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर जो हम देखें इसमें, देखो ये आपको भी पता है कि मेहनत तो कर ही रहा हूँ और आप लोग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा कि लोगों तक भी शेयर करिए, और अगर नहीं फॉलो किया है तो आप फॉलो भी कर लो, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपको तुरंत मिल जाए, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और जो भी कोई अगर आपका दोस्त हो उसको भी शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी बड़े बड़े टॉपिक या ऐसे टॉपिक जो यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं वो मैं सारी समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं समझाऊँगा, इसलिए भी आपको सारा ये आपको फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम उसको भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे भी अगर आप चैनल बना है हमारा, अगर भाई उसको सर्च करोगे IAS एग्ज़ाम तो आपको मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करके रख सकते हो, इसलिए भी फॉलो कर लो। देखो क्योंकि आपको कोई रुपए देने नहीं हैं, इसलिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने भी पूरा सेटअप बना के रखा है, तो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो मुझे भी तो लगे कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कोई भी कोई चीज़ अगर स्टार्ट करता है तो पढ़ाना अगर मैंने स्टार्ट किया है तो 2 रीजन से पढ़ाना स्टार्ट किया है, कोई भी यही करता है। एक तो नॉलेज जो मतलब मेरे पास है वो दूसरों तक जाए, और दूसरा मैं उसी टॉपिक को मैं कितने बेहतर तरीके से और अच्छा पढ़ा सकता हूँ। और हाँ, तीसरा भी ऐड कर लो कि सिंपल सी बात है, जो इतना सारा सेटअप कोई भी लगाता है या इन्वेस्ट करता है रुपए, तो वो भी चाहता है कि उससे इनकम होनी चाहिए। तो तीनों मतलब रीज़न वैलिड हैं, ऐसा नहीं कि ये वैलिड नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा है द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 नॉर्मल वेरिएट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, लिखा है कि अगर जो बाय द वे कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 नॉर्मल वेरिएट है, मतलब ये कह रहा है कि f(x, y) 2 नॉर्मल वेरिएट, मतलब ये और ये, इसकी बात कह रहा है कि ये और ये अगर हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा। नेसेसरली मतलब अनिवार्य रूप से बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो होगा वो बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉट नेसेसरी मतलब ये है कि बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब जरा हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि गामा और इसकी कोई बात ही नहीं। देखो अब थोड़ा यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर अगर जो बाय द वे ये समझो कि f(x, y) f(x, f(y), तो ये जो होते हैं ये हमारे मार्जिनल ऑफ x कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं मार्जिनल ऑफ y। तो ये यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये, मतलब ये कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि वो बाई वेरिएट ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप इसमें लिखेंगे नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आप जब ये इसके लिए करेंगे, देखो जरा, x अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 के लिए, और अगर हम y बराबर अगर हम ये मान लें कि x दे रखा है -x दे रखा है, और ये दे रखा है विद प्रॉबिलिटी, विद अगर इसकी प्रॉबिलिटी दे रखी 1/2, इसकी भी विद प्रॉबिलिटी 1/2, तो इस केस में ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ये बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करें। तो इस केस में ये आप ध्यान रखो, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। आप वहाँ पे तुरंत जाएंगे और ये इसको देखेंगे, अच्छा है तो बाई वेरिएट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। अब बाई वेरिएट क्यों नहीं है, अगर जो बात है तुमको मतलब ये समझाना पड़े या मैं समझाऊँ, तो ज़रा ये भी देख लो। जैसे x अगर जो बाद में हम मतलब मार्जिनल तो ऐसे ही लिखते हैं, 1 के लिए अगर हम लिखें तो f(x) बराबर 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा 1 e की पावर 1/2 x माइनस का μ1 अपॉन सिग्मा 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसी तरह से अगर जो हम f(x) अगर f(y) अगर हम लिखें, तो देखो ये और इसकी वैल्यू जो मिलके ये 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा, e की पावर 1/2 हो जाएगा, x माइनस का μ1 सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे, चलो ये इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2, ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल तो हो गया, देखो ये इसके इक्वल हो गया, बट क्या देखो ये बाई वेरिएट बन रहा है, जरा देख कर बताओ हमें अभी 1 मिनट। ये देखो x, y अगर जो बात है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
तो μ1 कॉमा μ2 कॉमा μ3 कॉमा μ4 सॉरी μ1 कॉमा एक मिनट, देखो μ1 कॉमा μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसी तरह से रो हो जाएगा, या हम रो ना कह करके मतलब इसको हम कोरिलेशन अगर हम ये मान लें, तो अगर इसका अगर जो बात है आप लोगों ने अगर PDF पढ़ा होगा तो वो कुछ ये पढ़ा होगा 2 पाई, सही है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी पढ़ा होगा, अंडर रूट में 1 माइनस का रो स्क्वायर भी पढ़ा होगा, e की पावर 1/2 1 माइनस का रो का स्क्वायर पढ़ा होगा, फिर ये पढ़ा होगा x माइनस μ1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस का μ2 अपॉन सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1, और यहाँ पे रो भी आएगा y माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब होल ऑफ स्क्वायर नहीं लगेगा, ये बनेगा। एक मिनट मैं बस इसको ये देख लेता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि गलत लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, अगर कहीं पे अगर आपको लगे कि कोई से बाद में चीज़ या कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अगर गलत लिखा दिया है, या कोई, देखो मैं भी एक इंसान ही हूँ तो कोई गलती हो सकती है हमसे भी, तो अगर बाद में कोई गलती होती है तो उसको आप, अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि आप मुझे अपने जैसा समझ करके चीज़ें अगर जो बाद में आप कमेंट करके बता दो कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सही कर लूँ, या मैं कमेंट करके एटलीस्ट बता दूँ, जिससे कि लोगों को आगे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो ये मतलब मैंने सही लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो देख लेना। तो देखो जब अभी मैंने लिखा था तो ये वाला टर्म और देखो ये वाला टर्म इतना, ये अभी देखो उससे नहीं आया था, तो बाई वेरिएट नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि क्यों नहीं होगा, उसका भी मैंने देखो रीज़न बता दिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट अगर जो बाद में हमें अगर देखना पड़े तो नेक्स्ट ये जरा देख लो, ये भी बहुत आपको ये 3-4 क्वेश्चन तो आपको ये समझ लो मिलेंगे ही मिलेंगे, बस आपको ये देखना है कि इन 3-4 क्वेश्चंस को कैसे आपको लपेटना है, कैसे आपको करना है, क्योंकि अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आप अच्छा कर जाओगे, अगर जो बाद में आपने इनको अगर हल्के में ले लिया तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। अब जरा देखो नेक्स्ट, अगर जो बाद में हम इसमें अगर हम देखें तो ये दे रखा है एस, वो भी क्या दे रखा है ये। अब एस भी देखो जरा तुम, चीज़ें देखो सारी एक जैसी हैं, इसको भी चलो हम उसी पे समझाते हैं। ये जरा देखो, ये अगर जो बाद में हम देखें कि पहले हम x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और इसी तरह से अगर जो बाद में हम, और देखो ये जो आज वीडियो आप जो भी नया स्टूडेंट या जो भी देख रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, आज आप देख रहे हैं, अभी 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि कौन सा मेरा वीडियो था या कौन सा मतलब किस चैनल पे मैंने देखा है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप फॉलो करके रखो, जब भी आपको देखना होगा आप आ करके देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी अब चीज़ें आगे पढ़ाऊँगा वो एडवांस लेवल की पढ़ाऊँगा और सारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊँगा सिलेबस। तो आप लोग भी अगर जुड़े रहेंगे हमसे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ भी सकते हैं, और पूछते रहेंगे तो हमें भी चीज़ें लगेंगी कि अच्छा पढ़ाते हुए चलेंगे। देखो सिग्मा स्क्वायर अगर जो बाय द वे नोन होता है तब तो जेड ही बनाते हैं, बट अगर जो बाय द वे सिग्मा स्क्वायर अगर जो अननोन हो जाता है तो हम इसके लिए देखो एस स्क्वायर लाते हैं 1n-1, इस तरह से भी लिख सकते हैं समेसन एक्स आई माइनस का एक्स बार होल ऑफ स्क्वायर। और ये अगर जो बाय द वे हम देखें n-1 एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा अगर देखें तो ये n-1 को फॉलो करता है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसी तरह से अगर हम विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसमें देखें तो विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का भी जनरलाइजेशन होता है। जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइजेशन क्या था, हॉटलिंग टी स्क्वायर, वैसे ही काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ये जनरलाइजेशन, और ये सब मल्टी वेरिएंट एनालिसिस का पार्ट है। इसमें पीसीए फैक्टर एनालिसिस ये सब जब आगे आएगा तो ये मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा अच्छे से, बट अभी के लिए बस आप ये देख लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या करता है, ये इसका यूज़ कब करते हैं, टी कब यूज़ किया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक, जब मीन्स को जब कैलकुलेट करना हो, मतलब कंपेयर करना हो। और कब कंपेयर करना हो, जब हमारा अननोन दे रखा हो, और वो अननोन जो दे रखे हैं वो सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर सिग्मा 2 स्क्वायर जो है, सपोज अगर ऐसा कुछ दे पेयर्ड में अगर है तब ये दे रखा, तो ये हम यहाँ वहाँ की भी बात नहीं कर रहे, हम यही यहाँ विसार्ड में कह रहे हैं। अगर कंपेयर करना हो मीन को तो हम टी लगाते हैं, अगर जो बाय द वे हमें सिग्मा को अगर कंपेयर करना है तो बाय द वे सिग्मा को अगर कंपेयर करना है तो हम वैसे तो इससे हम लोग कर लेते थे,
काई स्क्वायर से। बट अब विसार्ड में जब आएंगे तो हम कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात आएगी, तो जब कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात आएगी तो इसको अब कैसे करेंगे, तो इसको कंपेयर करने के लिए या इसको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब कोवेरियंस मैट्रिक्स अब देख लो, जनरलाइजेशन मैंने बता ही दिया है कि इसका जनरलाइजेशन होता है। और इसी तरह से हम मान लेते हैं एक्स आई जो है, या हम यहाँ पे ये इस तरह से कर लें एन पी, और ये हमारा हो गया 0 मान लें, ये हमारा मान लें समीशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो W होता है वो हमारा, वो हम अगर मान लेते हैं I बराबर 1 to n, और ये हमारा एक्स आई इंटू में एक्स आई डैश ये दे रखा है, तो ये हमारा जो फॉलो करेगा विसार्ड P n कॉमा समीशन को, n हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में इसको और हम अच्छे से अगर लिखना चाहें, ये सब हटा करके, और अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वो जरा देख लो कि S अगर जो बाद में सैम्पल स्पेस है, मतलब सैम्पल वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है S, किसकी है सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये इसके लिए है, मतलब ये इसको ही एस्टिमेट करना है। ये जब पता नहीं होगा तभी हम S का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि तब क्या होगा कि S जो होगा, तो जो हमारा A एक हम मान लें, A क्या है, A हमारा है n माइनस का 1, S अभी देखो हमने किया था n माइनस का 1 वहाँ पे किया था, और ये S सिग्मा स्क्वायर ये किसको फॉलो करता था, ये भी मैंने दिखाया था n माइनस 1 को करता था। ठीक वैसे ही अगर जो बाद में हम ये बोल दें कि ये A इसको हम मान लें और इसको हम सिग्मा स्क्वायर मान लें, तो ये भी वही बात कर रहा है। तो ये जो है ये किसको फॉलो करेगा, और देखो एक ये भी बात आप ध्यान रखो कि एस स्क्वायर वहाँ पे लिखा जाता था, तो वो n माइनस 1 समीशन x माइनस का x बार लिखा जाता था, यहाँ पे स्क्वायर होता था। यहाँ पे वही चीज़ s के लिए लिखा जाएगा, तो n माइनस 1 या कैपिटल N मान लें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, तो ये यहाँ पे x बार माइनस का x बार ये हो जाएगा, मतलब मीन हो जाएगा। और इसी के साथ में हम ये भी लिख सकते हैं एक्स आई और ये डैश, इसको स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये वीपी, मतलब यहाँ पे अगर जो एक्स जो है हमारा उसका ऑर्डर p क्रॉस 1 का है, तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 समीशन। अब ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको देखोगे क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है वो क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, मतलब उसका जो इसमें देखो n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे भी n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये इसको हम कुछ इस तरह से लेकर के चलेंगे, जो भी चीज़ें जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसको हम कुछ इसी तरह से समझाएंगे। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एस अगर जो बाय द वे कोवेरियंस सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स है विच इज़ यूज टू एस्टिमेट करने के लिए, ये अगर ये दे रखा है फॉलो किसको ये फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ये तुरंत इसको कर जाएगा विसार्ड को। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बाय द वे हम देखें, देखो नेक्स्ट अगर पीसीए की अगर हम बात करें, तो चूंकि पीसीए को अगर समझाना है तो इसको भी मैं अच्छे से ही समझा देता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट कभी भी अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि पीसीए क्या होता है, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, अच्छे से पूछा जाता है। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो ये पहली बात तो ये क्यों यूज होता है, जैसे कि वो कंपेयर करने के लिए हॉटलिंग टी स्क्वायर जब मीन को कंपेयर करने के लिए, उसी प्रकार से अगर जो बाय द वे विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो कोवेरियंस मैट्रिक्स को, उसी तरह से पीसीए को क्यों लाया गया है, क्यों उसका यूज़ किया जाता है, तो इस ये करता है डायमेंशन जो होते हैं हमारे रिड्यूस टेक्निक है, मतलब डायमेंशन रिड्यूस टेक्निक है, मतलब जो इसका डायमेंशन आप देखेंगे p क्रॉस 1, ये हमारे जो डायमेंशन होते हैं, मतलब कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, ये उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और ये क्या करता है, इट, मैं रीड कर रहा हूँ आप उसको देख लेना, कि इट ट्रांसफॉर्म ए सेट ऑफ पॉसिबल कोरिलेटेड वेरिएबल्स इनटू स्मॉलेस्ट या स्मॉलर सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल कॉल्ड पीसीए, मतलब पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट। और ईच जो मतलब जो पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं जो ओरिजिनल में मतलब वेरिएबल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे पीसीए सपोज वाई बना है और पहले एक्स ओरिजिनल थे, तो ये हमारा हो गया, इसको हम जेड मान लें, मतलब जो नए बने हैं उससे उसका जो कॉम्बिनेशन हो लीनियर होना चाहिए। अब थोड़ा अगर मैथमेटिकल अगर हम इसको देखें, सपोज ये p क्रॉस 1 है, नहीं ये 1 क्रॉस p हो गया, 1 क्रॉस p है, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xp, और ये डैश, ये कुछ और नहीं लिखा है, अगर बाद में ये इस तरह से लिखा है, और p क्रॉस 1 अगर लिखा होता तो ये कुछ इस तरह से लिखा होता x1 x2 डॉट डॉट xn या xp।
ठीक। और ये इसमें क्या ये बोल रहा है कि ये जो है ये p डायमेंशन का रैंडम वेक्टर है विद कोवेरियंस। जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, सिग्मा है या समेशन है, जो भी आप डिस्पर्जन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक। तो हमारा इसमें क्या करता था कि फाइंड करते थे वेक्टर b की पावर k, और ये क्या होते थे, ये हमारे आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, वही वेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये सपोज हम ये मान लेते हैं yk, और ये हमारा हो जाएगा bk डैश, और ये हमारा x मान लेते हैं, और यहाँ पे k जो है हमारा 1 2 डॉट डॉट p मान लेते हैं। इसी तरह से जब हम ये निकालेंगे मतलब इसके लिए और ये इसके लिए, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यूनिट होना चाहिए, ये हमारा यूनिट होना चाहिए जब सेम है। अगर जो बाय द वे सेम नहीं है, मतलब इस तरह से अगर लिखा है, देख लो i और ये अगर सपोज j दे रखा है, तो दो केस बनेंगे, 1 बनेगा 0 बनेगा। ये कब बनेगा, जब ये i इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं i और j जो इक्वल हो जाए, या i नॉट इक्वल टू j, तब ये हमारा 0 होगा। और आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ को अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम देखो इस तरह से, पहले हम आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आइगन वैल्यूज़ यहाँ लैम्डा की जो वैल्यूज़ मिलती हैं उससे, फिर इनका यूज़ करके हम अलग अलग आइगन वेक्टर निकालते हैं। ये आपको पता होंगे, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बात में हम इसी में देखें, तो इसमें आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ तो हमने बता दिए। तो अब ये हमारा वेरिएंस ऑफ yk तो हमने बताया था जो ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा के हो जाएगा। और इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है ट्रेस ऑफ yk। अब इसका मीनिंग क्या है ज़रा देख लेते हैं। सपोज़ ये yk दे रखा है और ये दे रखा है 1 3 2 1, ये कुछ दे रखा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो ये कुछ नहीं कहता, ये कहता है सम ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, या जो भी डायगोनल, मतलब ये जो है इसका सम कर दें, तो सम करेंगे 2 आ जाएगा, यही इसका वेरिएंस। और ये खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये आपको दे देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, बताएगा कि ये है, मतलब ये इसके पीसीए में, और इसमें बोलेगा कि ये इसका आइगन वेक्टर या इसका वेरिएंस आप बता दो, तो ये इसका वेरिएंस होता है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका अनकोरिलेटेड होते हैं। तो जिसके बाद में ये आपने ये कैलकुलेट किया yi और yj, तो ये हमारा क्या होगा, 0 होगा अगर जो i नॉट इक्वल टू j है। नेक्स्ट हमारा जो है लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2, मतलब ये ग्रेटर देन है। ये क्या है हमारे, ये हमारे दे रखे हैं आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर जो हम जब इसको निकालेंगे, इसमें ये इसी तरह से होता है, ये पूछा भी गया है और एक पूछा भी खूब जाता है। ये y1 जो है एक्सप्लेन करेगा मैक्सिमम वेरिएंस, यहाँ पे मैक्सिमम की बात होती है। हालांकि जब आप सैम्पलिंग या अदर कोई चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे मैक्सिमम, अगर जैसे देखो इस तरह से, ऐसे मान लो वेरिएंस ऑफ y1, अगर जो वेरिएंस ऑफ y2, तो यहाँ पे ये बढ़िया होगा, ये यहाँ पे ख़राब माना जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम पे ही सारी बातें होती हैं। देन इसी तरह से y2 अगर आप करोगे तो ये उससे नेक्स्ट से मतलब थोड़ा मैक्सिमम कम होगा, इसी तरह से सारा चलता चला जाएगा। और ये जो मैंने अभी बताया था, ये देख लो, टोटल जो वेरिएंस इसका होगा, टोटल वेरिएंस, तो टोटल वेरिएंस का जो फार्मूला होगा कुछ नहीं, जो अभी मैंने बताया था yk और k बराबर 1 to p। तो इसी तरह से ट्रेस ऑफ, अच्छा हाँ, वहाँ पे जो एक चीज़ मैंने थोड़ा बता दिया था वो ज़रा देख लो। ये होता है i बराबर p और ये लैम्डा k होता है, और यही ये अब होता है ट्रेस ऑफ yk, या यहाँ पे समीशन, जो भी आप डिस्पर्जन मैट्रिक्स। ठीक, ये आपका हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाद में अगर नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी अगर हम देखें डायमेंशन रिडक्शन में, तो अगर जो बाद में m अगर हम मान लेते हैं p से अगर छोटा है, मतलब m जो है वो छोटा है p से, तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर वेरिएंस अगर हम लिखें, तो ये भी खूब पूछा जाता है, प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ये अगर जो बाद में वेरिएंस क्या हो, एक्सप्लेन्ड हो, या इसको चलो हम थोड़ा सही से भाई लिख दें। बात क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे। बट हाँ, आपको ये भी बताना है कि इसी तरह से मैं आगे बताऊं चीज़ें, या फिर सिर्फ आपको आंसर दे दूं और आप चीज़ें कर लेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो समेशन लैम्डा के अपॉन में ट्रेस ऑफ समेशन। अब यहाँ पे i बराबर m यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अब i बराबर नीचे क्या होगा, i बराबर p होगा। तो वही i बराबर जब ये p इस तरह से लिखा होगा, तब ये नीचे मतलब ये टोटल के लिए हो जाएगा, और उस पर जब वो वही
यहाँ पे सपोज 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 के लिए पहले मतलब पूरा टोटल और ऊपर जो लिखना है वो प्रपोर्शन में लिखना है। ठीक है, ये तो इसकी कुछ चीज़ें हो गई। और इसमें जो लिमिटेशन होता है वो थोड़ा देख लेते हैं कि लिमिटेशन एज्यूम करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड जो हमारा है वो ये कि इसमें ये सेंसिटिव होते हैं, इसमें आउटलायर्स होते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं या आ जाते हैं। पीसीए मे नॉट ऑलवेज हैव क्लियर इंटरप्रिटेशन, मतलब ऑलवेज ये जो है अच्छा आपको इंटरप्रिटेशन जो है इसका बहुत अच्छा ऑलवेज हमेशा नहीं देता है, कभी कभी बेकार भी दे देता है। तो इसीलिए इसके बाद में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ होता है, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसमें क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन ये अगर हम देखें तो लिखा है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी बात सही है। यहाँ पे अगर हम ये देखें 30 में तो ये भी बात सही है, सही है। फिर लिखा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेरिएबल, ऐसा कुछ तो था मतलब ये तो रिड्यूस करता है, ये बता रहा है इंक्रीज करता है, तो ये तो गलत है। रिड्यूसिंग द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, मतलब ये कोरिलेशन को रिड्यूस करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोरिलेशन को रिड्यूस करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये वाला भी बोल रहा है हेट्रो जेनिटी एमंग द वेरिएबल, ये भी गलत है। बस यहाँ पे हम लोगों ने यही पढ़ा है, तो फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर जो बाद में देखना हो तो ये हम लोगों ने अभी तक जो इससे पहले अगर जो आपने नहीं भी देखा है तो आप एक बार देख लेना जा करके। अगर जो बाद में आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लेना। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, मतलब यहाँ तक 30 क्वेश्चन तक, तो वो आप सारे देख करके इसके बाद में आप चाहो तो बहुत सारी मतलब सिंपल सी बात मल्टीवेरिएट में पढ़ा रहा हूँ, उसके वीडियोस बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ा रखा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक हमने देखा है वो मैं हालांकि इसके बाद मैं बताऊंगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग में आप देखोगे क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, और मल्टीवेरिएट से आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो इनके लिए आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको यही सिर्फ देखना है तो ये आप देख लीजिए। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट जो मतलब पीसीए होता है हमारा, पीसीए होता है, पीसीए बेसिकली क्या करता है, पीसीए हमारा करता है कि इस बात सपोज 100 वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, और ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। सपोज आपके पास डेटा दे रखा है, आप मतलब सेकेंडरी डेटा, जैसे बात सपोज गवर्नमेंट वेबसाइट से आप जाकर के कोई डेटा आप लेना चाहते हो, तो वहाँ पर अगर सपोज हम मान लेते हैं कि लिटरेसी रेट का डेटा आपको लेना है, बट वहाँ पर अगर जो आप टेबल देखोगे तो वहाँ पर सारे स्टेट, सारे इंडिया का मतलब कंप्लीट इंडिया का और स्टेट्स का सबका दे रखा होगा। बट अगर जो हम ये मान लें कि किसी को सिर्फ यूपी का डेटा या राजस्थान का डेटा ही कलेक्ट करके और उस पर एनालाइज करना है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जितने भी और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। तो पीसीए क्या करता है, उन सारे वेरिएबल्स को मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको समराइज़ करता है, उनको रिड्यूस करता है, मतलब रिड्यूस सबसे बेस्ट टर्म यही रहेगा कि वो रिड्यूस करता है, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको, अब ये देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वहाँ पर 4 मतलब 100 वेरिएबल्स थे, वहाँ पर 4 वेरिएबल्स में रिड्यूस कर दिया, ये इसका कोई मतलब एक सर्टेन रूल नहीं है, ये डेटा पर डिपेंड करता है। बट हाँ, जो पीसीए क्या काम करता है, पीसीए करता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। और जब वो रिड्यूस करेगा तो आप देखेंगे कि जैसे सपोज अगर जो बात फर्स्ट पीसीए जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि लगभग में आपको 75% जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट पीसीए के थ्रू ही मिल जाती है। इसी तरह से सेकंड पे अगर जो आप जब जाएंगे, मतलब फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड पे आप देखेंगे जाकर के तो हम मान लेते हैं कि 85 पहुंच गया, तो इसी तरह से अगर जो आप थर्ड पर जाएंगे तो आप देखोगे कि 95% तक पहुंच गया। तो मतलब 3 पीसीए मतलब जो आपका पूरा होल डेटा था उसको उसने समराइज मतलब रिड्यूस कर दिया है, मतलब 3 पीसीए का यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा भी दिया था, और अगर जो बाद में आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हो। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो जरा हम लोग देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर एनालिसिस। तो देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो मतलब जो अभी इससे पहले हमने समझाया है वो ये था हमारा कि जो मतलब पीसीए क्या करता है, पीसीए फैक्ट मतलब रिड्यूस करता है ऑब्जर्वेशन को। फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, अगर जो बात है फैक्टर एनालिसिस के बारे में अगर जो हम लोग देखें तो देखो फैक्टर एनालिसिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो
जितने भी ऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच जो मौजूद रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन, तो उसको मतलब कुछ संख्याओं में मतलब अंडरलाइन करके फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। इसको दो तरह से किया जा सकता है। जैसे एक हमारा हो गया कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज करके, कोवेरियंस मैट्रिक्स का यूज करके, और सेकेंड हो गया कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज करके। अब कोरिलेशन और कोवेरियंस कब यूज करेंगे? देखो वही बात है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है वही सारा रहेगा। देखो कोवेरियंस हम लोग कब यूज करेंगे? सपोज मान लो एक्स हमारा वेरिएबल मान लो कि केजी में दे रखा है यूनिट, वाई हमारा दे रखा है मीटर में, अगर जो बाद में हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर जब यूनिट्स हमारी अलग अलग हैं तब हम कोवेरियंस को मतलब कोवेरियंस को यूज करेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स को। और अगर जो बाद में हमारा कोरिलेशन रहेगा तो कोरिलेशन क्या होता है, अगर जो आपको आइडिया हो तो ये यूनिट लेस होता है। मतलब जब आप समान यूनिट हो ये बोल सकते हो, या यूनिट लेस जैसा जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहाँ पर हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे। कोरिलेशन जब हम यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्डाइज मतलब देखो एक्स जो आपका वेरिएबल होगा उसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल मतलब एक्स माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, ये आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। वहाँ पर ये एक्स से मतलब ये एक्स अगर जो बात है सपोज हम मान लेते हैं नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर z बराबर क्या हो जाता है, ये n 0,1 हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर स्टैंडर्डाइज जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कोरिलेशन मैट्रिक्स में। तो बेसिकली ये मतलब जो काम क्या करता है वो यही है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में ये देखता है कि कौन सा मतलब पैटर्न इसके पीछे छिपा हुआ है। ये भी क्या करता है, ये भी अगर जो बाद में थोड़ा सा मतलब सिमिलर अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी रिड्यूस करता है, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। बट ये भी चेक करता है कि जो उसके मतलब हिडन या कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनको आइडेंटिफाई भी करता है। जैसे सपोज अगर जो बाद में हम मान लें कि स्टैटिस्टिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इसी तरह से इंग्लिश, हिंदी, तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये कुछ सब्जेक्ट हैं तो इनके बीच में अगर जो आप देखोगे तो कुछ हिडन पैटर्न भी होगा। जैसे बाद में जो स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट है उसके और यहीं पे मैथ का भी मान लें तो इनके बीच में थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी रहेगी। और यहाँ पर ये लिटरेचर का सब्जेक्ट आ जाता है तो इनके बीच में जो एक हिडन पैटर्न है उसको बताने की कोशिश करता है। बट अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसके लिए स्टडी करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है सिर्फ कोरिलेशन मतलब कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स, तो देखो ऐसा नहीं है, इसके लिए भी करता है और इसके लिए भी करता है। बट यहाँ पर जब थर्ड ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों मतलब कोवेरियंस कोरिलेशन दोनों दे रखे हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, तो यहाँ पर ये हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो ये बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर जो बढ़ें थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक पर ही रुके रहना भी बेस्ट नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर सैम्पलिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखो सैम्पलिंग में और हाँ ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हाँ ये एक चीज़ ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब या आप ये बोल सकते हो कि PDF जो भी होती हैं वो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो आप ISS एग्ज़ाम ये सर्च करिएगा। ये ISS एग्ज़ाम आप अगर सर्च करते हैं टेलीग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसको आप फॉलो करके रखिएगा जिससे कि आपके काम आ सके। अब यहाँ पर देखो लिखा है सैम्पलिंग फ्रेम। देखो सैम्पलिंग में सैम्पलिंग फ्रेम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, वो क्यों और कैसे ये मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा सैम्पलिंग का समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझो। जैसे बाद में सपोज़ ये मान लो कि ये एक एरिया है या इसको हम मान लेते हैं एक स्कूल है ये, और एक अब हालांकि स्कूल मतलब कॉलेज इसमें तो आपको डेटा जो होगा वो सिस्टमैटिक दे रखा होगा। बट हम ये चलो मान लेते हैं कि ऐसा कोई हाइपोथेटिकल ये है सिचुएशन कि कोई कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स के जो नाम हैं और उनकी जो क्लास है उसको मतलब अरेंज करके एक फाइल में नहीं रखा गया है। और एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि मतलब क्लास वाइज मतलब जब क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, उसमें भी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम और मतलब नाम हो गया या उनका रोल नंबर, उस हिसाब से डेटा अरेंज है। बट यहाँ पर मतलब किसी भी क्लास के कहीं पर भी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से अगर डेटा अगर आप कलेक्ट करते हो तो वो डेटा बहुत मतलब हालांकि कर सकते हो कलेक्ट, क्योंकि उसके लिए देखो जब अगर जो बाद में ये आपने अगर सैम्पलिंग में पढ़ रखा होगा कि डेटा जब हमारा सिर्फ ऐसे ही दे रखा होता है जिसमें मतलब जो सैम्पलिंग फ्रेम अगर जो नहीं गिवन होता है पहले, तब हम क्या करते हैं, तब आपको अगर आइडिया हो तो आप क्लस्टर लगा सकते हो, स्ट्रैटिफाई लगा सकते हो, क्योंकि उसको आप क्लस्टर और मतलब स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हो डेटा को।
बट अगर जो बाय द वे अगर जो एक सिस्टमैटिक आपको सैम्पलिंग फ्रेम मिल जाता है तो वहाँ पर आप देखते हो कि सिस्टमैटिक जो सैम्पलिंग है वो आप लगा सकते हो, जैसा कि नाम से ही। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो वोटर लिस्ट जो होती है वो अगर आप ध्यान दो तो इसके बाद कोई एक गांव है तो वहाँ पर वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं आप देखते होंगे, या आप उसको छोड़ करके आप इंडिया का ही जितने भी स्टेट हैं उसमें देखो यूपी 31, तो यहाँ पर जैसे ही 31 ये कोड आ गया यूपी का हो गया, इसी तरह से पूरा अरेंज होता है डेटा, तो वो डेटा कलेक्ट करने में बड़ा आसानी होती है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग थोड़ा सा देखें कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफाइंड एज लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल बात सही, विद नो ओमिशन या डुप्लीकेशन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब डुप्लीकेशन का मतलब इसे डुप्लीकेट, इसके बाद में कोई एक वोटर लिस्ट है तो वोटर लिस्ट में सपोज मान लेते हैं कि राम नाम का कोई स्टूडेंट है या मतलब जो कैंडिडेट है उसका नाम आ गया, उसका दोबारा वही नाम दोबारा ना आ पाए, ये इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना है जो लिस्ट आप बना रहे हो। और ऐसा भी कोई ना हो जो जैसे बाद में वो रह ही जाए तो वो कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होती है। सैम्पलिंग फ्रेम ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो से हाउस होल्ड होते हैं, विलेज होते हैं, इनमें बहुत अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और यहाँ पर सेकेंड अगर जो बाद में देखोगे तो लिखा है मैप ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो मैप सिंपल सी बात है, मैप का अगर जो बाद में आप मीनिंग समझोगे तो ये लोकेशन की बात करता है। तो जैसे सब लोकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि खेत नंबर, खसरा नंबर, गाटा नंबर, क्योंकि ये लोकेशन की एक बात कर देता है कि ये यहाँ पर ये वाला खेत है, वहाँ पर वो वाला खेत है। तो अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो खसरा नंबर, गाटा नंबर ऐसा आपको दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सैम्पलिंग फ्रेम में ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा दोनों के लिए हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आप मतलब सैम्पलिंग फ्रेम बना रहे हैं उसमें कोई भी यूनिट छूटे ना और कोई भी यूनिट दो बार ना आए, दो या दो से ज़्यादा बार ना आए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग क्वेश्चन देखें तो देखो यहाँ पर दे रखा है आपको पॉपुलेशन का जो साइज़ है n और सैंपल साइज n है ये सफिशिएंटली लार्ज है। तो लार्ज जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब जो FPC होता है, फाइनाइट करेक्शन पॉपुलेशन, FPC होता है, FPC फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ये जरा आप चेक कर लेना। तो ये हमारा होता है n माइनस मतलब कैपिटल N माइनस का स्मॉल n अपॉन में n, इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का n अपॉन में n कैपिटल का, और इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो यहाँ पर ये भी मतलब ये जो हमारा होता है n माइनस का n अपॉन में n, ये हमारा इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल हो जाता है। क्यों ये बोला गया है तो जरा हम लोग थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। देखो जैसे बाय द वे n बराबर अगर जो हम देख लें, n बराबर अगर जो कुछ इस तरह से यूनिट दे रखी है, और अगर जो बाय द वे स्मॉल n अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये अगर जो बाय द वे हम 100 मान लें, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये कुछ माइनस करने पे क्या आएगा, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 100 डिवाइडेड बाई, ये जब हम वैल्यू इसमें जब इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, अगर जो आप इसको देखोगे तो 0.99 समथिंग में कुछ आएगा, आप करके भी देख सकते हो। तो ये वही हो गया कि ये लगभग में आपका 1 के ही इक्वल आ जाएगा। इस वजह से इसको जब सफिशिएंटली लार्ज कभी भी लिखा हो तो आप इसी तरह से उसको कंसीडर करिएगा। अच्छा, ये तो हो गई चीज़ जो मतलब इसमें यहाँ तक अभी दे रखी थी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो जब भी सैम्पलिंग के क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए, जब भी मतलब सैम्पलिंग के क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि जो आपका सैम्पलिंग है ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट को ही कंसीडर करिएगा। ये आपको बहुत बार टीचर्स ने भी बताया होगा, बट मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता रहा हूँ कि ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद रिप्लेसमेंट को आपको कंसीडर नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट को हमेशा कंसीडर करना है। रीज़न ये होता है, अगर जो बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रीज़न हमारा ये होता है कि जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है उसका वेरिएंस कम होता है और जो विद रिप्लेसमेंट होता है उसका वेरिएंस ज़्यादा होता है।
अच्छा, वेरिएंस ज़्यादा कम होने से फ़र्क क्या है वो हालांकि मैं बता देता हूँ। देखो, अगर वेरिएंस अगर किसी डेटा का बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब कोई एक डेटा सपोज़ ये दे रखा है और इस डेटा का वेरिएंस अगर जो बाय द वे 100 आ गया, और कोई एक अलग डेटा दे रखा है जिसका वेरिएंस अगर जो बाय द वे 30 आया, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है जबकि यहाँ पर वेरिएबिलिटी कम है। और यही खेल होता है वेरिएंस का कि जिसका जितना ज़्यादा वेरिएंस वो उतना ही बेकार, जिसका जितना वेरिएंस कम होगा वो उतना ही अच्छा। क्योंकि अगर जो बाय द वे आप ध्यान दो तो आप प्रिसीजन बराबर होता है 1/वेरिएंस। तो सिंपल सी बात है, अगर वेरिएंस किसी का अगर ज़्यादा है, तो उसका डेटा उतना ही प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज होगा, उतना ही अच्छा होगा। जितना वेरिएंस अगर किसी का अगर जितना कम होगा, प्रिसीजन उसका उतना ही अच्छा होगा। जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रिसीजन भी उतना कम होगा। इस वजह से WOR को लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई जो मतलब आपको ध्यान रखनी भी चाहिए और आपको पता भी होगा। देखो, यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सिर्फ पेपर आपको एक रिवीजन के थ्रू बताया जा रहा है, ना कि कोई सैम्पलिंग का या कोई ऐसा मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। बस इसमें काम की चीज़ें आपको बतानी। तो देखो, ये हमारा कुछ इसका फार्मूला होता है WOR का, ये WOR का ये फार्मूला होता है। वेरिएंस का ये होता है n माइनस का n अपॉन में ये हो जाएगा और s स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, देखो, एस्टिमेटेड जब लिखा है तो एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि इस पे आप इसको एस्टिमेट करेंगे, तो इसको एस्टिमेट करेंगे, चूँकि ये भी आपको पता है कि स्मॉल s स्क्वायर बराबर कैपिटल S स्क्वायर होता है। तो ये भी हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि चूँकि ये सफिशिएंटली लार्ज है तो ये हमारा कुछ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये S स्क्वायर अपॉन में n हो जाएगा। यहाँ से भी आपको किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, देन इसके बाद में थोड़ा और अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, जो सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है P और कैपिटल का P और ये हमारा होता है कैपिटल का Q। ये भी हमें लगता है आपको पता होगा। सिंपल सी बात है, ये सैंपल प्रपोर्शन स्मॉल p होता है तो यहाँ पर पॉपुलेशन प्रपोर्शन हो जाएगा, और वही Q बराबर हो जाएगा 1 माइनस का P, कैपिटल का P। ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। और आपको ये भी पता होगा S स्क्वायर बराबर होता है n अपॉन में n माइनस का 1, और ये हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर। चूँकि ये मैंने आपको बता दिया है तो ये हमारा हो जाएगा n अपॉन में n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा PQ। जैसे n मतलब सफिशिएंटली लार्ज उसके लिए होता है, वैसे ही यहाँ पर n माइनस 1 भी हमारा, ये भी हमारा आप जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग में 1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात है मोटा मोटी अगर हम बात देखें तो देखो, वेरिएंस हमारा ये हमारा कुछ S स्क्वायर अपॉन में n आया है, और यहाँ पर अगर जो बात में हम S स्क्वायर बराबर अगर हम देखें तो सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, और ये हम अगर जो बात में देखें तो P और ये हमारा Q हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर अगर जो बात में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा PQ, और ये हमारा हो जाएगा मतलब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर जो बात में जब इसको एस्टिमेटेड मतलब जब इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये हमारी इसी वैल्यू के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बात में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम फाइनल आंसर देखें तो ये हमारा A हो जाएगा। यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखो देखो जो लैंग्वेज है उसी को आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी है। देखो लिखा है ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड्स, मतलब ये बता रहा है कि जितना अधिक अंतर होगा मतलब डिफरेंस होगा इसमें, स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा S। इसके बारे में बता रहा है कि जितना जो स्ट्रेटम होंगे इनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेगा, फिर आपको इसमें पढ़ना है। अब उससे पहले कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। देखो, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, अगर जो बात में आप एफिशिएंसी अगर लिख रहे हो, सपोज अगर जो बात में आप एफिशिएंसी लिख रहे हो, इसके लिए नेमिन एलोकेशन ओवर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाता है। देखो, जो पहले लिखा है, जो यहाँ पर पहले लिखा है उसको आपको नीचे लिखना है, तो नियमन का नीचे हो जाएगा और प्रोपोर्शनल का ऊपर हो जाएगा। ये एफिशिएंसी निकालने का ये मतलब रूल होता है, तरीका जो भी आप समझो। देन इसके बाद में गेन एफिशिएंसी क्या होता है, तो देखो इसी के लिए अगर गेन एफिशिएंसी लिखना हो तो ये हमारा होता है V
पी मतलब प्रोपोर्शनल के लिए वी एन अपॉन में ये हमारा वी एन। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा ई माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी क्योंकि इसमें नीचे लिखा भी है, बट मैं उस मतलब हालांकि मैं उसके थ्रू भी अगर जाऊँ तब भी मैं आपको बता सकता हूँ और आप यहाँ पर अच्छे से कर भी पाओगे। देखो ये क्या बता रहा है, वैसे अगर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नीमन एलोकेशन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, वेरिएंस जिसका सबसे कम वो सबसे बढ़िया, फिर बाद में ऑप्टिमम नीमन के बाद में प्रोपोर्शनल, फिर बाद में अगर जो आप देखोगे तो SRS वो भी कौन सा WOR, या सिंपल सी बात है अगर WR के लिए भी करो तब भी वो सबसे जो बेस्ट है वो यही है। फिर इसके बाद में चीज़ें तो इससे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर देखो VN ग्रेटर VP। अब चूंकि हमने ये भी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर जो बाय द वे प्रेसीजन क्या होता है, तो प्रेसीजन आपने पढ़ा था कि प्रेसीजन हमारा वेरिएंस का इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स होता है तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम ये हमारा वेरिएंस के लिए हो गया तो प्रेसीजन के लिए सिंपल सी बात है अब ये ग्रेटर हो जाएगा VP के। तो अब यहीं से अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में तो उसमें अगर जो बाद में हमेशा देखो मोर इज द गेन इन द प्रेसीजन ऑफ प्रेसीजन, वही मोर होगा इसका नीमन एलोकेशन ओवर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो ये सिंपल सी बात है, अधिक होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बट और जो जितने भी ऑप्शन हैं उनको अगर आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पर देखो लिखा है मोर गेन प्रेसीजन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, मतलब रैंडम सैम्पलिंग मतलब वही SRS की बात कर रहा है, और स्ट्रैटिफाइड तो ये कुछ बात मतलब होती नहीं है। बट यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोर की जगह लेस लिखा होता तो ये बात भी सही थी। तो ये तो हो गया जो मतलब मुझे आपको बताना था। बट अब चूंकि जैसा ये स्टेटमेंट दे रखा है ऐसा ही अगर जो बाद में मैं अगर समझाऊँ तो n बराबर अगर जो बाद में 100 सपोज आपको दे रखा है और ये आपको स्टेटम दे रखे हैं, A स्टेटा दे रखा है और एक B स्टेटा दे रखा है स्टेटम, और ये यहाँ पर NI दे रखा है, स्टेटम का साइज़ दे रखा है, और SI यही स्टैंडर्ड जो डेविएशन की मैं बात कर रहा था वो आपको दे रखा है। अब सपोज़ 500 इसका भी साइज़ है, 500 इसका भी साइज़ है, बट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे 2 है और इसका 10 है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो देखो ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता क्या है, तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता है स्मॉल NI जो होता है मतलब स्टेटम का सैंपल साइज है, ये पॉपुलेशन का मतलब स्टेटम का पॉपुलेशन साइज है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है, नाम से ही प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो NI बराबर होता है फार्मूला NI अपॉन में कैपिटल N। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर रखें तो ये हमारा हो जाएगा 100, ये हमारा हो जाएगा अगर जो बाद में इसको हम देखें अगर हम N1 के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो N1 मतलब ये फर्स्ट वाला हो गया। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो 500 हो गया और यहाँ पर देखो ये हमारा 1000 हो गया। ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो ये हमारा इस तरह से कट जाएगा, यहाँ पर देखो 50 बचेगा। इसी तरह से आप N2 के लिए भी निकालोगे वो भी हमारा 50 ही आएगा। बट गेम कहाँ पर चेंज होता है वो ज़रा देखो। नीमन एलोकेशन क्या होता है, तो ये होता है नीमन एलोकेशन जो हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है वो देखो जरा, NI मतलब कैपिटल NI जो वहाँ पर भी था और यहाँ पर SI भी आ जाता है, मतलब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर मतलब इसको भी लेकर के चलता है। अब ये क्या बताता है वो ज़रा देखो, इसका क्या फार्मूला होता है। अगर इसका फार्मूला अगर हम लोग देखें तो NI बराबर होता है स्मॉल n समेसन NI SI और ये हमारा हो जाएगा NI SI। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करके मतलब सारी वैल्यूज़ दे ही रखी हैं, कैलकुलेट करके देखना। तो N1 आएगा 17 और N2 आएगा 83। देखो स्ट्रैटिफाइड क्यों यूज किया जाता है, अगर जो आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटिफाइड इसलिए यूज किया जाता है कि जिससे कि यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। जितना ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब यहाँ पर लिखा है ना ग्रेटर। अब सिंपल सी बात है, कोई एक डेटा है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत कम है और किसी का ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल सी बात है B वाले का जो है हमारा वो 10 दे रखा है तो इसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। यही इसी वजह से ये इसी कारण से प्रोपोर्शनल एलोकेशन को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है जितना ज़्यादा नीमन को दिया जाता है। ये रीज़न मैंने आपको बताया, हालांकि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, नीमन ये हमारा होता है, देन प्रोपोर्शनल होता है, देन SRS WR होता है। यहीं से आप पकड़ सकते थे या मतलब कर सकते थे। बट ये चीज़ जो एक आपको ध्यान रखनी चाहिए वो
ये है। अब जरा यहाँ पर अगर देखो S1, S2 ये जितना ज़्यादा पास होंगे मतलब इक्वल होंगे, इक्वल लगभग में इक्वल, मतलब सपोज ये 2, ये सपोज मान लो 3, कुछ ऐसा, तब इसमें आप देखोगे कि नीमेन चाहे लगाओ चाहे आप लगाओ प्रोपोर्शनल, दोनों से सेम आंसर आएगा। बट जैसे जैसे S1 या S2 जो भी ये हमारा ग्रेटर होता जाए दूसरे से, वैसे वैसे आप देखोगे कि नियमन जब आप लगाओगे तो उसका जो प्रिसीजन होगा वो बेस्ट रहेगा प्रोपोर्शनल से। बट अगर जो बाद में प्रोपोर्शनल अगर जो आप लगाते हो तो सिंपल सी बात है, जब नियम ये हमारा करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उससे हमारा जो वेरिएंस होगा वेरिएंस कम आएगा। जब वेरिएंस कम आएगा, अब देखो ये थोड़ा समझो, जैसे n बराबर किसी ने 10 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, और चलो स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स का ही मान लेते हैं, कनेक्ट भी कर पाओगे। तो देखो अगर 10 स्टूडेंट्स का अगर डेटा ले लिया कि चेक करना चाहते हैं कि मैथ्स में कितने नंबर है, आप सपोज मानो 1 लाख स्टूडेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, अब 1 लाख स्टूडेंट्स हैं और 10 का आपने डेटा ले लिया, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी आएगी, बेकार होगा रिजल्ट। वो रिजल्ट बेकार होने का रीज़न यही रहेगा क्योंकि आपने जो सैंपल साइज़ जो सेलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेशन जो आपने सेलेक्ट किया है वो कम किया है। अब वही रिप्रेजेंटेशन अगर जो बाद में अभी तक आप स्ट्रेटम की साइज़ पर डिपेंड कर रहे थे, बट अगर जो बाद में आप उसका उस डेटा का जो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जो बाद में कैलकुलेट कर लो, देन आप बताओ तो आप उससे बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में देखो तो यही क्वेश्चन बोल रहा था कि ग्रेटर अगर जो बाद में डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रेटम के बीच में, तो क्या प्रोवाइड करेगा, वो मोर प्रिसीजन प्रोवाइड करेगा किसका, नीमन एलोकेशन ओवर इससे प्रोपोर्शनल एलोकेशन से। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी अगर किसी को सिंपल सी बात है अगर दिक्कत रहती है तो कमेंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़रूर बता दूंगा। और आप एक बार चेक करके भी देखना, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ या कोई अगर कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जब कोई आपने क्वेश्चन पूछा, मे भी उसका मुझे आंसर नहीं आता है तो मैंने उसको बोल दिया, मैं साफ बोल देता हूँ कि ये मुझे नहीं आता, बट अगर जो बाद में मुझसे हो सकता है तो मैं ज़रूर वो चीज़ आपको बताऊँगा। और ऐसा सिंपल सी बात है, इतना जब पढ़ाई कर लो तो देखो वही बात है कि 100% अगर जो बाद में कोई कहे कि मुझे आता है, ये कभी हो ही नहीं सकता। जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी नहीं आता है, बट हाँ ये रहता है कि कोई चीज़ अगर जो बाद में पूछी गई है तो लगभग में वहाँ तक जाया जा सकता है, वही मैं भी कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था, यही ये देखो फार्मूला यहाँ पर ये पूछ भी लिया गया है, नियमन देन प्रोपोर्शनल, देन आप देखोगे कि SRS। तो यहाँ पर अगर जो बाद में देखें, देखो ये भी सही है, बट यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये भी सही है। अब इसी को इस तरह से तोड़ के लिखा गया है, फिर देखो ये भी सही है, तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो हमारा आल हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है सीधा सा क्वेश्चन था, ना ज़्यादा दिमाग लगाना था, बस आगे बढ़ जाना था। देन इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट हम लोग देखें, ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रपोर्शन ऑफ द सैम्पलिंग, ये वही जो इससे पहले अभी P और Q वाला आपको बताया था वही है। YI ये आपको दे रखा है 1 होगा और 0 कब होगा। देखो पहली बात तो मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, बट चलो यहाँ पर बता देते हैं। YI तो समेसन YI जो हमारा होता है वो A के इक्वल होता है, या यहाँ पर चूँकि लिखा गया है R तो इसको R दे सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि जैसे बात Y1 प्लस Y2 प्लस Y डॉट डॉट YN, मतलब अगर जो बात है यूनिट जो सेलेक्ट हो गई है तो उसको 1 दे दो, जहाँ पर रिजेक्ट हो गई है वहाँ पर 0 दे दो। इस तरह से आप करोगे तो ये R या A के इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि सैंपल की बात कर रहा है तो सैंपल तो यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, ये इतना सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर अगर जो बात में हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन को, मतलब इसके ऑप्शन को, क्योंकि मेन है ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू एस्टिमेट है, एस्टिमेट पर ध्यान देना है, क्योंकि एस्टिमेट का जो आंसर होता है, वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो हम बता रहे थे, देखो P बराबर जो अभी हम लिख रहे थे तो ये हमारा होता था A/N, और इसी तरह से Q जो हमारा होता था वो हमारा होता था 1 माइनस का P। इसको अगर जो बाद में हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का A/में, और ये हमारा हो जाएगा N। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो n माइनस का A हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। और ये देखो ये होता क्या है कि एट्रीब्यूट्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि पॉपुलेशन को 2 क्लासेस में, मतलब ये कोई पॉपुलेशन दे रखी है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड करता है। एक वो पॉपुलेशन होती है मतलब जिसमें जैसे सपोज S और नो या
कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, कोई पर्सन स्मोकिंग नहीं करता, ये एस नो में ये डिवाइड हो जाता है। तो एक हो गई क्लास सी और एक हो गया सी डैश। ये चीज़ें हालांकि सिंपल सी बात है, जब सैम्पलिंग पढ़ाएंगे वहाँ पर बहुत बढ़िया से बताएंगे, बट यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आप देख लो। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा एन होता है, एन बराबर हमारा होता है ए प्लस ए का मतलब इसका डैश, डैश का मतलब हो गया जिस बात ये स्मोकिंग करने वाले पर्सन है, ये हमारे नॉन स्मोकिंग वाले पर्सन हो गए। इसी तरह से एन बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पर ए है, अब जहाँ पर ये सपोज यहाँ पर इन्होंने आर लिया है तो आप ए की जगह पर आर कर दो। तो उसी तरह से ये चीज़ें दे रखी हैं। तो ये मैंने तो पॉपुलेशन के लिए बताया। अब देखो सैंपल के लिए, तो देखो ये सैंपल के लिए ये चीज़ लिखी है जो कि ये हमारा सही हो जाता है। अभी मैंने आपको, अगर जो आप याद करो तो ये मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, एन माइनस का एन, एन ये हो जाएगा, और ये आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो पी क्यू, ये हम लोगों ने अभी जब, चूँकि वहाँ पर क्या बता रहा था, वहाँ पर ये आपको बोल दे रहा था कि यहाँ हमारा जो एन जो है वो सफिशेंटली लार्ज है, जब लार्ज है तब के लिए ये हमारा हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी, वो समझनी क्या पड़ेंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो है क्या कि अगर जो बाय द वे आप लिखते थे तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता था एन, और ये एन हो जाता था, और ये हमारा एस स्क्वायर हो जाता था। अब ठीक उसी तरह से जब इसका स्मॉल में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा स्मॉल एस जो होता है, स्मॉल एस स्क्वायर, तो ये हमारा एन, एन माइनस का 1, और ये हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर की। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे, अच्छा एस जो हमारा होता है वो एस हमारा एस स्क्वायर जो हमारा होता है पी क्यू के ही इक्वल हो जाता है। तो बस वो सही लिखा है, मतलब यहाँ पर नॉन सफिशिएंटली लार्ज की कोई बात नहीं कहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप निकालते हो तो इसी तरह से हम लोग करते थे, जेड अल्फ़ा अंडर रूट में यहाँ पर हमारा वेरिएंस आ जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखो, ये वेरिएंस लिखा गया 95% के लिए है, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा, यहाँ पर हो गया कितना 5%, 5% को हम लिख सकते हैं 0.05, और जेड 0.05 पे जो हमारा होता है वैल्यू 1.96 होता है, तो ये भी हमारा पॉइंट सही है। मतलब यहाँ पर भी देखोगे कि सारे पॉइंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दे रखा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, एक ये आपको डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10 तहसील हैं, मतलब ये इस तरह से तहसील मान लो, इस तरह से कुछ तहसील दे रखी हैं आपको। उन 10 तहसील में से आपको आउट ऑफ सेलेक्ट करना है कितनी, 2 तहसील को। तो 2 यहाँ से तहसील को आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, SRSWR विद रिप्लेसमेंट के थ्रू। फिर लिखा है कि जो उसमें अब ये जो तहसील हैं, उस तहसील में सिंपल सी बात है घर भी होंगे, उन घर जो हाउस होल्ड हैं उनको सेलेक्ट किया गया है तहसील जो ऑलरेडी कंप्लीटली इनुमरेटेड फॉर द सर्वे। तो इसके लिए कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाएगी, देखो जब कंप्लीट की बात की जाए, कंप्लीट इनुमरेशन या ऑल यूनिट सेलेक्टेड, किससे पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्लस्टर बनाए, वो कितने क्लस्टर हैं, 10 क्लस्टर हैं। 10 क्लस्टर से आपने क्या किया, 2 क्लस्टर सेलेक्ट किए, उन 2 क्लस्टर से आपने कंप्लीट यूनिट्स जितनी भी उसके अंदर हाउस होल्ड हैं सबको ले लिया। तब आप हमेशा लगाओगे क्लस्टर सैम्पलिंग को। बट यहीं पे अगर जो बाद में सपोज मान लेते हैं कि 3 तहसील अगर सेलेक्ट करनी है, और फिर इसमें से सपोज यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8 हाउस होल्ड इस तरह से सेलेक्ट करनी है, जब ऐसा कभी आए तो ये पहली बात तो अनइक्वल का केस हो गया, ये इक्वल का केस हो गया, और ये हमारा हो जाएगा। फिर वहाँ पर आप देखोगे कि डबल सैम्पलिंग वहाँ पर यूज होती है या 2 स्टेज सैम्पलिंग यूज होती है, और क्लस्टर सैम्पलिंग को ही सिंगल स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं, सिंगल स्टेज सैम्पलिंग। और डबल सैम्पलिंग मैंने गलत बोल दिया, डबल सैम्पलिंग तो हमारा होता है 2 फेज सैम्पलिंग। तो यहाँ पर 2 स्टेज सैम्पलिंग ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल स्टेज सैम्पलिंग। तो इसके लिए बेस्ट जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा। और भी रीज़न मैं बता देता हूँ कि ऐसा और क्यों नहीं होंगे, उसका कुछ रीज़न थोड़ा देख लो। देखो सिंपल सी बात है, आप कोई डिस्ट्रिक्ट अगर जो बाद में आप मान लो कि कोई आपकी डिस्ट्रिक्ट कहीं पर जहाँ पर आप रहने वाले हो वो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको तहसील बहुत सारी दे रखी हैं। तो सिंपल सी बात है वो तहसील आपको गिवन है ना, मतलब वो नेचुरली गिवन है, ऐसा नहीं है कि आप उनको अरेंज कर रहे हो। तो जब कभी नेचुरली डेटा दे रखा हो, मतलब सपोज ऐसा कि आपको फॉरेस्ट में पेड़ों के बारे में स्टडी करना है, तो सिंपल सी बात पेड़ हैं वहाँ पे मौजूद, जैसे एग्रीकल्चर लैंड तो वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, उनमें आपको कुछ ऐसा करना नहीं है। बट हाँ, जैसे सपोज मान लो कि 1000 स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में हैं, फिर बाद में आपने क्लासेस वाइज मतलब जो स्टेटा इस तरह से बना लिया, ये आपने बनाया है, ये नेचुरली, हालांकि नेचुरली यहाँ पर बोल सकते हो कि क्लासेस तो पहले से ही गिवन है, अरे हम चलो क्लासेस छोड़ करके हम ये मान लें कि मेल कितने दे रखे हैं, फीमेल कितने दे रखे हैं, उस तरह से आपने डिवाइड कर लिया।
तो उस केस में जब नेचुरल की बात आएगी हमेशा क्लस्टर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, सिस्टमैटिक तब आप लगाइएगा जब आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सारा डेटा आपको गिवन है। मतलब जैसे हम मान लेते हैं वोटर लिस्ट, इस टाइप का अगर डेटा आपको दे रखा है तब ये लगाएंगे। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो ऐसे केसों में लगता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट मतलब सबसे अगर सारी सैम्पलिंग्स को अगर देखोगे तो उसमें आप लास्ट में जब पूरा सैम्पलिंग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एसआरएस जो है वो फर्स्ट फेज़ है मतलब सैम्पलिंग का, जो कि सिंपल सी बात है। देखो जब आप पढ़ते होंगे तो पहले आपको एसआरएस पढ़ाया जाता होगा, फिर स्ट्रैटिफाइड पढ़ाया जाता होगा, फिर क्लस्टर पढ़ाया जाता होगा, फिर सिस्टमैटिक पढ़ाया जाता होगा, फिर आप यहाँ पर देखते होंगे 2 स्टेज पढ़ाया जाता होगा, 2 फेज पढ़ाया जाता होगा, फिर 2 स्टेज तक आप यहाँ पर पढ़ लो। देखो कि चूँकि मैंने इसको इस तरह से ये एक ग्रुप मैंने बना के मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। फिर एक दूसरा ग्रुप जो बी है जिसमें आप रेशियो एस्टिमेटर, रिग्रेशन एस्टिमेटर, प्रोडक्ट एस्टिमेटर, डबल सैम्पलिंग जो मैंने अभी बताया था 2 फेज सैम्पलिंग, फिर एक सी पार्ट जो पीपीएस सैम्पलिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें देश राज, ये सारी चीज़। तो ये इस तरह तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ अगर यहीं पे अगर बेस्ट होती तो क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत थी? नहीं, मतलब इसमें कुछ कमी होगी इसलिए इसमें गए, फिर इसमें, इसी तरह से कुछ चीज़ें। बट हाँ ये भी है कि डेटा को देख करके भी बताया जाता है। हो सकता है डेटा आपको होमोजीनियस दे रखा है, सपोज एक क्लास दे रखी है, बस आपको यही डेटा दे रखा है, एक क्लास में 1000 स्टूडेंट हैं और उनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको किसी दूसरे क्लास से अगर कंपैरिजन नहीं करना है तो ये तो होमोजीनियस डेटा है, एक ही क्लास का है, तो यहाँ पर आप एसआरएस लगा सकते हो। बट यहाँ पर भी कुछ चीज़ें अपवाद हैं, अब इसमें भी हैं, बट मैं इसको आप इस तरह से मान के चलो कि आपके काम की चीज़ जो है वो मैंने बता दी, बट इसमें भी आप जा सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि इसे एक क्लास है बट अब उसमें भी मेल फीमेल और अदर भी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि कौन मैथ्स में अच्छा है, कौन स्टैटिस्टिक में अच्छा है, कौन अदर में अच्छा है, कौन खेल में अच्छा है। तो अब यहाँ पर तो डेटा धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो क्लस्टर में डिवाइड होता जा रहा है, वो अरे इसको क्या कहते हैं, स्टेटा में डिवाइड होता जा रहा है। तो यहाँ पर अब स्टडी तो डिपेंड करता है, देखो सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे मतलब बोलना थोड़ा कठिन है, बट हाँ मोटा मोटा जो आइडिया है वो यही होता है। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें, इसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और मैं इसमें ये सारी चीज़ें ना दिखा करके मैं आपको डायरेक्ट पहले यहाँ से सही समझाऊँ। देखो वेरिएंस आपको बताना है और किसका बताना है, एस्टिमेट का बताना है, पॉपुलेशन टोटल का। तो चूंकि अगर जो बाद में आप हमसे पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे मैं जितने भी आपको वेरिएंस के फार्मूले पढ़ाऊँगा वो पॉपुलेशन मीन के लिए पढ़ाऊँगा, पॉपुलेशन टोटल के लिए पढ़ाऊँगा नहीं। बट उसका मैंने तरीका बताया है कि वैसे निकाला जाता है, वो सारी में सेम है। क्योंकि अगर जो आप सबके लिए अगर पढ़ने चलेंगे तो आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत फार्मूले हो जाएंगे, बट आपको तरीका आता होगा तो आप तुरंत कर लोगे। अब देखो होता क्या है कि ये हमारा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग का वेरिएंस का फार्मूला होता है एन, ये हमारा होता है एन स्मॉल एन और ये हमारा एस बी। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, चूँकि एस्टिमेट बोला गया है तो एस्टिमेट जैसे ही होगा तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है तो वो हमारा होता है एन और कैपिटल में एम होता है। सैंपल का जो साइज़ होता है वो हमारा होता है स्मॉल एन कैपिटल में एम। आई बराबर इसके लिए जब आप देखोगे आई बराबर 1 2 डॉट डॉट कैपिटल एन और जे बराबर अगर देखोगे तो 1 2 डॉट डॉट कैपिटल एम। और यही सैंपल के लिए देखोगे तो आई बराबर 1 2 डॉट डॉट कैपिटल एन हो जाएगा, सॉरी स्मॉल एन हो जाएगा, और जे बराबर हमारा होगा 1 2 डॉट डॉट कैपिटल एम। ये चीज़ें आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर स्मॉल मतलब एस बी ये हमारा होता है बिटवीन, मतलब जो क्लस्टर होते हैं क्लस्टर के बिटवीन क्लस्टर का ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा होता है एन माइनस का 1 समीशन जे बराबर 1 टू एन, और ये हमारा हो जाए आई बराबर 1 टू एन, ये हमारा हो जाएगा वाई आई जे माइनस का वाई, और ये हमारा हो जाएगा आई इसका स्क्वायर। अब देखो वाई आई जो हमारा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कैपिटल एम होता है, समीशन जे बराबर 1 टू एन होता है, सॉरी एम होता है, और ये हमारा होता है वाई आई जे होता है। इसी तरह से वाई मतलब पॉपुलेशन के लिए तो ये हमारा हो जाएगा एन एम समीशन आई और जे का लगेगा, यहाँ पर एन और यहाँ पर एम होगा, यहाँ पर वाई आई जे होगा। इसी तरह से आप इसको अगर थोड़ा सा हम अच्छा चलो यहीं पे बता देते हैं। ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 एन हो जाएगा, और ये यहाँ पर समीशन आई बराबर 1 से एन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई कैपिटल में। तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता था। अब यहाँ पर दोबारा देखो हम लिख रहे हैं, और ये देखो
ये हमारा हो गया, और ये जब चूंकि इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1 से n, मतलब स्मॉल के लिए लिख रहे हैं, बिटवीन के लिए तो ये देखो वाई आई जे माइनस का y और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला बस आपको यहाँ पर मैच कर लेना है, जहाँ पर है वो आपका हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये तो हमने टोटल के लिए बता दिया, वो मीन के लिए बताया। देखो टोटल का फार्मूला क्या होता है, देखो y बार बराबर अगर जो बाय द वे आपको आइडिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/n समेसन yi, या इसी को हम लिख सकते हैं y और ये हमारा n हो जाएगा। तो इसी तरह से y बराबर ये हमारा क्या होता है, सैंपल टोटल या पॉपुलेशन टोटल जो भी, n और ये हमारा हो जाएगा ये। अब चूंकि हमें एस्टिमेट चाहिए तो एस्टिमेट ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा yc हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस वेरिएंस इस पे लगाएंगे तो ये हमारा n का स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ n स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये देखो फार्मूला कहाँ पर है और वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर n से एक n कट जाएगा, तो यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो देखो ये हमारा है, फिर देखो ये हमारा, देखो ये देखो दे रखा है ये और ये पूरा हमारा अब देखो यहाँ पर t में दे रखा है। तो वही चीज़ जो मैंने बहुत बार बोली है इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, देखो बहुत बार आपको दे रखा होगा कुछ और, पढ़ना आपको वही है जो आपने पहले पढ़ रखा है। देखो ये ज़रूरी नहीं, कभी हो सकता है वो यहाँ पर टी की जगह पर जेड कर दें, तो आपको घबराना नहीं है। आपने जिस हिसाब से जिस नोटेशन में पढ़ी हैं आपको उसी नोटेशन में चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही हो सकता है, बट यहाँ पर देखो ये हमारा ये n नहीं है तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा, ये तो गलत है ही है। यहाँ पर देखो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल हमारा सही यही रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम देखें अब देखो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है कि मीन स्क्वायर विद इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज लार्जर देन पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। मतलब ये बोल दिया गया है कि आपको विद इन जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या है, लार्जर है, मतलब ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, जो पॉपुलेशन का दे रखा है। ये अगर जो बाय द वे है तब आपसे पूछा गया है कि क्या इसके लिए सही होगा। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है WOR, इसका ये वेरिएंस ज़्यादा होता है और जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है उसका कम होता है। तो अब यहाँ पर अगर जब हम देखें तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो हमारा होगा, अगर हम प्रिसीजन अगर यहीं पे अगर हम निकाल लेते हैं तो देखो WOR का प्रिसीजन ये कम हो जाएगा और इसका हमारा ज़्यादा हो जाएगा प्रिसीजन। तो यहाँ पर लिखा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज़ मोर प्रिसाइज देन WOR, तो यहीं पर ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट अगर जो देखो तो लेस लिखा है तो ये तो बात गलत है। फिर लिखा है इक्वली, तो ये भी कोई बात मतलब नहीं बोला गया है। फिर यहाँ पर देखो कि स्ट्रैटिफाइड के बारे में बताया गया है, तो ये भी चीज़ आपको नहीं बताई गई है, मतलब ये इससे कंपैरिजन नहीं होता है। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक तो बात आपको ध्यान देनी है, पहली बात तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। जब कभी ट्रेंड की बात करेगा तब वहाँ पर थोड़ा देखा जाता है, तब वहाँ पर स्ट्रैटिफाइड होता है, देन सिस्टमैटिक होता है, देन वहाँ पर देखोगे हमारा होता है SRS। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये बेस्ट हमारा रहेगा और ये वास्ट, बट इसके केस में थोड़ा सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें इसकी वजह से नहीं पूछा गया था। तो ये हमारा ये भी हो गया। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें फिर आपसे 40 नंबर, अब यहाँ से सैम्पलिंग के क्वेश्चन समाप्त हो गए, जो लगभग में मुझे लगता है 12 से 13, 1 मिनट में बता देता हूँ चलो आपको कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जो अभी तक मतलब मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो रैंडम वेरिएबल जो हमारा है टॉपिक, रैंडम वेरिएबल प्लस एक्सपेक्टेशन प्लस MGF प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से 19 क्वेश्चन अभी तक जो मैंने एनालाइज किए हैं वो पूछे गए हैं। सेकेंड कोरिलेशन प्लस रिग्रेशन, तो यहाँ से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड अगर जो बाद में आप देखो मल्टीवेरिएट से, तो मैंने बोला था 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ सैम्पलिंग से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिफ्थ अगर जो बाद में एनोवा प्लस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ से अगर जो आप देखोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 11 क्वेश्चन। और 6 नंबर अगर जो बाद में आप देखोगे इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्फ्रेंस जिसमें टेस्टिंग ये सारा सब आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन 7 नंबर जो हमारा इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज़, एडवांस टाइम सीरीज़,
यहाँ से अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप लगभग में देखोगे 13 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, और जो 8 नंबर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक जिसमें जीडीपी हो गया, एग्रीकल्चर सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, एनएसओ, ये सारा मतलब जब तो इसमें देखोगे इसमें भी लगभग में 14 क्वेश्चन। तो ये इस तरह से ये जब आप पूरा लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, और उसी बेसिस पे आपको तैयारी भी करनी है। देखो पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता है, बट एक ट्रेंड अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस हिसाब से मेहनत कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है, अगर जो अब ये डेटा जो मैंने आपको बताया है ये में भी अभी पेपर आए तो उसमें ये ना फॉलो हो। हाँ, ये भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसमें 180 क्वेश्चन है, तो इसके बेसिस पे मैंने बताया है। बट जो आप आरपीएससी का एग्जाम जो देने जा रहे हो उसमें 110 क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी इसमें जितना भी रहेगा, इस बार ये 19 पूछा गया है तो ये लगभग में रह जाएगा आप 13 मान लो, यहाँ पर आप मान लो 2 मान लो या 3 मान लो, यहाँ पर आप मान लो 5, यहाँ पे भी 5, इसी तरह से यहाँ पे 8, यहाँ पे आप 10 मान लो, यहाँ पे आप 9 मान लो, यहाँ पर आप 10 मान लो, ये इस तरह से। तो इस तरह से कम भी हो जाएंगे और कभी देखोगे कहीं से ज़्यादा भी आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा ही करना है ट्रेंड पे। देखो ट्रेंड बदल भी सकता है, वो उसके नॉलेज और वो क्या मतलब पूछना चाहता है इस बार वो चेक करने के लिए कुछ भी दे सकता है। बट हाँ, आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके जो क्वेश्चन होते हैं ये मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर देखे होंगे जैसे आईएसएस एग्ज़ाम, आरबीआई, गेट जैसे एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम कुछ हैं, उनके स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड तरीका है कि यहीं से पूछा जाएगा। बट ज़्यादातर कुछ एग्ज़ाम जो मैंने देखे हैं, जैसे यूपी करवाता है, एसओ का एग्ज़ाम करवाया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने जो दिया, मतलब उन्होंने पहले से ही बता रखा था कि 30 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 4 यहाँ से, 8 यहाँ से या 10 यहाँ से, वहाँ से उन्होंने पूछे नहीं। किसी एक टॉपिक को इतना पूछ लिया कि हालत ख़राब हो गई। तो ये थोड़ा जब होता है तब मतलब वो पेपर या वो जो भी संस्था उसको कराती है तो उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। अब जैसे आईएसएस एग्जाम है, यूपीएससी करवाता है, उसका एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, उसको तुम अगर देखोगे उसके 8 से 10 साल के अगर पीवाईक्यू अगर तुम एनालाइज करोगे तो आप इतना आपके माइंड में आ जाएगा, ये नहीं आएगा कि नेक्स्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये जरूर आ जाएगा कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से। अब कुछ थोड़ा बहुत देखो, एक होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, आउट ऑफ जो आपने बताया उसके बेसिस पे ना दे करके। अब जब इन्होंने जो सिलेबस दिया, आप सपोज मान लो कि अभी तक कोरिलेशन और रिग्रेशन से 4 क्वेश्चन आते थे, अब अभी आने वाले टाइम पर कर दें 30 क्वेश्चन, तो ये थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे से चलती हैं। अब इसमें देखो एनोवा के लिए पूछा गया है कि इसमें एजम्पशंस जो होते हैं वो कौन कौन से सही हैं। तो देखो एक तो ये हमारा दे रखा है कि इफेक्ट शुड बी एडिटिव, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर जो बाद में आप मॉडल अगर आप पढ़ते होंगे आईजे एनोवा में, तो ये हमारा एक मिनट म्यू और ये हमारा होता है अल्फा ई, ये हमारा होता है ई आई जे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखते हैं तो ये म्यू हमारा होता है ओवरऑल मीन, ये हमारा होता है इफेक्ट ऑफ आईएच ट्रीटमेंट, ये होता है रैंडम एरर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में सपोज हम मान लेते हैं कि कोई फर्टिलाइज़र का आपको मतलब आप टेस्ट करना चाहते हो, फर्टिलाइज़र 2 प्रकार का है, एक ए और एक बी मान लेते हैं, 2 प्रकार का है। ये अगर 10 है, 10 केजी यूज़ किया है, इसको अगर मान ले 5 केजी यूज़ किया, तो इनको जब ऐड करेंगे, एडिटिव का मीनिंग यही हुआ कि एडिटिव वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो इनके इफेक्ट्स हैं क्या एडिटिव हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि जो इनके एरर हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 और एंड मतलब जो वेरिएंस है मतलब ई आई जे ये बोल रहा है, और ये क्या होता है आई आई डी होता है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट का मतलब यही हो गया कि उनका जो मीन है, उनका जो वेरिएंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको अगर जो बाद में आप इस तरह से भी सोचना चाहो तो इकोनोमेट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा हेट्रोसिडासिटी और आपने नॉन ऑटो कोरिलेशन ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आईआईडी तो मैंने बोला ही है, तो ये हमारा आल हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर जो हम लोग बढ़ें, देखो लिखा है एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर, ये जो है एनोवा टेबल में टेबल आर द सोर्स विच रिवील्स, मतलब क्या रिवील करता है। तो ये आपको देखो ये बताता है क्या ये रिवील करता है, ये देखो हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये रिवील करता है कि विच फैक्टर इज टेस्टेड, मतलब कौन से फैक्टर हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे हो अगेंस्ट एरर टर्म।
तो ये इसके लिए ही होता है। और ये देखो, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको भैया याद ही कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आप ये कह सकते हो कि ये सीधे सीधे ये रिज़ल्ट होते हैं। तो ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखने, या फिर आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ो, तब आपको ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग क्वेश्चन देखें, देखो कुछ हैं जो स्टेटमेंट वाइज हैं, उनको आपको याद रखना है, जैसे वहाँ से रिलेटेड अगर कुछ आए तो आप तुरंत कर पाओ। देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या है कि लिखा है कि वेरिएंस मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो एनोवा है वो यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में कौन सा इसमें मॉडल यूज होता है। तो देखो फिक्स मॉडल सबसे बेस्ट होता है और वही यूज होता है, उसका रीज़न भी है। फिक्स मॉडल यूज़ करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या कौन सी वैरायटी की बीज हैं या कौन सा इरिगेशन मतलब आपको यूज़ करना है, वो पहले से ही प्री डिसाइड करता है या मतलब फिक्स कर देता है, फिक्स मानते हुए वो चलता है। तो इसमें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आरपीएससी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो यहाँ से देखो आपसे पूछा गया है 6x6 का, तो ये M×M के लिए देखो क्या होता है वो ज़रा देख लो। तो ये हमारा हो गया सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हमारा SS होता है, देन आप देखोगे MS, देन आप F रेशियो। तो यहाँ पर देखो पहले होता है हमारा रो हो गया, फिर हो गया कॉलम, फिर हो गया ट्रीटमेंट, फिर आपका हो गया एरर, फिर आपका हो गया टोटल। तो देखो ये हमारा होता है M×M, तो यहाँ पर M-1 होता है, यहाँ पर M-1 होता है, यहाँ पे भी M-1 होता है, यहाँ पर M-1 होता है एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में M-2 होता है, और यहाँ पर होता है M²-1। ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब RBD, LSD, CRD, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये आपको ध्यान भी रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो F क्या होता है, F यहाँ पर निकालने के लिए होता है MSR अपॉन में एरर लिखा जाता है MSE। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी लिखोगे। देखो F कैसे वर्क करता है, तो F बराबर SSR और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही लिखा जाता है अगर जो बाद में आपको याद हो, SSE डिवाइडेड बाई M-1 M-2, तो वही हो जाएगा कॉमा और M-2 और M-1 मल्टीप्लाई में है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पर आप समझो, पहले तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, चूँकि आपसे F रेशियो पूछा गया है तो सिंपल सा मैंने बताया है, क्या बताया है, M-1 कॉमा M-1 और ये हमारा हो जाएगा M-2। तो यहाँ पर M की वैल्यू 6 दे रखी है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 हो जाएगा। जैसे ही 5, तो आप ये देख लो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो ये यहाँ पर अगर जो हम देखें सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगर जो CRD के लिए अगर जो बाद में हम देखें, CRD के लिए F क्या होगा, तो F यहाँ पर जो होता है वो होता है K-1 और ये हमारा होता है स्मॉल का m माइनस का K, ये हमारा इसके लिए होता है। RBD के लिए क्या होता है, RBD के लिए अगर जो बाद में ब्लॉक के लिए देखो लिख रहे हो तो यहाँ पर हो जाता है R-1 और ये हमारा होता है R-1 C-1, ये ब्लॉक के लिए हमने लिखा है। देखो ब्लॉक के लिए R यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम C यूज़ करेंगे। देखो यूज होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। एरर, ये सिंपल सी बात है, ये हमारे एरर हो गए। तो अगर जो बात है मिसिंग वैल्यू, अगर एक मिसिंग वैल्यू है, इसमें तो मिसिंग वैल्यू नहीं रहेगी, RBD में अगर मिसिंग वैल्यू है तो एरर का जो फार्मूला होता है, तो देखो R-1 और C-1 ये तो हो ही गया, उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगर 2 एरर हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो M एरर है तो M माइनस कर देंगे। और इसी तरह से LSD में जो अगर जो बाद में एरर अगर हम देखें तो देखो M-1 और M-2, अगर एक एरर है तो 1 से माइनस कर देंगे, ज़्यादा एरर है तो उसी तरह से ये कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देन इसके बाद में देखो लिखा गया है कि एक कोई फील्ड है, मतलब फील्ड लेआउट किसका, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, जिसमें ब्लॉक्स को किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए।
तो ये देखो इसमें दो केस होते हैं, वो दोनों केस हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही होता है। तो देखो एक तो पैरेलली भी आप किसी भी डेटा को, जैसे बाद में ये खेत है और यहाँ पर अगर जो बाद में आप इस तरह से समझो कि यहाँ पर ये जो हमारा है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर अच्छी उपज है, मतलब कम उपज है, और यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर 2 कुंटल गेहूँ हो रहा है तो यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, मतलब इस तरह से। तो अगर जो बाद में आप देखो डेटा को, अगर जो बाद में सपोज इस तरह से अगर डिवाइड कर दिया, इस तरह से, ये पैरेलली हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही डेटा में, अब सपोज ये वाला अगर ब्लॉक बना था ये वाला, तो देखो इसमें 2 से लगा करके 10 के बीच में, मतलब कम उपज से मैक्सिमम उपज का ये एक आपको ब्लॉक दिया है। तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखो तो ये होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ डेटा अलग अलग है। होमोजीनियस क्या होता कि अगर इसको हम परपेंडिकुलर इस तरह से अगर डिवाइड करते तो अब इसके बाद सपोज ये, तो यहाँ पर 2 2 वाले सारे रहेंगे, यहाँ पर 3 3 वाले रहेंगे, यहाँ पर 4 4, इस तरह। तो ये होमोजीनियस हमेशा देखो ब्लॉक क्यों बनाए जाते हैं, ब्लॉकिंग इसलिए ही की जाती है कि जिससे कि आप इफेक्ट अच्छे से चेक कर पाओ। तो यहाँ पर अगर जो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप मार्क करके भी रखिएगा कि परपेंडिकुलर इसी तरह से, मतलब डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट को चेक किया जाता है, देखा जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें, देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में ऑल इफेक्ट्स एंड उसके जो सम ऑफ स्क्वायर हैं, जिनको डायरेक्टली, इस वर्ड पे बहुत फोकस करना, अगर डायरेक्टली नहीं लिखा होता तो ये दोनों सही हैं, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही होता। बट चूंकि डायरेक्टली लिखा है तो इस केस में यहाँ पर एड्स मेथड होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखो अब ये सारे क्वेश्चन, अब इसमें मैं क्या आपको अलग से बताऊँ, तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान ही रखनी है, जैसे ये क्वेश्चन आए आप तुरंत कर लो। देन देखो नेक्स्ट, इसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और मैं इसमें ये सारी चीज़ें ना दिखा करके मैं आपको डायरेक्ट पहले यहाँ से सही समझूँ। देखो वेरिएंस आपको बताना है, और किसका बताना है, एस्टिमेट का बताना है, पॉपुलेशन टोटल का। तो चूंकि अगर जो बाद में आप हमसे पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे मैं जितने भी आपको वेरिएंस के फार्मूले पढ़ाऊँगा वो पॉपुलेशन मीन के लिए पढ़ाऊँगा, पॉपुलेशन टोटल के लिए पढ़ाऊँगा नहीं। बट उसका मैंने तरीका बताया है कि वैसे निकाला जाता है, वो सारे में सेम रहे। क्योंकि अगर जो आप सब के लिए अगर पढ़ने चले गए तो आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत फार्मूले हो जाएंगे, बट आपको तरीका आता होगा तो आप तुरंत कर लोगे। अब देखो होता क्या है कि ये हमारा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग का वेरिएंस का फार्मूला होता है n, ये हमारा होता है n स्मॉल n, और ये हमारा SB। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, चूंकि एस्टिमेट बोला गया है तो एस्टिमेट जैसे ही होगा तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है तो वो हमारा होता है n और कैपिटल में m होता है। सैंपल का जो साइज़ होता है वो हमारा होता है स्मॉल n कैपिटल में m। i बराबर, इसके लिए जब आप देखोगे i बराबर 1 2 डॉट डॉट कैपिटल n, और j बराबर अगर देखोगे तो 1 2 डॉट डॉट कैपिटल m। और यही सैंपल के लिए देखोगे तो i बराबर 1 2 डॉट डॉट कैपिटल n हो जाएगा, सॉरी स्मॉल n हो जाएगा, और j बराबर हमारा होगा 1 2 डॉट डॉट कैपिटल m। ये चीज़ें आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर स्मॉल मतलब SB ये हमारा होता है बिटवीन, मतलब जो क्लस्टर होते हैं क्लस्टर के बिटवीन क्लस्टर का ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा होता है n माइनस का 1 समीशन j बराबर 1 to n, और ये हमारा हो जाए i बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा yij माइनस का y, और ये हमारा हो जाएगा i इसका स्क्वायर। अब देखो i जो हमारा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कैपिटल M होता है, समीशन j बराबर 1 to n होता है, सॉरी m होता है, और ये हमारा होता है yij होता है। इसी तरह से y मतलब पॉपुलेशन के लिए तो ये हमारा हो जाएगा n m समीशन i और j का लगेगा, यहाँ पर n और यहाँ पर m होगा, यहाँ पर yij होगा। इसी तरह से आप इसको अगर थोड़ा सा हम अच्छा चलो यहीं पे बता देते हैं। ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 n हो जाएगा, और ये यहाँ पर समीशन i बराबर 1 से n हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा yi कैपिटल में। तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता था। अब यहाँ पर दोबारा देखो हम लिख रहे हैं, और ये देखो ये हमारा हो गया, और ये जब चूंकि इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1 से n, मतलब स्मॉल के लिए लिख रहे हैं बिटवीन के लिए, तो ये देखो yij माइनस का y और इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये फार्मूला बस आपको यहाँ पर मैच कर लेना है, जहाँ पर है वो आपका हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये तो हमने टोटल के लिए बता दी, वो मीन के लिए बताया। देखो टोटल का फार्मूला क्या होता है, देखो वाई बार बराबर अगर जो बाय द वे आपको आइडिया है तो आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एन समेसन वाई आई, या इसी को हम लिख सकते हैं y और ये हमारा n हो जाएगा। तो इसी तरह से y बराबर ये हमारा क्या होता है सैंपल टोटल या पॉपुलेशन टोटल जो भी n, और ये हमारा हो जाएगा ये। अब चूंकि हमें एस्टिमेट चाहिए तो एस्टिमेट ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा yc हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस वेरिएंस इस पे लगाएंगे तो ये हमारा n का स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ n स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये देखो फार्मूला कहाँ पर है और वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर n से एक n कट जाएगा, तो यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो देखो ये हमारा है, फिर देखो ये हमारा, देखो ये देखो दे रखा है ये और ये पूरा हमारा अब देखो यहाँ पर t में दे रखा है। तो वही चीज़ जो मैंने बहुत बार बोली है इस बार भी मैं बोल रहा हूँ। देखो बहुत बार आपको दे रखा होगा कुछ और, पढ़ना आपको वही है जो आपने पहले पढ़ रखा है। देखो ये ज़रूरी नहीं, कभी हो सकता है वो यहाँ पर t की जगह पर z कर दें, तो आपको घबराना नहीं है। आपने जिस हिसाब से जिस नोटेशन में पढ़ी हैं आपको उसी नोटेशन में चीज़ें याद रखनी हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही हो सकता है, बट यहाँ पर देखो ये हमारा ये n नहीं है तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा, ये तो गलत है ही है। यहाँ पर देखो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल हमारा सही यही रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम देखें अब देखो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है कि मीन स्क्वायर विद इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज लार्जर देन पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। मतलब ये बोल दिया गया है कि आपको विद इन जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या है, लार्जर है, मतलब ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, जो पॉपुलेशन का दे रखा है। ये अगर जो बाय द वे है तब आपसे पूछा गया है कि क्या इसके लिए सही होगा। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है WOR, इसका ये वेरिएंस ज़्यादा होता है और जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है उसका कम होता है। तो अब यहाँ पर अगर जब हम देखें तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो हमारा होगा, अगर हम प्रिसीजन अगर यहीं पे अगर हम निकाल लेते हैं तो देखो WOR का प्रिसीजन ये कम हो जाएगा और इसका हमारा ज़्यादा हो जाएगा प्रिसीजन। तो यहाँ पर लिखा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज़ मोर प्रिसाइज देन WOR, तो यहीं पर ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट अगर जो देखो तो लेस लिखा है तो ये तो बात गलत है। फिर लिखा है इक्वली, तो ये भी कोई बात मतलब नहीं बोला गया है। फिर यहाँ पर देखो कि स्ट्रैटिफाइड के बारे में बताया गया है, तो ये भी चीज़ आपको नहीं बताई गई है, मतलब ये इससे कंपैरिजन नहीं होता है। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक तो बात आपको ध्यान देनी है, पहली बात तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। जब कभी ट्रेंड की बात करेगा तब वहाँ पर थोड़ा देखा जाता है, तब वहाँ पर स्ट्रैटिफाइड होता है, देन सिस्टमैटिक होता है, देन वहाँ पर देखोगे हमारा होता है SRS। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये बेस्ट हमारा रहेगा और ये वास्ट, बट इसके केस में थोड़ा सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें इसकी वजह से नहीं पूछा गया था। तो ये हमारा ये भी हो गया। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें फिर आपसे 40 नंबर, अब यहाँ से सैम्पलिंग के क्वेश्चन समाप्त हो गए, जो लगभग में मुझे लगता है 12 से 13, एक मिनट में बता देता हूँ चलो आपको कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जो अभी तक मतलब मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो रैंडम वेरिएबल जो हमारा है टॉपिक, रैंडम वेरिएबल प्लस एक्सपेक्टेशन प्लस MGF प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से 19 क्वेश्चन अभी तक जो मैंने एनालाइज किए हैं वो पूछे गए हैं। सेकेंड कोरिलेशन प्लस रिग्रेशन, तो यहाँ से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड अगर जो बाद में आप देखो मल्टीवेरिएट से, तो मैंने बोला था 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ सैम्पलिंग से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिफ्थ अगर जो बाद में एनोवा प्लस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ से अगर जो आप देखोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 11 क्वेश्चन। और 6 नंबर अगर जो बाद में आप देखोगे इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्फ्रेंस जिसमें टेस्टिंग ये सारा सब आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन 7 नंबर जो हमारा इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज़, एडवांस टाइम सीरीज़, यहाँ से अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप लगभग में देखोगे 13 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। और जो 8 नंबर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक, जिसमें
जीडीपी हो गया, एग्रीकल्चर सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, एनएसओ, ये सारा मतलब जब, तो इसमें देखोगे इसमें भी लगभग में 14 क्वेश्चन। तो ये इस तरह से ये जब आप पूरा लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, और उसी बेसिस पे आपको तैयारी भी करनी है। देखो पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता है, बट एक ट्रेंड अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस हिसाब से मेहनत कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है, अगर जो अब ये डेटा जो मैंने आपको बताया है, ये में भी अभी पेपर आए तो उसमें ये ना फॉलो हो। हाँ, ये भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसमें 180 क्वेश्चन है, तो इसके बेसिस पे मैंने बताया है। बट जो आप आरपीएससी का एग्जाम जो देने जा रहे हो उसमें 110 क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी इसमें जितना भी रहेगा, इस बार ये 19 पूछा गया है तो ये लगभग में रह जाएगा आप 13 मान लो, यहाँ पर आप मान लो 2 मान लो या 3 मान लो, यहाँ पर आप मान लो 5, यहाँ पे भी 5, इसी तरह से यहाँ पे 8, यहाँ पे आप 10 मान लो, यहाँ पे आप 9 मान लो, यहाँ पर आप 10 मान लो, ये इस तरह से। तो इस तरह से कम भी हो जाएंगे और कभी देखोगे कहीं से ज़्यादा भी आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा ही करना है ट्रेंड पे। देखो ट्रेंड बदल भी सकता है, वो उसके नॉलेज और वो क्या मतलब पूछना चाहता है इस बार, वो चेक करने के लिए कुछ भी दे सकता है। बट हाँ, आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके जो क्वेश्चन होते हैं, ये मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर देखे होंगे जैसे आईएसएस एग्ज़ाम, आरबीआई, गेट जैसे एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम कुछ हैं, उनके स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड तरीका है कि यहीं से पूछा जाएगा। बट ज़्यादातर कुछ एग्ज़ाम जो मैंने देखे हैं, जैसे यूपीएससी, वो सॉरी यूपी करवाता है, एसओ का एग्ज़ाम करवाया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने जो दिया, मतलब उन्होंने पहले से ही बता रखा था कि 30 क्वेश्चन, सॉरी मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 4 यहाँ से, 8 यहाँ से या 10 यहाँ से, वहाँ से उन्होंने पूछे नहीं। किसी एक टॉपिक को इतना पूछ लिया कि हालत ख़राब हो गई। तो ये थोड़ा जब होता है तब मतलब वो पेपर या वो जो भी संस्था उसको कराती है तो उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। अब जैसे आईएसएस एग्जाम है, यूपीएससी करवाता है, उसका एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, उसको तुम अगर देखोगे, उसके 8 से 10 साल के अगर पीवाईक्यू अगर तुम एनालाइज करोगे तो आप इतना आपके माइंड में आ जाएगा, ये नहीं आएगा कि नेक्स्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये जरूर आ जाएगा कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से। अब कुछ थोड़ा बहुत देखो, एक होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, आउट ऑफ जो आपने बताया उसके बेसिस पे ना दे करके। अब जब इन्होंने जो सिलेबस दिया, आप सपोज मान लो कि अभी तक कोरिलेशन और रिग्रेशन से 4 क्वेश्चन आते थे, अब अभी आने वाले टाइम पर कर दें 30 क्वेश्चन, तो ये थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे से चलती हैं। अब इसमें देखो एनोवा के लिए पूछा गया है कि इसमें एजम्पशंस जो होते हैं वो कौन कौन से सही हैं। तो देखो एक तो ये हमारा दे रखा है कि इफेक्ट शुड बी एडिटिव, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर जो बाद में आप मॉडल अगर आप पढ़ते होंगे आईजे एनोवा में, तो ये हमारा एक मिनट म्यू और ये हमारा होता है अल्फा ई, ये हमारा होता है ई आई जे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखते हैं तो ये म्यू हमारा होता है ओवरऑल मीन, ये हमारा होता है इफेक्ट ऑफ आईएच ट्रीटमेंट, ये होता है रैंडम एरर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में सपोज हम मान लेते हैं कि कोई फर्टिलाइज़र का आपको मतलब आप टेस्ट करना चाहते हो, फर्टिलाइज़र 2 प्रकार का है, एक ए और एक बी मान लेते हैं, 2 प्रकार का है। ये अगर 10 है, 10 केजी यूज़ किया है, इसको अगर मान ले 5 केजी यूज़ किया, तो इनको जब ऐड करेंगे, एडिटिव का मीनिंग यही हुआ कि एडिटिव वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो इनके इफेक्ट्स हैं क्या एडिटिव हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि जो इनके एरर हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 और एंड मतलब जो वेरिएंस है, मतलब ई आई जे ये बोल रहा है, और ये क्या होता है आई आई डी होता है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट का मतलब यही हो गया कि उनका जो मीन है, उनका जो वेरिएंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको अगर जो बाद में आप इस तरह से भी सोचना चाहो तो इकोनोमेट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा हेट्रोसिडासिटी, और आपने नॉन ऑटो कोरिलेशन ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आईआईडी तो मैंने बोला ही है, तो ये हमारा आल हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर जो हम लोग बढ़ें, देखो लिखा है एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर, ये जो है एनोवा टेबल में टेबल आर द सोर्स विच रिवील्स, मतलब क्या रिवील करता है। तो ये आपको देखो ये बताता है क्या ये रिवील करता है, ये देखो हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये रिवील करता है कि विच फैक्टर इज टेस्टेड, मतलब कौन से फैक्टर हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे हो अगेंस्ट एरर टर, तो ये इसके लिए ही होता है। और ये देखो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको भैया याद ही कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो
आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आप ये कह सकते हो कि ये सीधे सीधे ये रिज़ल्ट होते हैं, तो ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखने या फिर आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ो, तब आपको ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग क्वेश्चन देखें, देखो कुछ हैं जो स्टेटमेंट वाइज हैं उनको आपको याद रखना है, जैसे वहाँ से रिलेटेड अगर कुछ आए तो आप तुरंत कर पाओ। देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या है कि लिखा है कि वेरिएंस मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो एनोवा है वो यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में कौन सा इसमें मॉडल यूज होता है। तो देखो फिक्स मॉडल सबसे बेस्ट होता है और वही यूज होता है, उसका रीज़न भी है। फिक्स मॉडल यूज़ करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या कौन सी वैरायटी की बीज हैं या कौन सा इरिगेशन मतलब आपको यूज़ करना है, वो पहले से ही प्री डिसाइड करता है या मतलब फिक्स कर देता है, फिक्स मानते हुए वो चलता है। तो इसमें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आरपीएससी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो यहाँ से देखो आपसे पूछा गया है 6x6 का, तो ये M×M के लिए देखो क्या होता है वो ज़रा देख लो। तो ये हमारा हो गया सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हमारा SS होता है, देन आप देखोगे MS, देन आप F रेशियो। तो यहाँ पर देखो पहले होता है हमारा रो हो गया, फिर हो गया कॉलम, फिर हो गया ट्रीटमेंट, फिर आपका हो गया एरर, फिर आपका हो गया टोटल। तो देखो ये हमारा होता है M×M, तो यहाँ पर M-1 होता है, यहाँ पर M-1 होता है, यहाँ पे भी M-1 होता है, यहाँ पर M-1 होता है एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में M-2 होता है, और यहाँ पर होता है M²-1। ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब RBD, LSD, CRD, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये आपको ध्यान भी रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो F क्या होता है, F यहाँ पर निकालने के लिए होता है MSR अपॉन में एरर लिखा जाता है MSE। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिखोगे। देखो F कैसे वर्क करता है, तो F बराबर SSR और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे ही लिखा जाता है अगर जो बाद में आपको याद हो, SSE डिवाइडेड बाई M-1 M-2, तो वही हो जाएगा कॉमा और M-2 और M-1 मल्टीप्लाई में है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पर आप समझो, पहले तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, चूँकि आपसे F रेशियो पूछा गया है तो सिंपल सा मैंने बताया है, क्या बताया है, M-1 कॉमा M-1 और ये हमारा हो जाएगा M-2। तो यहाँ पर M की वैल्यू 6 दे रखी है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 हो जाएगा। जैसे ही 5, तो आप ये देख लो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो ये यहाँ पर अगर जो हम देखें सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगर जो CRD के लिए अगर जो बाद में हम देखें, CRD के लिए F क्या होगा, तो F यहाँ पर जो होता है वो होता है K-1 और ये हमारा होता है स्मॉल का n माइनस का K, ये हमारा इसके लिए होता है। RBD के लिए क्या होता है, RBD के लिए अगर जो बाद में ब्लॉक के लिए देखो लिख रहे हो तो यहाँ पर हो जाता है R-1 और ये हमारा होता है R-1 C-1, ये ब्लॉक के लिए हमने लिखा है। देखो ब्लॉक के लिए R यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम C यूज़ करेंगे। देखो यूज होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। एरर, ये सिंपल सी बात है, ये हमारे एरर हो गए। तो अगर जो बात है मिसिंग वैल्यू, अगर एक मिसिंग वैल्यू है, इसमें तो मिसिंग वैल्यू नहीं रहेगी, RBD में अगर मिसिंग वैल्यू है तो एरर का जो फार्मूला होता है, तो देखो R-1 और C-1 ये तो हो ही गया, उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगर 2 एरर हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो M एरर है तो M माइनस कर देंगे। और इसी तरह से LSD में जो अगर जो बाद में एरर अगर हम देखें तो देखो M-1 और M-2, अगर एक एरर है तो एक से माइनस कर देंगे, ज़्यादा एरर है तो उसी तरह से ये कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देन इसके बाद में देखो लिखा गया है कि एक कोई फील्ड है, मतलब फील्ड लेआउट किसका, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, जिसमें ब्लॉक्स को किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। तो ये देखो इसमें 2 केस होते हैं, वो दोनों केस हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही होता है। तो देखो
एक तो पैरेलली भी आप किसी भी डेटा को, जैसे बाद में ये खेत है और यहाँ पर अगर जो बाद में आप इस तरह से समझो कि यहाँ पर ये जो हमारा है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर अच्छी उपज है, मतलब कम उपज है, और यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर 2 कुंटल गेहूँ हो रहा है तो यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, मतलब इस तरह से। तो अगर जो बाद में आप देखो डेटा को, अगर जो बाद में सपोज इस तरह से अगर डिवाइड कर दिया, इस तरह से, ये पैरेलली हो गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही डेटा में, अब सपोज ये वाला अगर ब्लॉक बना था ये वाला, तो देखो इसमें 2 से लगा करके 10 के बीच में, मतलब कम उपज से मैक्सिमम उपज का ये एक आपको ब्लॉक दिया है। तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखो तो ये होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ डेटा अलग अलग है। होमोजीनियस क्या होता कि अगर इसको हम परपेंडिकुलर इस तरह से डिवाइड करते तो अब इसके बाद सपोज ये, तो यहाँ पर 2 2 वाले सारे रहेंगे, यहाँ पर 3 3 वाले रहेंगे, यहाँ पर 4 4, इस तरह। तो ये होमोजीनियस हमेशा देखो ब्लॉक क्यों बनाए जाते हैं, ब्लॉकिंग इसलिए ही की जाती है कि जिससे कि आप इफेक्ट अच्छे से चेक कर पाओ। तो यहाँ पर अगर जो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप मार्क करके भी रखिएगा कि परपेंडिकुलर इसी तरह से, मतलब डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट को चेक किया जाता है, देखा जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें, देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में ऑल इफेक्ट्स एंड उसके जो सम ऑफ स्क्वायर हैं, जिनको डायरेक्टली, इस वर्ड पे बहुत फोकस करना, अगर डायरेक्टली नहीं लिखा होता तो ये दोनों सही हैं, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही होता। बट चूंकि डायरेक्टली लिखा है तो इस केस में यहाँ पर एड्स मेथड होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, अब ये सारे क्वेश्चन, अब इसमें मैं क्या आपको अलग से बताऊँ, तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान ही रखनी है, जैसे ये क्वेश्चन आए आप तुरंत कर लो। देन देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है 46। यहाँ पे आपको दे रखा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया गया है 2 की पावर 3। इन जनरल जो होता है वो 2 की पावर k होता है, और इसमें अगर जो बाद में आपको समझना है तो देखो ये होते हैं तुम्हारे फैक्टर, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और ये जो तुम्हारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेवल। एग्जाम्पल से अगर जो बाद में आप लोग समझें तो जैसे बाद में हम मान लेते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है हमारा, तो फर्टिलाइज़र 2 टाइप के हैं, मतलब टाइप 1 और टाइप 2, तो ए और बी हो गया। तो अब अगर जो बाद में हम ये मान लेते हैं कि बाद में ये जो आपका ए है ये NPK का है, ये DP का है, ऐसा वाला, तो अब इसके भी लेवल होते हैं। तो वो देखो ये हो गया फैक्टर। अब यहाँ पर K है, मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 2 फैक्टर हैं, और 2 फैक्टर मतलब हर एक फैक्टर के 2 लेवल हैं। तो जैसे यहाँ पर एक लेवल होगा, मतलब ये 2 लेवल होंगे, और यहाँ पर 2 लेवल होंगे। जैसे इसको हम A1 कर लें, A2 कर लें इस तरह से, और इसको B1 और B2 कर लें इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ होता है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। पहले यहाँ पर देखो, आपको 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 होता है तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी मैं वो बताऊँगा किस तरह से बनेंगे। इसमें ये तो बता भी दिया गया कि 8 ट्रीटमेंट के जो कॉम्बिनेशन है इन 2 ब्लॉक्स, ये 2 आपको ब्लॉक दे रखे हैं, ये इस तरह से। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो कि इसमें चेक करना है कि कौन सा जो इसमें इंटरेक्शन है वो कन्फाउंडेड है इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, मतलब इसमें जो भी ऑप्शन सही हो, इन दोनों को फुलफिल कर रहा हो, वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर हटाते हैं और हम पहले अच्छे से आपको समझाते हैं कि बेसिकली हम 2 की पावर 3 में कितने कॉम्बिनेशन और कैसे बनेंगे वो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं जो अभी आपको, मतलब क्वेश्चन में बाद में इसमें एक्सप्लेन करूँगा, पहले उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट को अगर जो अच्छे से सीख लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन हर बार इससे रिलेटेड आता ही आता है, आपको कन्फाउंडेड मतलब इंट्रैक्शन या कुछ भी उसमें कन्फाउंड करना होता ही होता है। तो कॉन्सेप्ट इसका हम लोग समझते हैं। 2 की पावर 3, तो यहाँ पर ये मैंने अभी बताया है कि ये हमारे होते हैं फैक्टर और ये हमारे होते हैं लेवल। तो फैक्टर मान लेते हैं कि हमारे A1 मतलब A, B और C हमारे फैक्टर हैं। हर फैक्टर के 2 लेवल होते हैं हर फैक्टर के। तो इसका भी होगा, जब बाद में हम A1 मान लें और इसको हम A2 मान लें। इसी तरह से इसका अगर जो बाद में B का देखोगे तो यही AB 2 होंगे, और C का देखोगे तो ये भी हमारे 2 होंगे। टोटल अगर जो आप देखोगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 क्रॉस 2, देखो
हर उसके दो फैक्टर, हर फैक्टर के दो लेवल, तो यहाँ पर इस तरह से 2, तो ये देखो हमारा 8 हो गया। ये कुछ हमारा होता है। अब इसमें जो 8 बनते हैं ये कैसे बनते हैं वो ज़रा देखो, मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो वही है। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, ये इसी तरह से आप लिखिएगा ए बी, ये ए बी और ए बी साथ में, फिर हमारा आ जाएगा सी, फिर हमारा आ जाएगा ए सी, फिर हमारा आ जाएगा बी सी, फिर हमारा आ जाएगा ए बी सी। अब ये यहाँ पर ज़रा देखो अच्छे से और समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे कि ऑल फैक्टर एट लो लेवल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये तो मैं इस तरह से लिख रहा था, जैसे एक को आप प्लस और एक को माइनस। अब प्लस का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो हाई, और माइनस का मतलब लिख सकते हो लो। मतलब वही फर्टिलाइज़र वाला जो मैंने बताया था कि इस बात 2 फर्टिलाइज़र हैं, एक फर्टिलाइज़र ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, ज़्यादा उसका इफेक्ट है, दूसरे का कम। या इस तरह से कह सकते हो, या इस तरह से कह सकते हो कि आपने जो एक फर्टिलाइज़र है वो उसने ज़्यादा मतलब क्वांटिटी यूज़ की और एक ने लो मतलब कम क्वांटिटी यूज़ की। तो यहाँ पर ये जो 8 कॉम्बिनेशन होते हैं ये इसी तरह से लिखे जाते हैं, जैसे बाद में यहाँ पर लिखा ये। अब यहाँ पर देखो अगर जो बाद में, तो ए के लिए क्या करेंगे, देखो ऑल फैक्टर का मतलब हो गया ए बी और सी, तीनों हमारे यहाँ पर क्या होंगे, लो लेवल पर होंगे। मतलब इसको माइनस कर सकते हो। ए यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन मौजूद नहीं है, तो पहले ए मौजूद है तो ए लिख लो एट हाई लेवल। और जो बी और सी है ये मतलब बोथ जो है ये एट लो लेवल। इसी तरह से अगर यहाँ पर लिखना हो तो क्या करेंगे, बी हमारा एट हाई लेवल, और जो हमारा ए और सी जो नहीं है वो हमारा होगा लो लेवल पे। इसी तरह से अगर जो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखोगे ए एंड बी, इस तरह से लिखना एट हाई लेवल, और जो यहाँ पर बचा क्या, सी, तो सी एट लो लेवल। इसी तरह से अगर जो बाद में यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सी एट हाई लेवल, और यहाँ पर क्या बचा, बी और हमारा ए बचा, ये हमारा क्या होगा एट लो लेवल। सेम है यहाँ पर ए एंड जो हमारा ए एंड सी ये हमारा हाई लेवल पे है, और यहाँ पर ए सी तो है, बी नहीं है, तो बी जो नहीं है वो हमारा लो लेवल पे हो जाएगा। इसी तरह से बी एंड सी एट हाई लेवल, कॉमा ए यहाँ पर नहीं है तो ए को हम कर लेंगे ए एट लो लेवल। इसी तरह से यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखा था आपने ऑल फैक्टर्स एट लो लेवल, वैसे यहाँ पर लिखो ऑल फैक्टर एट हाई लेवल, क्योंकि सारे मौजूद हैं। ये कुछ इस तरह से बनता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, अच्छे से अभी समझो, समझ में आ जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो इसके इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन का मीनिंग हो गया कि इसे ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, या ए का जो भी मतलब, तो वो हमारे कंफाउंडेड हैं या नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। पहले जो अभी हम लोगों ने लिखा था वो हम दोबारा लिख लेते हैं, ए और ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा ए बी, इसको इसी तरह से याद करिएगा, और ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा ए सी, और ये हमारा हो जाएगा बी सी, और ये हमारा हो जाएगा ए बी सी। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब देखो ये हम इस तरह से टेबल बना लेंगे। एक क्वेश्चन मतलब अच्छे से आपको करना है, और इससे रिलेटेड जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आपसे ना गलत होगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे। देखो अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर जो बाद में इस तरह से हम लिख लेते हैं ए बी और सी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो
वही जो ऊपर अभी हमने लिखा था उसी को मैं यहाँ पर दोबारा लिखने जा रहा हूँ, बट अब प्लस माइनस के रूप में लिखना है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। देखो यहाँ पर क्या ए है इसमें, तो नहीं है तो आप माइनस लगाओगे। यहाँ पर क्या बी है, नहीं है। यहाँ पर क्या सी है, नहीं है। ये हो गया। जो है अब उनको पहले देखो, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्लस, ए है। यहाँ पर देखो बी है, और सारे जो खाली छोड़ रखे हैं वो माइनस वाले हैं। यहाँ पर देखो ये प्लस और ये भी प्लस। यहाँ पर देखो सी वाला हमारा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये और ये हमारा प्लस में रहेगा। अब देखो ये हमारा माइनस, ये जितने बचे हैं ये सब माइनस वाले थे, इनको इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखो कैसे किया जाता है, जैसे कंफाउंड अगर करना है तो कैसे किया जाएगा, जैसे और साथ में मैं आपको भी क्वेश्चन से मतलब मैच भी कराऊंगा। पहले यहाँ पर हम ABC का हम कंफाउंड देख लेते हैं, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, और ये इसी तरह से होता है। और देखो मुझे लगता है मल्टीप्लाई में किसी को प्रॉब्लम होगी भी नहीं, मतलब इसमें ये तो आपको पता होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर इसके लिए ज़रा देखो, तो यहाँ पर अब चूंकि वैल्यूज सारी आ गई हैं, तो देखो ये और ये जब पहले सिर्फ इतनी का करना है, मतलब इन दोनों का करना है, तो ये माइनस और ये माइनस जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा प्लस आ जाएगा। फिर ये जो है इसको हम इसके साथ में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर यहाँ पर देखो प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस माइनस, यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर उसको प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस दे देगा। यहाँ पर ये माइनस, और फिर इससे करेंगे तो ये भी माइनस, और ये यहाँ पर प्लस ही रहेगा। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तब फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये ब्लॉक आपको दे दे दिया गया है, वो ब्लॉक को हम लोग समझते हैं किस तरह से। देखो B1 ब्लॉक में 1 AB AC BC, और B2 में क्या है A B और C और AB। बस यही मैं वहाँ पर लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हमने वहाँ पर लिखा है, क्या हमने देखा है, देखो अच्छा एक मिनट, मैं वहीं पे करता हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें होंगी नहीं। यहाँ पर देखो हम लोग समझते हैं। देखो आपको दे दिया गया है, मतलब ये हमारा कुछ जब आप बनाएंगे, एक बार हम लोग दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे 1 A B AB C BC या AC BC और ABC, और हम लोगों ने कंफाउंड किया है ABC को, तो इनके जो साइन थे वो हम साइन यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा माइनस आया था, ये आप चेक कर लेना, और ये हमारा आया था प्लस का साइन, ये हमारा आया था माइनस का साइन, नहीं सॉरी ये भी हमारा प्लस का साइन था। ये हमारा अगर जो बाद आप देखोगे तो माइनस का साइन, और ये देखोगे तो हमारा प्लस का साइन, ये देखोगे तो हमारा माइनस का साइन, ये देखोगे तो ये भी हमारा माइनस का साइन, और ये देखोगे तो ये हमारा प्लस का साइन। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन से मैच करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो अब यहाँ पर आप किसी को भी, आपको ये नहीं पता है, ये नंबर आपको दिख रहे होंगे जैसे बाद में ये 1, तो देखो यहाँ पर 1 अगर जो देखोगे तो ये ब्लॉक B1 में आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस वाले जितने भी हैं वो आपको B1 से देख लो वही हैं। देखो B1 और ये भी B1 है। देखो ये भी हमारा देखो दे रखा है, AB देखो ये भी दे रखा है, AC ये भी दे रखा है, BC ये भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये हमारे होंगे एक ब्लॉक के अंदर, मतलब माइनस वाले जो हैं
वाले जो हैं वो हमारे किस में है, B1 में है, और प्लस वाले अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो ये हमारे किस में है, B2 में है। अच्छा, आप चाहो चेक भी कर सकते हो, वही है। अच्छा, अगर जो बाद में, अब ये तो हमें पता था इसका आंसर, मतलब चूंकि हमने पहले भी निकाला है, बट अगर जो बाद में कोई ये बोले कि इस बाद इसमें ऑप्शन में तो AB भी है, तो एक बार आप AB के लिए करके देख लो। तो जब आप AB के लिए करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर होता क्या है, माइनस 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 होता है। चूँकि आपको A और B के लिए ही देखना है, तो देखो यहाँ पर माइनस और माइनस आएगा, और मल्टीप्लाई इसके बीच में मल्टीप्लाई भी रहेगा, तो इसका फाइनल क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर देखो चूँकि A है तो प्लस और ये है माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा देखो दे रखा है B प्लस में है, तो ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस और ये भी हमारा प्लस, तो ये हमारा देखो प्लस बन गया। यहाँ पर देखो C, तो ये भी माइनस, चूँकि A है नहीं, B भी नहीं है, तो माइनस माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें देखो A हमारा है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, B नहीं है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी हमारा माइनस में। यहाँ पर देखो A यहाँ पर नहीं है तो माइनस, B है तो प्लस में, ये हमारा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये हमारा प्लस ही रहेगा। तो अगर जो बाय द वे अब इसकी हिसाब से अगर जो बाय द वे आप देखो तो देखो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, और ये प्लस वाला है, और ये भी हमारा प्लस वाला है। तो यहाँ प्लस वाले अगर जो बाय द वे हम इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें प्लस वाले, तो देखो कौन कौन से हैं, ये 1 है, और हमारा कौन सा है, AB है, AB है, और हमारा C भी है, और देखो लास्ट वाला हमारा ABC है। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखो माइनस वाले, तो माइनस वाले सिंपल सी बात है, आप चेक कर सकते हो, जो बच्चे हैं B, A, और ये हमारा हो जाएगा AC, और ये हमारा हो जाएगा BC, ये हमारे कुछ होंगे। तो क्या देखो ये ऐसा कुछ यहाँ पर भी बन रहा है, ये देखो ऐसा क्या, ये देखो A है, ये है, फिर यहाँ पर C है और ABC, तो इसका मतलब ये वाला मतलब AB तो यहाँ पर कंफाउंड नहीं होगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में कोई ये बोले कि हम अदर को अगर चेक करें, तो इसी तरह से आप, एक मिनट, इसी तरह से आप C को भी कंपाउंड करके देखना, C को भी देखना, AC को, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से A तो आपको पता ही है, A को जो भी आप A की वैल्यूज़ लिखते हैं, जैसे बाय द वे ये यहाँ पर A माइनस में होगा, यहाँ पर प्लस में होगा, यहाँ पर माइनस में होगा, यहाँ पर प्लस में होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस होगा। तो प्लस वाले जितने हैं उनको एक पास लिखो, माइनस वाले एक पास लिखो, तो देखो क्या वही एक ब्लॉक दे रखे हैं। अगर जो नहीं दे रखे हैं तो इसका मतलब कन्फाउंड नहीं होगा, तो कन्फाउंड आपको चेक करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ देखो करते हैं और इसको हटाते हैं सारा। अब देखो, अब अच्छा, अगर जो बाद में ऐसा आएगा, अगर डायरेक्ट, अब ये देखो, ये तो मैंने आपको तरीका बताया, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका, मतलब ये एक ट्रिक है, और वो ट्रिक हर जगह लगती है, बट डिपेंड करता है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसे ही मत लगा देना, वरना गलत हो जाएगा। अब देखो कन्फाउंड जब, और ये आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, कैसे याद करोगे वो आप याद करने के लिए देखो AC है, मतलब ABC, तो अगर ब्लॉक में देखो ABC एक उसमें आ रहा है और उसी में सिंगल 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 आ रहा है, ये मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कहीं है, और उसके बाद सिंपल सी बात, जब ये है तो उसके बाद रिमेनिंग इसमें होंगे, तो ऐसा जब भी आएगा तो ABC ही रहेगा। इसी तरह से तुम चाहो तो देखो 2 की पावर 3 के लिए सारे कंपाउंड आप निकाल लो और उनको सारा चेक कर लो कौन किस में क्या रहेगा, आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद A के लिए अगर जो बाद में हम लोग देखें तो A के लिए प्लस वाले क्या क्या बनेंगे, जहाँ जहाँ A होना चाहिए, तो A देखो, A हमारा A में तो रहेगा ही, AB में भी रहेगा, AC में भी रहेगा, और हमारा ABC में भी रहेगा। माइनस वाला हमारा कहाँ कहाँ, अब जो पहली बार जो ये लिख लिए, इसके बाद में सब माइनस में C, और ये हमारा BC, और ये हमारा 1, ये देखो ये इसका हो गया। तो ये कुछ मतलब तरीके हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बट जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया, उसको आप इसी तरह से करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट अगर जो बाद में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताया गया है, इसको हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं, और देखो यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, इसको हटा देते हैं फिर बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगभग में 12 से 13 क्वेश्चन मतलब हर साल आते ही आते हैं। तो ये जो हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी के लिए, क्योंकि ये 12 से 13 क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है, और सारे क्वेश्चन अगर नहीं भी आप कर पाओगे, बट अगर जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट अगर हम बता रहे हैं, अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रास्ट को लेकर के। तो इसका भी सेम और सिंपल सा रूल होता है और फार्मूला होता है, मतलब वो देखो क्या होता है। कंट्रास्ट पहली बात होता क्या है, तो कंट्रास्ट होता है हमारा कि ए कंट्रास्ट इज ए स्टैटिस्टिक, मतलब ये स्टैटिस्टिक है। किसका स्टैटिस्टिक है? लीनियर कॉम्बिनेशन का। और लीनियर कॉम्बिनेशन किसकी होनी चाहिए? ट्रीटमेंट की होनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका जो मतलब कॉफिशिएंट है, उनके जो कॉफिशिएंट है उनका जो सम है वो अगर जो बाय द वे 0 हो जाए तो वो कंट्रास्ट हो जाएगा। अब मतलब कैसे? देखो, अगर जो बाय द वे सपोज ये इस तरह से दे रखा है A1 T1 प्लस A2 T2 प्लस A3 T3 डॉट डॉट इसी तरह से AK TK, ये हमारा हो गया पहली बात। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब क्या करना है, जो इनके कॉफिशिएंट हैं वो कॉफिशिएंट का आपको सम वो देखो, अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा कंट्रास्ट क्या होगा, ये हमारा कंट्रास्ट हो जाएगा। अब इसमें चेक कैसे करना है, तो सिंपल सा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो ए ऑप्शन में अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो 3 दे रखा है, फिर प्लस का 1 दे रखा है, फिर माइनस का 3 दे रखा है, फिर प्लस का 1 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 2 के इक्वल आएगा, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखो 1 दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, तो यहाँ पर भी देखोगे 2 आएगा, 0 के इक्वल ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस का 3 दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है, ये देखोगे हमारा 0 के इक्वल आ गया, यही हमारा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो, ये हमारा 1 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, ये हमारा 2, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ये अब इससे रिलेटेड जब भी कभी क्वेश्चन आएगा वो आपसे हो जाएगा। तो इस वजह से मतलब ये कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे आपको बस सीख लेने हैं और वहाँ पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो,